Very good late afternoon, friends. All the members of the committee of the association, Mumbai Association, Ahmedabad, and other members, and those who are present, friends. Before I start, just let me ask straight, would you like me to speak in English, Hindi or Gujarati? Now that is one language which I wouldn't prefer. Marwadi, I mean. So I have yet to understand the language of Marwadi and mindset of them. So very difficult. Hindi or Gujarati will do. I'm comfortable whichever you say. Hindi. So I'll make it Hindi and English in between. Okay. Fine, sir. मैं ये समझता हूँ कि शायद ये जीएसटी पे एसोसिएशन का ये पहला सेमिनार है. सो वी आर नाउ हियर. मैं आपके साथ ही हूँ शाम तक. पूरे जीएसटी के जो सारे जो इम्पोर्टेंट पहलू है उसके बारे में हम समझ लेंगे और अंत में एक प्रश्नोत्तरी भी करेंगे. काफ़ी क्वेश्चंस मुझे कमेटी की ओर से आए हुए हैं, तो मैं उनका भी जो भी समझौता करना है कर लेंगे. उसके बाद जिनको जो भी क्वेरीज हैं मैं वो सारी क्वेरीज डील करूँगा जहाँ तक हो सके. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप जब तक बेहोश ना हो जाए मैं यहीं पे हूँ. तो जीएसटी 1 जुलाई या 1 सितंबर सबसे बिन महत्व का प्रश्न है, फिर भी सबसे ज़्यादा चर्चा उसके बारे में हो रही है. मुझे पता नहीं है कि 2 महीने अगर ये एक्सटेंड भी हो गया तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा. अगर हम अपने आप को 2 साल में, 3 साल में, 5 साल तक जीएसटी की चर्चा इतनी हो रही है अगर तैयार नहीं कर पाए तो हम 2 महीने में क्या तैयारी कर लेंगे, मुझे वो ताज्जुब हो रहा है. मेरी व्यक्तिगत ये मान्यता है फिर भी जुलाई से शायद ये लागू नहीं हो पाएगा, सितंबर से होगा. बट अगेन आई एम रिपीटिंग कि वो सितंबर हो, जुलाई हो, अप्रैल 2018 हो या फिर 2019 भी हो, क्यों ना हो, वो सब मुमकिन है, कॉन्स्टिट्यूशनली मुमकिन है. ऐसे 16 सितंबर की ड्यू डेट को वैसे पालन करना वो जैसे एकदम इनएविटेबल है, अनिवार्य है, ऐसी कोई बात नहीं है. प्रश्न ये है ही नहीं कि अब ये कब लागू होगा. प्रश्न ये है कि जीएसटी लागू हो रहा है, वो निश्चिंत है. सो वी आर ऑन द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नाउ. यहाँ से हम पीछे नहीं जा सकते हैं, जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है. प्रश्न ये है ये किस फॉर्म में लागू हो रहा है, किस आशय से लागू हो रहा है और इसकी असर क्या है, वो समझना ज़रूरी है. ये कब लागू होगा ये कोई बात ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखती है. अब तो ये समझिए कि जीएसटी क्यों, ये पहले ये बात समझनी ज़रूरी है. क्योंकि ये एक प्रश्न हमेशा हमें पूछा जाता है. मैं या इस तरह का हमारे जो भी मेरे प्रोफेशनल फ्रेंड्स है, दोस्त जीएसटी पे जो सेमिनार वगैरह एड्रेस करते हैं, ट्रेड इंडस्ट्री से इंटरेक्शन करते हैं, उनको ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 करीब 70 साल से है. वेट हर एक राज्य में करीब 20 साल से लागू हो चुका है. 2005 से लागू होने की प्रक्रिया का आरंभ हुआ था. और फाइनेंस एक्ट जिसके जरिए सर्विस टैक्स का नियमन होता है वो करीब 1994 से आज 22 साल हो गए. अब ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स के मुख्य कानून है, अगर उसमें कुछ कमियां है, उसमें कुछ विसंगतियां है तो उसमें सुधार करके उसमें हम क्यों उसमें बदलाव नहीं ला सकते हैं. हमें ये कानून से हम इतने डील करते आए हैं, इतने सालों से डील करते आए हैं. हमें पता है कि ये कानून क्या है, ये कानून की बारीकियाँ क्या है और कानून ये किस तरह से इसका नियमन होता है, रेवेन्यू ऑफिसर का माइंडसेट क्या है.
तो रेवेन्यू ऑफिसर के साथ, कानून से ज़्यादा रेवेन्यू ऑफिसर के साथ कैसे डील करना, उसकी कला भी हमने हस्तगत कर ली है। इतने साल लगे पर हमने कर ली है। अभी हम समझते हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर के साथ किस तरह से डील करना है। तो अब जब सारा पूरा जब ये सेट हो चुका है तो ये नया कानून लाने की ज़रूरत क्या है? ऐसी कौन सी बातें हैं कि जो आज के कानून में ये सारे प्रावधान में, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स रिलेटेड एनेक्टमेंट्स में हम नहीं सुधार कर सकते हैं? ये एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये समझना एक ही बार, लेकिन ये समझना ज़रूरी है ताकि पूरी जीएसटी की फिलसफी हमारे सामने हो। क्योंकि ये मैं स्पष्ट समझता हूँ कि एक बार जीएसटी लागू हो गया उसके बाद करीब आने वाली शायद 2-3 पीढ़ियाँ तक कोई नया इस प्रकार का सुधार आने की संभावना नहीं है। इसके अवतार बदल सकते हैं, इसके रूप बदल सकते हैं। वर्ल्ड काफ़ी आगे सोच रहा है। OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्री, जो 29 राष्ट्रों का समुदाय है, मुख्य विकसित देशों का समुदाय, जो एकदम आगे है जीएसटी की और ये वेट की कल्पना के लिए, सारी पॉलिसी डिसाइड करने के लिए। तो वो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और WB, वर्ल्ड बैंक, तो ये इंक्लूडिंग अंतर्राष्ट्रीय जो कर निष्णांत है, सब ये इनडायरेक्ट टैक्स के अलग अलग पहलू, वेट के अलग अलग स्वरूप के काफ़ी सब चर्चा विमर्श चल रहा है। स्प्लिट वेट, रिफंड वेट, वेरिएबल वेट, कॉम्पनसेटरी वेट। हम जो वेट की बात कर रहे हैं वो उसकी बेसिक फिलोसॉफी है जो क्रेडिट मोड थ्रू ऑपरेटेड है। तो पर फिर भी इतना बड़ा कोई सुधार आए उसकी शक्यता नहीं दिख रही है मुझे, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। करीब 2400 साल पहले प्राचीन ग्रीक फिलसुफ ने कहा कि परिवर्तन ही मनुष्य जीवन का एकमात्र सनातन सत्य है। 2200 साल के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकन प्रेसिडेंट, ने कहा कि सिर्फ कर, टैक्स और मृत्यु, ये दो ही मनुष्य के जीवन का सनातन सत्य है, बाकी सब परिवर्तनशील है। सो टैक्सेस एंड डेथ ये कायमी घटना है दोनों। और ये बात काफ़ी रसप्रद है कि टैक्सेस डेथ के साथ कंपनी रखता है। संदेश स्पष्ट है, जीवंत मनुष्य के लिए टैक्स के भार से मुक्त होना नामुमकिन है, और अगर टैक्स से अगर मुक्ति चाहते हो तो मनुष्य को सचमुच से खुद को अल्टीमेटली मरना पड़े। और फाइनेंस एक्ट 1994 की सेक्शन 60C जिसमें नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज है, उसकी अगर आप सूची देखेंगे तो उसमें जो लास्ट एंट्री जो है, जिसमें नेगेटिव लिस्ट यानी वो सेवाएं जो सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर है, जिसके पर सर्विस टैक्स लागू ही नहीं हो सकता है, उसमें जो लास्ट एंट्री है वो सेवाएं है वो अंतिम विधि, स्मशान, कब्रस्तान, उसके संलग्न जितनी सेवाएं हैं उसको संपूर्ण कर माफ़ी दी गई है। अब ये बात अलग है कि जो पधार चुका है, जो दुनिया छोड़ चुका है, उसको ये सब एग्जम्पशन में कोई रस नहीं होता है। बट जो पीछे रह गए हैं उनको ज़रूर ये एक राहत होती है कि वो गए लेकिन सर्विस टैक्स का बोझ हम पे नहीं छोड़ गए उनकी अंतिम विधि के लिए। तो इतनी। बट बात ये है हेराक्लिटस की, ऑन अ सीरियस नोट, के परिवर्तन ही मनुष्य का एक सनातन सत्य है मनुष्य के जीवन का। और ये सिर्फ मनुष्य के जीवन के लिए नहीं, व्यक्तिगत रूप से नहीं, समग्र समाज, कोई भी राष्ट्र, अर्थतंत्र के सारे पहलू, उसमें भी ये नियम लागू होता है। हर एक राष्ट्र और हर एक राष्ट्र की नियमन करती हुई जो सरकार है सत्ता स्थान पे, वह सरकार के अपने अपने अग्रता क्रम होते हैं, प्रायोरिटीज़ होती है, अपनी पॉलिसी होती है। वो पॉलिसी और वो प्रायोरिटीज़ के हिसाब से वह सरकार सामान्य जन सुखाकारी के लिए काफ़ी सारी योजनाएं जाहिर करती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो है, और वो योजना के लिए सरकार को अपने जो फंड चाहिए, वो फंड जो उनको मिलती है, जो उनको वो उनको निधि जो चाहिए वो मिलती है टैक्सेस में से। दैट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। और वो टैक्सेस होते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के जो कानून होते हैं उसके जरिए सारा टैक्स वसूल किया जाता है। तो वो टैक्स को भी ये नियम लागू होता है परिवर्तन का। रोस्को पाउंड ने कहा
कि लॉ शुड बी स्टेबल बट इट मस्ट नॉट स्टैंड स्टिल। कानून स्थिर होना चाहिए, कानून स्थगित नहीं रह सकता है। नदी निर्मल है क्योंकि नदी बहती रहती है। नदी जब बहना बंद कर देती है तो वहाँ पे गंदगी पैदा होती है। तो गुजराती में આપણે એને ખાબોચિયું કહીએ છીએ। तो यही बात कानून को भी लागू होती है, खास करके टैक्स के कानून के। टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट जिस तरह से हो रहा है, दो बिजनेसमैन के बीच का जो व्यवहार है, यह व्यवहार जिस तरह से कॉम्प्लेक्स होते आ रहे हैं, कर चोरी की अलग अलग प्रकार की जो नई नई रीति नीतियाँ सब जो नज़र आ रही है, अपनी प्रायोरिटीज़ और अपने प्रेफरेंसेस जो गवर्नमेंट के हिसाब से बदलते रहते हैं, सोशियोलॉजिकल नीड, इकोनॉमिक नीड के हिसाब से भी सरकार को अपनी योजनाओं में जो बदलाव लाना होता है, उसके हिसाब से टैक्स की वसूली और टैक्स की वसूली के जो नियम है, उसके जो एवेन्यूज़ है और उसके जो कानून है, उनको भी परिवर्तन अनिवार्य है। तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स में जो हम ला रहे हैं, उसको ये एक बृहद परिप्रेक्ष्य में, ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि यह एक समय की मांग है। ये परिवर्तन जो है सरकार को कोई फिट नहीं आई है, ये समय की मांग है। इसकी नींव करीब आज से 40-50 साल पे हम डाल चुके थे। काफ़ी बड़ी लंबी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री की बात हमें करने की जरूरत नहीं है, पर 1962 में जा कमेटी रिपोर्ट से यहाँ से उसकी शायद शुरुआत हुई थी इनडायरेक्ट टैक्स में, एक्साइज में, जब हम मेडवेट की और मैन्युफैक्चरिंग वेट की बात उस समय हो रही थी, तब से इसके बारे में चर्चा चल रही है अलग अलग। तो हम उसमें भी ना जाए, पर आज हम देख सकते हैं, हम जब अपने ओर से प्रोफेशनली लीगली देखते हैं तो पता चलता है कि 30-40 साल में जो भी घटनाएं हुई है, जो भी सुधार हुए हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय वेट में हो, चाहे वो केंद्र स्तरीय एक्साइज और सर्विस टैक्स में हो, मोड वेट, सैंड वेट, प्रोफर्मा क्रेडिट, ये सारे एक चौक्कस डायरेक्शन में, एक चौक्कस एक दिशा में उसकी गति थी, उसमें पीछे एक डिज़ाइन थी। तो उसकी बात हम ना करें तो भी ये इतना समझना जरूरी है कि ये समय की मांग है। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस मस्ट हैव, टुडेज लॉज मस्ट हैव टू गिव प्लेस टू दिस न्यू कंसेप्ट। तो इसलिए एकदम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि आज के इनडायरेक्ट टैक्सेस की ये जो सारी कमियां वगैरह जो है, मुख्य कमियां क्या है, प्रॉब्लम क्या है, एंड हाउ जीएसटी इंटेंड टू बी एन आंसर टू दैट, विल जीएसटी बी एन आंसर टू दैट इन द मैनर इन विच इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन आवर कंट्री। तो ये करीब 3 भाग में ये विभाजित कर रहा हूँ मैं मेरे संपूर्ण आज की जो भी मैं आपसे चर्चा करने, आपके साथ जो एक हम साथ मिलकर जो अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें। तो बंधारणीय, आप शायद जानते होंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में सत्ता का विभाजन हुआ है, कानून बनाने की सत्ता का। आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, जिसमें सारी मैटर्स है, उसमें जो भी मैटर्स उसमें समाविष्ट है, उसके पर कानून बनाने का हक केंद्र को है। और लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट है, उसमें जो भी बातें हैं उसमें कानून बनाने का हक राज्य सरकार को है। यह सत्ता का विभाजन बंधारणीय दृष्टि से स्पष्ट है। और इसके कारण इनकम टैक्स रिलेटेड जो मैटर है, टैक्सेस ऑन इनकम, वो केंद्र सरकार का हक है। एक्साइज ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, वो केंद्र सरकार का हक है। वेट और ये सर्विस टैक्स, लेवी ऑफ सर्विस टैक्स ऑन सर्विसेज, वो केंद्र सरकार का हक है। दूसरी ओर वेट, सेल टैक्स, वो राज्य सरकार का हक है। लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह वो राज्य सरकार का हक है, ग्राम पंचायत को भी है, कलेक्टर को भी है, वो अलग बात है। और तो बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण जो हालात क्या पैदा हुए, 2 परिस्थितियां निर्माण हुई। केंद्र सरकार मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री से जब माल एक्साइज ड्यूटी के पेमेंट पे बाहर निकलती है, उसके बाद अंतिम ग्राहक तब जो माल पहुंचते हैं, जब वो प्रोडक्ट पहुंचती है, तब उसमें जो भी वैल्यू एडिशन होता है डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड में, उसके पर केंद्र सरकार कोई भी टैक्स लागू नहीं कर सकती है। सो एंटायर डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड जो है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, सेमी होलसेलर, स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट, आप कोई भी नाम से उसको जानते हो, वो सारे केंद्र सरकार के टैक्स के दायरे से बाहर है। केंद्र सरकार को पावर नहीं है उनके पर टैक्स डालने का। और राज्य सरकार सर्विसेज पे टैक्स लगा नहीं सकती है, क्योंकि सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगाने का पावर वो राज्य सरकार को है। इसके कारण कोई प्रोडक्ट अगर 50 रुपये की ट्रांजैक्शन वैल्यू पे एक्साइज ड्यूटी पे उसकी भुगतान करने के बाद जब मार्केटिंग स्ट्रीम में एंटर हो चुका है,
और अंतिम ग्राहक तक वो प्रोडक्ट अगर 2, 3, 4 लोगों के हाथ से पसार होता हुआ ग्राहक तक पहुंचता है, तब प्रोडक्ट में कोई बदलाव नहीं होता है, उसमें सिर्फ मूल्य वृद्धि होती है। वो मूल्य वृद्धि खाली जो प्रत्येक व्यक्ति वो जो चेन पे बैठा हुआ है, वो जो श्रृंखला में बैठा हुआ है, इकोनॉमिक चेन ऑफ सप्लाई में, वो अपने एक्सपेंसिव और अपना मार्जिन जोड़ के प्रोडक्ट को आगे बेच रहा है। तो 50 रुपये की ये प्रोडक्ट अंतिम ग्राहक को 100 रुपया, 125 रुपया, 150 रुपये तक पहुंचती है, ताकि मैन्युफैक्चरर ने सिर्फ एक्साइज ड्यूटी 50 रुपये पे भुगतान की होती है। और वो जो वैल्यू एडिशन होती है, वो वैल्यू एडिशन पे कोई भी टैक्स केंद्र सरकार वसूल नहीं कर पाती है। ये एक परिस्थिति निर्माण थी। वी हैव ट्राइड टू फाइंड आउट एन आंसर बाय इंट्रोड्यूसिंग MRP बेस्ड असेसमेंट अंडर सेक्शन 4A ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट, के ताकि जिसमें MRP आधारित माइनस कपात माइनस एबेटमेंट, उसके बाद उसके पर जो भी ड्यूटी वसूल करनी है। बट दैट इज नॉट ए फुल फ्लेज हेल्दी आंसर। वी कांट ब्रिंग एवरी सिंगल प्रोडक्ट अंडर MRP बेस्ड असेसमेंट unless MRP is also required to be imposed compulsorily under any law. That is one part of the story. The second one is the cascading effect of tax on tax. आज परिस्थिति एक, आज हमारे आज के कानून के हिसाब से 100 रुपया अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू है, उसके पर अगर 12 रुपया एक्साइज ड्यूटी है, तो वेट की जो हमें जो भुगतान करनी है वो 112 रुपये पे हम भुगतान करते हैं, 100 रुपया पे नहीं करते हैं। 112 रुपया इंक्लूडिंग एक्साइज, उसके पर वेट लगाया जाता है। अगर इंटरस्टेट सेल है तो 2% CST अगेंस्ट सी फॉर्म लगाया जाता है। तो ये वेट और CST प्लस ऑक्ट्रॉय या एंट्री टैक्स जो भी हो, ये सारे एक्साइज ड्यूटी पे भी लागू होते हैं। ये आज के कानून के हिसाब से है। वो प्रोडक्ट जब 100 रुपये, 112 रुपये उसके पर वेट, जब 140, 100 रुपये, 50 रुपये में अगर कोई होलसेलर बेच रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटर बेच रहा है, उसके पर वो वापस वेट या सर्विस टैक्स CST जो लागू करेंगे, तो उसका कोई सर्टेन पोर्शन ऑफ दैट टैक्स is also payable or paid on the tax which is paid at the first stage, जिसको कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन टैक्स कहते हैं। अब ये कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन टैक्स जो है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको अगर निर्मूल करना हो, तो जो आगे जो टैक्स भरे हैं, जो प्रथम जो खरीदी पे जो टैक्स जो भी भुगतान हुए हैं, उसकी क्रेडिट मिलनी चाहिए। जो क्रेडिट वो अपने जो टैक्स की लायबिलिटी बनती है उसके सामने वो एडजस्ट कर सके। अब जब वो क्रेडिट या सेट ऑफ या कोई भी स्वरूप से नहीं मिलता है, तब वो टैक्स प्रोडक्ट की कॉस्ट का एक भाग बन जाता है, बिकॉज दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विच इज देन पास्ड ऑन टू द कस्टमर। ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, यहाँ पे मुझे ये कहना है, ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर बेसिकली फंडामेंटली कंजम्पशन टैक्सेस। ये इसका स्वरूप ख्याल में रखना है। ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कंजम्पशन टैक्सेस। वो वपराश कर है। राष्ट्र में अर्थतंत्र के अंदर जो भी माल और सेवा का जो भी वपराश होता है, उसके पर लागू किए गए होते जो टैक्स है, उसको इनडायरेक्ट टैक्स है। कोई भी टैक्स हो, अल्टीमेटली इट इज लेविड ऑन द प्रोडक्ट और सर्विसेज कंजम्पशन। वो कंजम्पशन टैक्स होने के कारण यह एक स्वीकृत मान्यता है कि उसका जो बोझ उठाना है वो अंतिम ग्राहक को उठाना है, जो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी में शामिल नहीं है। बिजनेसमैन को इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ उठाना नहीं चाहिए। उसके पर वो बोझ इसलिए पड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ही इज ओनली एक्टिंग एज अ कलेक्शन एजेंट फॉर द गवर्नमेंट। ही हैज टू चार्ज द टैक्स, ही हैज टू कलेक्ट द टैक्स, ही हैज टू एक्चुअली पे इट टू द गवर्नमेंट। कोई भी बिजनेसमैन पे इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ पड़ना नहीं चाहिए। ही शुड मेयरली एक्ट एज अ पास थ्रू। अब ये आज की परिस्थिति में हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि टैक्स ऑन टैक्स तो भर ही रहे हैं हम। वेट की क्रेडिट हम लेके एक्साइज और सर्विस टैक्स के सामने यूज नहीं कर सकते हैं। एक्साइज सर्विस टैक्स की क्रेडिट वेट के सामने यूज नहीं हो पाती है। CST की क्रेडिट नहीं मिलती है। ऑक्ट्रॉय या LBT या एंट्री टैक्स की क्रेडिट नहीं मिलती है। लग्जरी टैक्स, परचेस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, काफ़ी सारे जो टैक्सेस इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो एक बिजनेसमैन जो एक टैक्स पेयर भर रहा है कोई भी स्वरूप से, उसको क्रेडिट नहीं मिलती है। ट्रेडर को एक्साइज की क्रेडिट नहीं मिलती है। ट्रेडर को अगर वो इंपोर्ट करे तो वो SAD भी खाली रिफंड ले सकता है। सर्विस प्रोवाइडर को SAD की क्रेडिट नहीं मिल सकती है। ट्रेडर को सर्विस टैक्स की क्रेडिट नहीं मिलती है, अनलाइक मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। हम जो फर्स्ट स्टेट डीलर या सेकंड स्टेट डीलर के जरिए अगर हम रजिस्टर्ड भी है तो हम सिर्फ एक्साइज की क्रेडिट पास ऑन करते हैं। हम क्रेडिट खुद लेते नहीं है। हम खुद वो क्रेडिट लेके उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। वी आर ओनली पासिंग ऑन द क्रेडिट। We are not availing the credit and utilizing as a first state dealer or second state dealer. तो ये जो परिस्थिति है उसके कारण जो
गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी लॉस होता है, कंप्लायंसेस बढ़ता है, प्लस ग्राहक को प्रोडक्ट अल्टीमेटली इट गोज टू द कस्टमर एट अ वेरी वेरी हाई प्राइस, राइट? दैट इज वन पार्ट. बिसाइड्स दैट दिस होल सिस्टम अल्टीमेटली लीड्स टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ द टैक्सेस. एक ही बिजनेसमैन, आपको पता है कि एक ही बिजनेसमैन कितनी सारी टैक्स लो टैक्स अथॉरिटीज के साथ काम कर रहा है इनडायरेक्ट टैक्स में. इनडायरेक्टली डायरेक्टली वी आर डीलिंग विद सो मेनी टैक्स लॉस. थर्ड, ऑब्वियसली कंप्लायंस बर्डन बढ़ता है, रिकॉर्ड्स बढ़ता है, उसकी कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ती है, डिपार्टमेंट के साथ इंटरएक्शन जो बढ़ता है उसकी हेरेसमेंट, उसकी कॉस्ट बढ़ती है. और बाकी जो 3-4 महत्व की काफ़ी सारी कमियां हैं, बट मैं आई एम जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स विच इज़ रिलेवेंट फॉर द जीएसटी पर्पस. कि कंजम्पशन टैक्सेस अगर ये है तो आज हमारे एक्सपोर्टर्स भी जो है, तो एक्सपोर्टर्स में एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर कंजम्पशन टैक्सेस है तो जहाँ पे कंजम्पशन होता है वहाँ पे टैक्स लागू होना चाहिए. दैट इज़ फंडामेंटल. तो एक्सपोर्ट्स में कंजम्पशन देश के बाहर होता है, इसलिए एक्सपोर्ट्स पे टैक्स लागू होना नहीं चाहिए. दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल. तो ये एक्सपोर्टर्स कोई भी हो, मर्चेंट एक्सपोर्टर हो या एक्सपोर्टर हो, डायरेक्ट एक्सपोर्टर हो, उनको रिबेट, रिफंड, अंडर बॉन्ड, ड्यूटी ड्रॉबैक, MEIS, ACIS, एडवांस ऑथोराइजेशन, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, इस तरह अनेक प्रकार की सुविधाएं दी गई है ताकि उनको जो डोमेस्टिक लेवल पे जो टैक्स वो भुगतान करते हैं उनको रिफंड मिले. पर वो भी पर्याप्त नहीं है और उनको हर एक टैक्स का रिफंड मिलता नहीं है. ड्यूटी ड्रॉबैक का रेट भी पर्याप्त नहीं होता है, नहीं हो सकता है. CST क्रेडिट अगर भरे तो CST क्रेडिट वापस नहीं मिलती है टैक्स की. ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, परचेस टैक्स, ये सारे टैक्सेस उनकी कोस्ट का भाग बन जाता है बिकॉज दिस आर नॉट रिफंडेबल टू हिम. तो exporter becomes uncompetitive in the international market. That is another fallout of the current system. The other part is about the narrow tax base. 125 करोड़ का देश है ये, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 15-16 के हिसाब से नवंबर 16 तक 2 करोड़ 61 लाख इंडिविजुअल रिटर्न फाइल हुए हैं इनकम टैक्स से. और गवर्नमेंट का यह मानना है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर प्रोबेबली 3 करोड़ 91 पीपल वुड हैव फाइल्ड द रिटर्न्स कंपेयर टू 3 करोड़ 64 फॉर 14-15. जहाँ तक पार्टनरशिप फर्म AOP, BOA वगैरह का प्रश्न है, वहाँ तक ये संख्या 7,70,95,000 है जो सारी रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स में रिटर्न के हिसाब से. और कॉरपोरेट बॉडी है वो है 5,91,000 कंपनीज. वो 5,91,000 में से करीब 4.5 लाख कंपनी है डोरमेंट है, शेल कंपनी है, पेपर पे है, जिसकी साफ सफाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट आज कर रही है. काफ़ी सीरियस काम चल रहा है. तो काफ़ी नेरो टैक्स बेस है. अवर टैक्स बेस टुडे इज़ वर्टिकल, वो खड़ा है, उसका बेस नेरो है. और वो नेरो बेस के अंदर जो लोग हैं, उसके नीचे जो लोग दबे हुए हैं, उनके पर साल प्रति साल नया टैक्स बर्डन हो रहा है क्योंकि वो भाग कर जा नहीं सकते, वो नज़र के सामने है. सो एक बहुत बड़ा टैक्स बेस, एक बहुत बड़ा वर्ग टैक्स के बर्डन से, टैक्स की नेट से बाहर है, जो टैक्स की नेट के अंदर है उसके पर प्रति साल नया टैक्स का बर्डन हो रहा है. ये आज की परिस्थिति है. और अनदर द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज अबाउट द न्यूट्रलिटी, यानी कि निष्पक्षपातता. इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे सेंट्रल फीचर है, जो विशिष्टता है, वो है न्यूट्रलिटी. क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति अगर समान प्रवृत्ति बिजनेस की कर रहा है, चाहे उत्पादक, चाहे ट्रेडर, चाहे सर्विस प्रोवाइडर, तो उसके बीच में ये इनडायरेक्ट टैक्स के मामले में कोई भी प्रकार का भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए. ये उसकी फंडामेंटल बात है. They should all pay the same tax in the same manner, irrespective of their status, irrespective of the manner in which they do the business, irrespective of where they are situated, where do they do the business. That is expected, this is fundamental. यह आज के हमारे देश में ultimately this is being completely compromised, क्योंकि एक्साइज में, सर्विस टैक्स में, वेट में काफ़ी सारे exemptions available हैं. And you know that our country, the people of this country, we all love exemptions. We are just looking for the exemptions. This is like it is our fundamental right. कि my activity should be exempted. अगर किसी को पूछा जाए कि what is according to you the tax reform, आपकी समझ क्या है कर सुधारना की, कर सुधार किसको कहेंगे आप, तो शायद जवाब ये हो सकता है कि मैं जो प्रवृत्ति कर रहा हूँ धंधे की,
वो एग्जम्पशन में रहे और मेरे पड़ोसी की प्रवृत्ति के पर टैक्स लगाया जाए, दैट इज द बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म। तो और जब एग्जम्पशन आता है तो जहां पे क्रेडिट मिल भी रही है कानूनन, वहां पे वो क्रेडिट की श्रृंखला वहां पे टूट जाती है, क्योंकि जब एग्जम्पशन हो तो क्रेडिट नहीं मिल सकती है। देन इट क्रिएट्स डिस्टोर्शंस, इट क्रिएट्स डिस्क्रिमिनेशन। आप हिमाचल प्रदेश बड्डी में चले जाओ, नो टैक्स फॉर 20 ईयर्स, बैकवर्ड एरिया इंटीग्रेशन, बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट। जो देश का जो औषध उद्योग का फार्मा हब जो गिना जाता था गुजरात, ओवरनाइट बड्डी डिक्लेयर हुए और सारा गुजरात खाली हो गया। Nobody thought about the logistic, transportation, availability of the resources, skilled manpower, land, nothing. 20 years tax exemption है। Small scale exemption, 8/2003 central excise notification, 1.5 crore exemption. Service provider, 33/2012 service tax, 10 lakh exemption. Goods manufactured without aid of power, exemption. Goods which is product import substitute, exemption. Notification 1/2011 central excise, 2% duty without SENVAT. 2/2011 सेम प्रोडक्ट 5-6% विथ सेनवेट। काफी सारी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट टैक्स के मामले में यहाँ पे हम उसको समझते हैं। एंड देयरफॉर व्हाट इज हैपनिंग इन टुडे इन इंडियन इकोनॉमी, आज कोई भी साहस, कोई धंधा के साहस करने के लिए कोई भी व्यक्ति जब निर्णय करता है, कोई एंटरप्रेन्योर अगर कोई डिसीजन ले रहा है, तो सबसे पहले उसका प्रश्न होता है कि ये मेरे साहस पे, ये मेरी एक्टिविटी जो मैं करने जा रहा हूँ, ये जो प्रोजेक्ट में जो डालने जा रहा हूँ, उसके पर टैक्स क्या है और मैं क्या करूँ ताकि मैं वो टैक्स में से बाहर रहूँ। और उसका पूरा ध्यान खाली उसी में रहता है कि हाउ डू आई सेव द टैक्स, हाउ डू आई अवॉइड द टैक्स। एक्चुअली अगर इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे मैंने कहा, अगर वो पास ऑन करना है, मुझे कलेक्ट करके भरना है, देन टैक्सेस शुड नॉट बी माई कंसिडरेशन एट ऑल, because I am only acting as a collecting agent for the government. But नहीं, टैक्स इज माई प्राइम कंसिडरेशन। मेरी सारी बिजनेस एक्टिविटी का सेंटर टैक्स होता है। आई एम नॉट लुकिंग आफ्टर एनी अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एट ऑल while taking the business decision. Factors of production, land, labor, capital, classical economics, Adam Smith, logistic, transportation, availability of the resources, demand, supply, customer response time, warehousing, nothing. My first prime consideration is the tax, and then I take my business call. So this is what is happening. This is not a very healthy situation for the country as an economic powerhouse. This is our role. These are certain main things. I don't want to go into too much detail into this. और इस परिस्थिति में से मुक्ति पाने के लिए जो कर पॉलिसी के बारे में कंटिन्यूस पिछले कई सालों से चर्चा हो रही थी, तब ये जीएसटी की बात लगभग लगी। जीएसटी काफ़ी नई कर नीति है, उसको 100 साल भी ये विचार को हुए नहीं है। जर्मनी में 1919 में इसका प्रथम विचार विलियम वॉन सीमेंस ने इसके बारे में कहा। तब जर्मनी की उस समय की जो सेल टैक्स सिस्टम थी, वो हमारी सेल टैक्स सिस्टम जितनी ही अतार्किक, एब्सोल्युटली इरेशनल थी, उतनी ही कॉम्प्लेक्स, उतनी ही संकुल थी और उतनी ही आर्क्याक, उतनी ही पुरानी थी। इट वॉज बोथ, in the words of Dr. Amresh Bagchi, the late noted economist of our country, archaic, irrational and complex, most complex according to the knowledgeable experts. तो उस समय विलियम वॉन सीमेंस ने ये आइडिया दिया, वेट का विचार किया। वेट और जीएसटी हम समानार्थी शब्द, सिनोनिमस के रूप में रजू करेंगे कि जो भी उन्होंने जो विचार किया ये यही था कि हर एक बिजनेसमैन जो भी प्रवृत्ति में शामिल है, जो भी स्वरूप से शामिल है, उत्पादक हो या कोई भी हो, तो वो अपनी सारी खरीदी पे वो टैक्स चार्ज करेंगे, अपनी सारी आउटवर्ड फाइनल अपनी एक्टिविटी पे टैक्स चार्ज करेंगे। जो टैक्स वो चार्ज कर रहे हैं उसकी उनको क्रेडिट मिलेगी। दैट क्रेडिट शुड बी यूटिलाइज अगेंस्ट द फाइनल प्रोडक्ट वेयर द टैक्स इज पेएबल, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्रेडिट अवेलेबिलिटी अल्टीमेटली द टैक्स इज पेड ओनली ऑन द वैल्यू एडिशन। और अगर वैल्यू एडिशन नहीं है, मान लो कि लॉस में प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो देन देयर विल बी ए रिफंड थियोरेटिकली, और इसलिए इसको वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है। लगभग 30 साल तक ये आइडिया किसी ने स्वीकार नहीं किया विश्व में। 1948 में फ्रांस ने स्वीकार किया, 1968 में ब्राजील ने स्वीकार किया 20 साल के बाद, और उसके बाद सिर्फ 50 साल के अंदर 165 कंट्रीज वेट या जीएसटी को अपना चुके हैं। द लेटेस्ट कंट्री टू एक्सेप्ट द वेट, join the वेट क्लब और जीएसटी क्लब इज मलेशिया, अप्रैल 2015, और जनवरी 18 में शायद यूनाइटेड अरब अमीरात भी जीएसटी को अपना रहा है। शायद सारे गल्फ कंट्री प्रोबेबली जनवरी 18 या उसके बाद इमीडिएटली जीएसटी
क्लब में ज्वाइन हो जाएंगे, आपकी सिर्फ जानकारी के लिए। काफ़ी काम चल रहा है। तो सिर्फ 50 साल के अंदर 165 कंट्री ने जीएसटी या वेट को अपनाया है। And this is not a mean achievement, as has been noted by the international tax experts, Bird and Gendron. Nowhere at no time in the history of the mankind, a single tax policy has been accepted so fast and so widely. इतनी 50 साल के अंदर सिर्फ अगर 250 and who are housing nearly 80% of the population of the world between these 165 countries. The only notable exclusion from the VAT club is United States of America, where अभी भी स्टेट्स और रिटेल टैक्स चालू है। वहाँ पे भी 30 साल से विचार विमर्श हो रहा है कि वेट में ज्वाइन हो जाए या न हो जाए। So this is extremely significant as a tax policy why it has been. Coming back to our Indian country, considering all the problems, we were looking for a tax system to answer the issues arising out of the current indirect tax system at the central level and at the state level. We were looking for something which is distributionally attractive. यानी उसकी जो विभाजन है, उसके कारण उसका जो व्याप है वो आकर्षक होना चाहिए, मीनिंग देयर बाय इट शुड बी कैपेबल ऑफ एक्सपांडिंग द टैक्स बेस। सबसे बड़ी बात है कि कर का जो विस्तार, कर का जो व्याप है, हमारा जो टैक्स बेस है जो आज एकदम नैरो है, उसका विस्तार वो नई पॉलिसी में होना चाहिए। एक, इट शुड बी एडमिनिस्ट्रेटिवली सिंपल, इट शुड बी यूनिफॉर्म इन एप्लीकेशन, इट शुड गारंटी द क्रेडिट अक्रॉस द गुड्स एंड सर्विसेज, एंड beyond that it should be neutral in application, and finally it should guarantee the autonomy of the taxation powers of the center and the state as guaranteed under the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अंतर्गत जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो टैक्स के मामले में जो एक स्वतंत्रता, स्वायत्ता दी गई है, वो स्वायत्ता को कायम रखने की गारंटी जो दे, जो एक प्रकार की वो सिस्टम वो होनी चाहिए, क्योंकि नाइदर द सेंटर वुड यील्ड द पावर्स ऑफ टैक्सेशन नॉर स्टेट विल यील्ड द पावर्स। आज ऑस्ट्रेलिया में हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, ऑस्ट्रेलिया भी फेडरल स्ट्रक्चर है। ऑस्ट्रेलिया में जीएसटी यूनिफाइड है, सिंगल जीएसटी है, केंद्र सरकार यूनियन वसूल करती है, सारी इनकम अपने राज्यों में बांट देती है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस, वी नो दैट केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के संबंध की परिस्थिति क्या है हम जानते हैं। इससे अच्छे हमें लगते हैं कभी कभी देरानी जेठानी के भी संबंध अच्छे होते हैं। तो दोनों को एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, पर्टिकुलरली आफ्टर सीएसटी फियास्को के वेयर द स्टेट गवर्नमेंट फील के सेंटर हैज एक्चुअली गॉन बैक ऑन देयर प्रोमिसेस, एंड दैट्स व्हाई एनी रेवेन्यू लॉस अराइजिंग आउट ऑफ जीएसटी द सेंटर विच प्रोमिस कंप्लीट 100% कॉम्पनसेशन फॉर फर्स्ट 5 years। राज्य सरकार ने कहा आपका वादा हम मान रखते हैं, पर उसको प्लीज उसको कॉन्स्टिट्यूशनली करिए। वी एक्सेप्ट, वी अप्रिशिएट योर प्रोमिस, इसलिए वी हैव अ लॉ जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017, क्योंकि राज्य सरकार को विश्वास नहीं है केंद्र पे, इसलिए वी कैन नॉट हैव द यूनिफाइड जीएसटी, आई मीन दैट हैज टू बी इंट्रोड्यूस। तो ये सारे जो आशय, ये सारे जो उद्देश्य है, ये सारे उद्देश्य की पूर्ति शायद जीएसटी की कर प्रणाली में हो सकती है। यह हमारे कर नीति के, कर प्रणाली के जो एक्चुअली जो आर्किटेक्ट है उनको लगा हुआ। और अकॉर्डिंगली देन व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी इज नोन एज, काफ़ी सारी उसकी मान्य डेफिनेशन है, उसके जो स्वरूप एक ही मैं कहूँगा मैं। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स levied on the value added at each stage of the economic chain of supply। यह एक गंतव्य स्थान आधारित, यह एक मूल्य वृद्धि कर है जो आर्थिक श्रृंखला पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति पे लागू होता है, और परंतु वो लागू होता है माल या प्रोडक्ट में जो मूल्य वृद्धि होती है उसके पर, एट ईच स्टेज ऑफ द इकोनॉमिक चेन ऑफ सप्लाई बट ऑन वैल्यू एडिशन। इसकी डेस्टिनेशन बेस, ये डेस्टिनेशन बेस क्या है? गंतव्य स्थान आधारित। आज सीएसटी जो है वो ओरिजिन बेस्ड टैक्स है। महाराष्ट्र से गुजरात में हम माल बेच रहे हैं, 2% सीएसटी सी फॉर्म के सामने, तो जो 2% सीएसटी की सारी इनकम महाराष्ट्र को होती है, भले कंजम्पशन गुजरात में होता है, गुजरात को इनकम नहीं होती है, महाराष्ट्र को होती है। Now this is origin based tax which is against the principle of consumption tax which is the core feature of the indirect tax, जैसे मैंने पहले बताया। अब इसी व्यवहार में, इसी प्रकार के ट्रांजैक्शन में जीएसटी में
वो जो अंतरराज्य इंटरस्टेट पे जो भी जीएसटी लागू होगा आईजीएसटी के फॉर्म में, उसकी सारी इनकम रिसिपिएंट स्टेट को जाएगी। जहां से माल की मूवमेंट हो रही है वहां पे नहीं होगी है। तो दिस इज अ पैराडिम शिफ्ट टेकिंग प्लेस इन द कंट्री बिकॉज ऑफ द जीएसटी। और वो वैल्यू एडेड है क्योंकि, और हाउ इट इज एंश्योर्ड गोइंग फर्दर, therefore from the production to the distribution to ultimate customer, every person situated on the economic chain of supply is merely acting as a tax pass through, and the tax finally sticks to the final consumer, and in this sense credit is made available across the goods and services, meaning कि ultimately प्रत्येक व्यक्ति खाली टैक्स पास थ्रू का काम करता है। अगर मान लो कि मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ग्राहक, everybody is paying the tax, but only on value addition made by him in whatever form for whatever reason, and he passes on the tax. He takes the credit of tax paid by him, utilizes it against the tax payable by him, and then finally, so he is only paying on value addition. Ultimate consumer कोई भी business activity में involved नहीं है, so वहाँ पे वो tax chain खत्म हो जाती है, and customer bears the burden of the tax. However, he bears the burden of the tax which is come to him only on the value addition, not unlike the tax on tax or tax on full which is happening today. यहाँ पे सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स आता है। बिकॉज ऑफ दैट देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज बीइंग मेड अवेलेबल एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस टू द कंज्यूमर्स, एंड दिस इज व्हाई गवर्नमेंट इज कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर अंडर जीएसटी, कि वी आर नाउ मेकिंग अवेलेबल क्रेडिट टू यू, you are being given everything in the form of credit of whatever taxes you are paying, which benefit you should pass on. तो इसकी ये फिलोसॉफी इसके पीछे है, क्योंकि जीएसटी में ट्रेडर भी सर्विस टैक्स, अगर सर्विसेज पे जो जीएसटी भरेंगे उसकी क्रेडिट अगर ले पाएंगे तो दे एक्सपेक्ट, मैन्युफैक्चरर को अगर सब क्रेडिट मिलेगी तो दे एक्सपेक्ट, दिस इज वेदर दिस एक्सपेक्टेशंस आर जस्टिफाइड, वेदर एब्सोल्युटली लो कैन द मार्केट मैकेनिज्म कैन वर्क दिस वे, दैट्स अ डिफरेंट मैकेनिज्म, बट देयर इंसिस्टेंस ऑन एंटी प्रॉफिटियरिंग एंड पास द बेनिफिट टू द कंज्यूमर, उसकी फिलोसॉफी ये है। और ताकि वो कंज्यूमर को, कॉमन मैन को एक भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जीएसटी के कारण इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होगा। जीएसटी से जो इन्फ्लेशन होना है कंपलसरी होना है, आई मीन इट वुड बी एक्सट्रीमली स्ट्रेंज और मिरेकल अगर वो इन्फ्लेशन अगर ना बढ़े, बट उसके कारण काफ़ी सारे दूसरे भी है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। तो ये जो फाइनली कंज्यूमर पे, और इस प्रकार से ये एक वैल्यू एडेड टैक्स की, ये एक प्योर वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में जीएसटी की पूरी संकल्पना काम करती है। उसकी जो असर पड़ती है, इसका जस्टिफिकेशन कहो, इसके जो लाभ, जो एडवांटेजेस है, उसके लिए अगर ये स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अगर हम विचार करें, और ये अपेक्षित लाभ है, ये सब हमारी जीएसटी के जो सारे जो स्ट्रक्चर और लॉ में, इसमें से सारे लाभ हमें मिलने शुरू हो जाएंगे। इसकी आज अभी हम बात, आई मीन वी हैव टू सिंपली इवेल्युएट, बट जो एक्सपेक्टेड है, जो जस्टिफिकेशन है जीएसटी के, सबसे पहले कि वो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूनिफॉर्म अक्रॉस द गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू आउट द कंट्री फॉर द सेम गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो आज मुंबई में बैठा हुआ कोई भी टैक्स पेयर, चाहे उत्पादक हो या कोई भी हो, आज उसको पूरे देश के कोने में, कोई भी कोने में कोई अन्य उसका हरीफ अगर उसी प्रोडक्ट में डील कर रहा है तो वो क्या टैक्स भर रहा है उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है जीएसटी में, बिकॉज इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट कंट्री, सेम प्रोडक्ट सेम टैक्स एवरीवेयर। तो आज जो डिस्क्रिमिनेशन है राज्य सरकार में अलग अलग प्रोडक्ट में या एक्साइज में वगैरह में, वो जीएसटी में होना नहीं है। इट इज अ सिंगल टैक्स इन द सेंस कि ओनली जीएसटी अगर वो लेवी हो रहा है, तो आज जो अलग अलग टैक्स जो लग रहे हैं वो सारे टैक्सेस, वो मल्टीपल टैक्स विंडो की जगह सिंगल टैक्स विंडो हो जाती है। इसके कारण कंप्लायंस बर्डन कम होने की आशंका, ये सब आई एम रीइटरेटिंग, आई एम रिपीटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, वेदर दे विल रियलाइज एक्चुअली और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, उसके बारे में तो आगे बात करेंगे हम। तो कंप्लायंस बर्डन कम हो रहा है, इंटरएक्टिव, इट इज फुल्ली एक्चुअली ऑन ऑनलाइन बेसिस, तो इंटरेक्शन विद द डिपार्टमेंट कम्स डाउन, विच विल लीड टू द बेसिकली सो कॉल्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया वगैरह। देन कम्स टू द टैक्स बेस, each person situated on the economic chain of supply, it means that every all B2B transaction, all B2C transaction, business to business, business to consumer will come under GST. Everything will come under GST.
This can expand the tax base like anything, and because of that today's vertical tax base may get converted into horizontal tax base. आज जो खड़ा है वो इतना समांतर horizontal tax base हो जाएगा, क्योंकि GST is expected to bring mainly the parallel economy on records, जिसको हम समांतर अर्थतंत्र की बात करते हैं, या आप कहो तो ब्लैक मनी इकोनॉमी जो है, वो सारे व्यवहार सुनर और लेटर जीएसटी में रिकॉर्ड्स पे आ जाएंगे। और इसकी मल्टीप्लायर, एंड दैट्स व्हाई आई कॉल जीएसटी एज अ टैक्सप्लोजन। हम एक्सप्लोजन की बात करते हैं, जीएसटी इज नथिंग लेस देन टैक्सप्लोजन इन मेकिंग, और उसकी मल्टीप्लायर इम्पैक्ट इनकम टैक्स कलेक्शन में होगी, क्योंकि आज जो व्यक्ति कोई भी तरीके से अगर एक्साइज या वेट अगर नहीं भरने में कामयाब होता है, वो ऑब्वियसली इनकम टैक्स भी नहीं भरता है। और बिकॉज ऑफ ऑल दीज ट्रांजेक्शंस कमिंग इनटू रिकॉर्ड्स एंड द एक्सपांशन ऑफ द टैक्स बेस, इट विल हैव अ मल्टीप्लायर इम्पैक्ट ऑन द इनकम टैक्स कलेक्शन, एंड that in the coming years it will basically enable the government of the day maybe to reduce the income tax rates only because of the GST. In fact नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन जैसे कंट्रीज ने अपने GST लागू करने के लिए, खाली इनकम टैक्स के रेट घटाने के लिए, उन्होंने कम करने के लिए GST को लागू एक अपनाया है एज अ टैक्स पॉलिसी। सो दिस इज न्यूट्रल, GST इज न्यूट्रल टू एवरीथिंग। आप छोटे हो व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, छोटे उत्पादक हो, बड़े उत्पादक हो, आप हिमाचल प्रदेश में बड्डी में बैठे हो या महाराष्ट्र में नासिक में बैठे हो, आपको क्या प्रोडक्ट बनाते हो, किस तरह से बनाते हो, कैसा, एवरीथिंग, जीएसटी इज न्यूट्रल। टू पीपल इन्वॉल्व इन द सेम बिजनेस एक्टिविटी आर बीइंग ट्रीटेड इन द सेम मैनर with no difference whatsoever. This is the fundamental feature, this neutrality of the, and GST is a destination based consumption tax. तो consumption अगर राष्ट्र के बाहर हो रहा है, यानी कि exports will be completely free of GST burden, and अगर राष्ट्र के अंदर हो रहा है that will be subjected to GST. Therefore imports will be subjected to GST under reverse charge mechanism. कस्टम ड्यूटी तो पे करेंगे ही, बट इवन सर्विसेज, जो आज सर्विसेज में भी है, क्योंकि कंजम्पशन देश के अंदर हो रहा है, एक्सपोर्ट्स में कंजम्पशन देश के बाहर हो रहा है, ताकि बिकॉज ऑफ दिस टुडे exporters will be required to pay GST on all their procurement, which will be completely refunded to him under GST mechanism. सारे बाकी और कोई टैक्स वो भरेंगे नहीं, जो मेन टैक्सेस आज वो भर रहे हैं वो सारे टैक्स वो भरेंगे नहीं। तो दिस आर सर्टेन एक्सपेक्टेड एडवांटेजेस ऑफ द जीएसटी सिस्टम वर्ल्ड, दिस आर कॉमन एडवांटेजेस। और जीएसटी आने के बाद कौन से टैक्स नहीं रहेंगे अमल में? सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल एक्ट, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी गुड्स ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस एक्ट, लग्जरी टैक्स, परचेस टैक्स, सेंट्रल लेवल के दूसरे जो टैक्स, सेसिस, सरचार्जेस, ऐसा आज आपने पढ़ा होगा 13 सेसिस जीएसटी आने के बाद जा रही है, रोड से, रबर से, स्टील से वगैरह सारी सेसिस जा रहे हैं, सरचार्जेस जा रहा है, इंपोर्ट सर्विस टैक्स, इंपोर्ट पे सीवीडी और एसएडी भी जीएसटी में रहेंगे नहीं, दैट विल ऑल्सो बी सब्जेक्टेड टू आईजीएसटी, देयरफॉर सीवीडी एसएडी भी नहीं रहेंगे, ये मेन सेंट्रल टैक्सेस नहीं रहेंगे। स्टेट लेवल पे वेट, सीएसटी, सीएसटी इसलिए मैं कहता हूँ स्टेट लेवल पे क्योंकि उसकी इनकम अल्टीमेटली राज्य सरकार को होती है, तो वेट, सीएसटी, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेस टैक्स, सेसिस, सरचार्जेस, ये सारे टैक्सेस जीएसटी में समाविष्ट हो जाएंगे, सब्ज्यूम हो जाएंगे। लोकल बॉडी टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, ये भी सारे जीएसटी के बाद रहेंगे नहीं। कौन से टैक्स जीएसटी के बाद चालू रहेंगे? प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, रोड टैक्स, टोल टैक्स, टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स, तो ये जो सारे टैक्सेस है वो जीएसटी के बाद चालू रहेंगे, बाकी अन्य सारे टैक्सेस यहाँ पे सब्ज्यूम हो जाएंगे। अब जीएसटी कि ये जो एक पूर्व भूमिका है, ये उसकी जो बेसिक फिलसफी है, उसको हमेशा नज़र में रखना है, क्योंकि दैट विल डिसाइड दी हाउ दिस सिस्टम इज रियली कोपिंग विद, हाउ व्हाट आर वी डूइंग, हाउ आर वी ट्रेड एंड इंडस्ट्री को इस तरह से वो जीएसटी के साथ उनका संबंध कैसे रहेगा, किस तरह से हो रहा है, उसका पूरा आधार ये फिलसफी पे है। इसलिए थोड़ी बात मैंने आपको उसके बारे में की। तो जीएसटी का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट वन नेशन वन टैक्स, काफ़ी ऐसे हम हैमरिंग हो रहा है काफ़ी सालों पिछले एक साल से, वन नेशन वन टैक्स, इज इट रियली सो? दैट इज द क्वेश्चन वी हैव टू आस्क। एक राष्ट्र एक कर,
और यहाँ से हम जीएसटी के आज के जो सारे जो एक्ट वगैरह जो भी है उसके बारे में मेनली आई विल बी नॉट गोइंग इनटू इंटरप्रिटेशन पार्ट, मेनली आई विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सर्टेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द जीएसटी लॉज और उसकी जो एक्चुअली जो फंक्शनल या जो उसकी जो एक्चुअल प्रोसीजरल इम्पैक्ट है डे टू डे के आपके जो व्यवहार में उसकी क्या इम्पैक्ट आ सकती है उसके आधार पे हम लोग बात करेंगे। एंड फ्रेंड्स, फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि आई माइट बी ओपनिंग अप द पेंडोरास बॉक्स फ्रॉम हियर ऑन। पेंडोरास बॉक्स शायद हम बात करते हैं, कभी कभी बोल भी देते, डोंट ओपन पेंडोरास बॉक्स। गुजराती में આપણે એને મુસીબતોનો દાબડો કહીએ છીએ, राइट। और ये मैं आपके लिए खोलने जा रहा हूँ, तो उसके बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे। तो ये बात ये है कि जीएसटी फर्स्ट ऑफ ऑल वन नेशन वन टैक्स मे बी इन द नेम कि इट इज़ जीएसटी। वी विल हैव अ ड्यूअल स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, द्विस्तरीय जीएसटी का स्ट्रक्चर है जिसके दो मुख्य कंपोनेंट होंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी। एक कर यूनिफाइड जीएसटी एक खाली हमारी कल्पना का ही विषय रहेगा, क्योंकि वो नामुमकिन है हमारे राष्ट्र में, क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। जो मैंने पहले कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के कारण केंद्र सरकार और राज्य सरकार की टैक्सेशन पावर्स की जो स्वायत्ता है उसका कभी भी वहाँ उसका हम भोग नहीं ले सकते। नोबडी विल एग्री टू दैट, सो वी नेसेसरीली विल हैव टू द ड्यूअल टैक्स। और ये जो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी है ये दोनों साथ में रहेंगे, और साथ में इसके साथ में एक तीसरा टैक्स, तीसरा स्वरूप, तीसरा अंग उनका जुड़ा हुआ है, दैट इज आईजीएसटी, एंड दैट इज लेविड इन इंटीग्रेटेड जीएसटी ऑन द इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सीजीएसटी एसजीएसटी विल बी लेविड ऑन द इंट्रास्टेट, राज्य के अंतर्गत जो व्यवहार हो रहे हैं माल या सेवा के, उसके पर लागू होंगे। आईजीएसटी अंतर्राज्य व्यवहार पे लागू होंगे, और ये जो साथ में ये कंकरेंट लागू होंगे। आज जैसे मैंने पहले बताया, वेट या सीएसटी एक्साइज ड्यूटी पे भी लगते हैं, इंक्लूड करके पूरी वैल्यू पे लगता है। जीएसटी में अगर मान लो कि महाराष्ट्र के अंदर अगर कोई हम माल बेच रहे हैं तो जीएसटी के अंदर अगर 100 रुपया उसकी कीमत है और 12% अगर रेट है तो 6% सीजीएसटी भी 100 रुपये पे लगेगी, 6% एसजीएसटी भी 100 रुपया पे लगेगी। इट विल नॉट बी लेविड ऑन 106 रुपीज़, इट विल बी लेविड ऑन 100 रुपीज़ बोथ, और ये कंकरेंट लगेंगे। बिकॉज ऑफ दैट वी नीडेड ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार सर्विसेज पे भी ये टैक्स लगाएगी, जो राज्य सरकार को आज पावर्स नहीं है। केंद्र सरकार ट्रेडर पे भी टैक्स लगाएगी सीजीएसटी के फॉर्म में, जिसका पावर आज केंद्र सरकार को नहीं है। बट जीएसटी के मूल स्वरूप में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में ही माल या सेवा की सप्लाई पे एक ही वैल्यू पे टैक्स लगाने की सत्ता उनको देनी है। इसलिए बंधारण में सुधार आवश्यकता था, और वो आवश्यक सुधार उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 के जरिए किया, जो लास्ट ईयर किया उन्होंने, जो मई महीने में वो कानून बन गया, मई 2016 में। तो ये जो उनके ड्यूअल स्ट्रक्चर है, उसके साथ तीसरा कंपोनेंट जुड़ा हुआ है आईजीएसटी, चौथा कंपोनेंट जुड़ा हुआ है कॉम्पनसेशन सेस का, विच इज बीइंग लेविड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स। तो एक राष्ट्र एक कर, एक नाम का कर, उसके दो अंग, उसमें तीसरा बच्चा उसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो ये 3 हुए। 4 उसके स्ट्रक्चर है, जो 5 जो चौथा जो जुड़ा हुआ है कॉम्पनसेशन सेस है, उसके 5 हुए। उसके बाद उसके 6 कैटेगरीज है, 5%, 12%, 18%, 28%। ये 4 स्ट्रक्चर है। मैक्सिमम 40% हो सकता है, वो 40% के पावर्स ले लिए हैं, ताकि हर बार पार्लियामेंट में जाके वो टैक्स का रेट अगर बढ़ाना हो तो हर बार बजट थ्रू अमेंडमेंट करने की जरूरत ना पड़े। सिर्फ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में जीएसटी काउंसिल नक्की कर सकती है उसके बाद उसके रिकमेंडेशन पे कि 28% का भी मुझे 30% करना है, 18% का 30% करना है। दैट कैन बी डन अप टू 40% विदाउट इवन गोइंग टू द पार्लियामेंट। तो बट फिलहाल वो 5, 12, 18, 28 रहेंगे। सर्विस टैक्स के लिए, सर्विसेज के लिए भी 5, 12, 18, 28। तो ये 4, उसमें और 2 कैटेगरीज है, एक जीरो रेटेड और एक एग्जम्प्टेड।
जीरो रेटेड एंड एग्जम्प्टेड आर टू कैटेगरीज, दोनों के बीच का संबंध समझ लेना चाहिए, दोनों के बीच का जो दोनों का मीनिंग, क्योंकि दोनों में आउटपुट एक्टिविटी पे टैक्स नहीं है। अगर कोई भी टैक्स पेयर कोई ऐसी एक्टिविटी पे है जो जीरो रेटेड है, उसके पर भी टैक्स उसको भरना नहीं है, अगर वो एग्जम्प्टेड है तो भी उसको टैक्स भरना नहीं है। लेकिन जो एग्जम्प्टेड है उसमें उन्होंने जो अपनी खरीदी पे, उसकी प्रोक्योरमेंट पे जो भी टैक्स भरा हुआ है जीएसटी के फॉर्म पे, उसकी उनको क्रेडिट नहीं मिलेगी। और अगर वो जीरो रेटेड है तो वो सारे टैक्सेस उनको फुल रिफंड मिलेंगे अंडर जीएसटी। और ऐसी जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्सपोर्ट्स को ही जीरो रेटेड कहा जाए, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी के हिसाब से डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में भी कोई गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई को जीरो रेटेड डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि यूके में एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर अगर विद इन यूके भी अगर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, सप्लाई हो रहा है उसके रिलेटेड, तो उसको जीरो रेटेड कहा गया है, ताकि एग्रीकल्चरल सेक्टर को सारे टैक्सेस वापस मिल जाए। तो जीरो रेटेड और एग्जम्प्टेड, यहाँ पे ये बात समझना जरूरी है कि इन आइडियल जीएसटी सिस्टम एग्जम्पशन के लिए कोई स्थान होना नहीं चाहिए। इसलिए एग्जम्पशन की बात अभी हमें भूल जानी है। नो मोर लॉबिंग, नो मोर प्रेयर फॉर द एग्जम्पशन, क्योंकि एग्जम्पशन डिस्टोर्ट्स द चेन, एग्जम्पशन ब्रेक्स द चेन ऑफ क्रेडिट। और जब आइटम एग्जम्प्टेड होती है तो जो मैंने टैक्स भरे हुए है मेरी खरीदी पे, वो मेरी कॉस्ट बन जाता है, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग द क्रेडिट, सो इट डज नॉट हेल्प यू ऑल्सो। तो ये जो है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में जो एग्जम्प्टेड गुड्स या एग्जम्प्टेड सेवाएं होती है, उसको एग्जम्प्टेड यूज नहीं, एकेडमिकली दे डोंट कॉल इट एग्जम्प्टेड, दे कॉल इट इनपुट टैक्स्ड, क्योंकि इनपुट पे वो टैक्स भर रहा है, फाइनल एक्टिविटी पे भले टैक्स ना भर रहा हो। A noted German tax expert, international tax expert in VAT, I can't pronounce his name, but उन्होंने कहा है, बहुत खूबी पूर्वक उसने ये बात रजू की है, आप उसकी फिलोसॉफी समझ जाएंगे कि VAT is a paradox in the sense it is a system in which one who considers himself as taxed is actually exempted and one who considers himself as exempted is really taxed. If you have understood this, you have understood VAT. अपने आप को एग्जम्प्टेड समझने वाला एक्चुअली तो टैक्स भर रहा है, अपने आप को टैक्स समझने वाला एक्चुअली एग्जम्पशन में है, बिकॉज इट इज ऑपरेटिंग थ्रू द क्रेडिट मैकेनिज्म एंड दैट इज वाई। तो ये इसका खास याद रखना है, क्योंकि वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर नाउ के डेज ऑफ एग्जम्पशन प्रैक्टिकली आर गोन इन इनडायरेक्ट टैक्स। नो मोर एग्जम्पशन, नो मोर जस्टिफिकेशन, नो मोर प्रेफरेंसेस, नथिंग। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, वी आर ऑल एक्चुअली बिकमिंग द टैक्स पेयर्स नाउ। तो ये इनकी ये जो बात हम जो कर रहे थे कि सीजीएसटी, तो 5-6 उनके 6 कैटेगरीज हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 एवरीथिंग वी हैव टू कीप इट इन माइंड। तो दिस इज सो फॉर द पर्पस ऑफ द वन नेशन वन टैक्स। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जीएसटी में क्या क्या इन्वॉल्व किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनली, विदाउट गोइंग इनटू द आर्टिकल्स, अमेंडेड आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, the GST is basically being levied on all the products and services except alcoholic beverages for human consumption. Alcoholic beverages for human consumption यानी कि बियर, वोडका, वाइन वगैरह, राइट। तो ये जो सारे प्रोडक्ट है जो आज स्टेट एक्साइज और वेट में है, उसको जीएसटी के बाहर रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशनली, बिकॉज राज्य सरकार की ये एक एक्चुअली मिल्किंग काउ है। આપણે ગુજરાતીમાં એને દૂધણી ગાય કહીએ। રાજ્ય સરકાર didn't want કે this should come under GST because they didn't want to leave this income, that's why। और ठीक है, ये प्रोडक्ट इससे डिस्टोर्शन, बट एनीवे वी विल नॉट बी वरीड। जो ये इस प्रकार के प्रोडक्ट के साथ जिसका अटैचमेंट है, काफ़ी संबंध है, वो शायद चिंता थोड़ी कर सकते हैं, बाकी के बारे में हमें कोई ज़्यादा चिंता उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। और शायद वो लोग भी इतनी चिंता शायद नहीं करते होंगे, क्योंकि एक बार हम पब या बार में से बाहर आ जाते हैं, तब पब या बार का मालिक उसके बिल में इनकम टैक्स लगा रहा है, ऑक्ट्रॉय लगा रहा है, उसकी चिंता तो उनको भी नहीं होती है। तो दैट हैपन्स। एंड देयर आफ्टर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, क्रूड और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये 5 प्रोडक्ट जीएसटी के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशनली, बट उसके पर जीएसटी काउंसिल जो तारीख नक्की करेगी वो तारीख से उसके पर टैक्स लगाया जाएगा। This is again a very very serious setback and very serious compromise made by the center to bring the state government on board train, क्योंकि ये भी उनकी इनकम का सबसे बड़ा पार्ट है। और बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि दिस आर बेसिकली
the primary product for so many industry as a input, ferrous non ferrous metal industry, textile industry, क्योंकि क्रूड में से पीटीए डीएमटी में से यान में से ग्रे में से फैब्रिक में से रेडीमेड गारमेंट. Or since this will all be subjected to excise and VAT like current product, petroleum products, which will not be available as a credit to under GST, तो यहीं पे आप एक्चुअली क्रेडिट चेन को ब्रेक कर रहे हो इन द बिगिनिंग ओनली, विच विल हैव अ टेलिंग इम्पैक्ट ऑन द फेरस नॉन फेरस मेटल इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्री. ऑयल कंपनीज वुड ऑल्सो बी लाइकली टू लूज अबाउट 25,000 crore बिकॉज ऑफ द GST बीइंग केप्ट आउट फॉर देम. क्योंकि वो जो परचेस करेंगे वो GST परचेस करेंगे और वो जो पे करेंगे वो एक्साइज करेंगे. अगर उनको रिफंड भी दिया जाएगा दैट विल गोइंग टू हिट देयर कैश फ्लो लाइक एनीथिंग प्रोबेबली. क्या मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं हमें पता नहीं है. वेरी सीरियस कॉम्प्रोमाइज, वेरी बैड कॉम्प्रोमाइज. कमिंग टू दी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल कि दिस विल बी लेविड. CGST का कानून, CGST का सेंट्रल GST यूनियन के पास रहेगा, SGST का कानून स्टेट GST के पास रहेगा. 24 स्टेट कल रात तक पास कर चुके हैं. शायद आज मिजोरम ने सुबह पास कर दिया है या बिल रजू किया हुआ है, मिजोरम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट. IGST जो है इंटीग्रेटेड GST जो अंतरराज्य व्यवहार इंटर स्टेट व्यवहार पे लागू होंगे उसके पावर सिर्फ सेंटर के पास रहेंगे, स्टेट के पास नहीं रहेंगे. तो और उसकी इनकम बाद में डिस्ट्रीब्यूट होगी. और सबसे महत्व की बात है, एनी इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इज डीम्ड टू बी इंटर स्टेट सप्लाई. तो आप चाहे कोई भी माल अगर बाहर से आयात करते हो, कोई भी सेवाएं अगर बाहर से इंपोर्ट करते हो, तो उसके पर CVD SCD नहीं लगेगी, IGST लगेगी. बेसिक कस्टम ड्यूटी विल कंटिन्यू, CVD SCD विल बी रिप्लेस्ड बाय IGST और anti-dumping duty, safeguard duty, this will all continue. Education cess on custom will continue. तो and secondary higher education cess on custom will continue. तो ये जो IGST लगेगी, now the question here is, today CST is not refundable to anybody. IGST will be refundable, but IGST का जो rate है, that is the combined rate of the CGST and SGST on a given product. तो अगर प्रोडक्ट में टोटल रेट अगर 12% है, एक्सपेक्टेडली CGST 6% रहेगा, स्टेट GST भी 5-6% रहेगा, बट IGST विल बी 12%. तो टुडे अगर वो प्रोडक्ट आज अगर हम महाराष्ट्र से गुजरात में बेचते हैं तो 2% CST लगाते हैं, GST में उसी प्रोडक्ट पे हमें 12% लगाना होगा. ओनली थिंग इज द पर्सन बायर इन गुजरात विल गेट द क्रेडिट ऑफ दैट 12%, जो आज उसको 2% की क्रेडिट नहीं मिल रही है. But 2% will become 12%. Both the sides, it will affect the cash flow of the company. क्योंकि मुझे 12% भरना है, उसको 12% की क्रेडिट मिलेगी, बट जब तक उसकी खुद की लायबिलिटी खड़ी नहीं होती है तब तक वो 12% की क्रेडिट उसकी पेपर में बुक में रहेगी. He will be able to utilize it only when he is liable to pay the tax. तो ये 12% इस तरह से इंपोर्ट पे आज जो आप CVD और SAD भी जो भर रहे हो और उसके सामने अभी IGST पे करेंगे आप और वो IGST की क्रेडिट आपके बुक्स में रहेगी तब तक जब तक आपकी खुद की लायबिलिटी खड़ी नहीं होती है. और आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बाद GST में टैक्सेबल इवेंट, कर पात्र घटना, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. कर पात्र घटना आज क्या है? एक्साइज ड्यूटी के लिए मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स, सेल टैक्स या वेट के लिए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन, एंड सर्विस टैक्स के लिए प्रोविजन ऑफ सर्विस फॉर अ टैक्सेबल सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन. ये 3 कर पात्र घटना है आज कानून में जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं. इन GST कर पात्र घटना यानी टैक्सेबल इवेंट विल बी सप्लाई, एंड विच इज एन एक्सट्रीमली वाइड एक्सप्रेशन. Everybody will be supplier in the eyes of law under GST. उत्पादक, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर तीनों के बीच में GST में कोई भी भेद नहीं रहेगा. Everybody is supplier. रोहित पेपर मिल इज ऑल्सो सप्लायर. एक ट्रेडर जो है डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी सप्लायर, और वो दोनों को जो सेवा दे रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या एडवोकेट हो या मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो वो भी सप्लायर. And they all are at par in the eyes of law. There is absolutely no difference between the 3 people. So you may have to consider yourself, you have to start thinking yourself about being a supplier. Everybody is supplier. I am no longer manufacturer. I am no longer trader. I am no longer service provider. I am a supplier.
for the purpose of tax laws under GST. और ये supply has been defined under section 7 of the Central GST Act. It's an inclusive definition which says supply includes all forms of supply such as sale, removal, disposal, barter, exchange, renting, hire, license, carried on or agreed to be carried on for a consideration in the course or furtherance of business. Inclusive definition है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, इसलिए सप्लाई की ये डेफिनेशन को याद रखना है क्योंकि दैट इज द क्रक्स ऑफ द एंटायर लॉ. होल लॉ इज रिवॉल्विंग अराउंड सप्लाई. तो इसमें जो भी डिस्क्राइब की गई है वो एक्टिविटी के सिवा भी अगर कोई बिजनेस व्यवहार होता है, धंधा की व्यवहार अगर हो रहा है, वो व्यवहार के अगर ये एट्रीब्यूट सारे अगर मौजूद है तो उसको भी टैक्सेबल सप्लाई कहा जा सकता है. तो दैट इज वन. सेकेंडली इट इज फॉर अ कंसिडरेशन. कंसिडरेशन इज अ मस्ट, meaning free supply is not liable to tax unless there are some exceptions under schedule 1. We'll come to that. Otherwise, unless there is a consideration, free supply is not liable to GST as per the definition. 3, carried on or agreed to be carried on. तो मैं अगर वो सप्लाई कर रहा हूं या कर दी है उसके बाद ही मेरी जवाबदारी नहीं. अगर मैं भविष्य में भी सप्लाई करने का वादा करता हूं माल या प्रोडक्ट का या सेवा का और उसके लिए अगर मुझे कंसिडरेशन आ रहा है तो इवन माय फ्यूचर सप्लाई इज आल्सो ए टैक्सेबल सप्लाई. एंड फाइनली इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अगर वो बिजनेस के लिए है तभी बिजनेस के दौरान एक धंधे के दरमियान व्यापार के दरमियान अगर मैं वो सप्लाई कर रहा हूं तो ही लायबल हूं. इट मीन्स नॉन बिजनेस यूज, नॉन पर्सनल, अगर पर्सनल यूज है, पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा हूं, देन जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल. सीबीएसई 31 मार्च को जो गाइड उन्होंने इश्यू की है जीएसटी के बारे में, चैप्टर वाइज एफएक्यू इश्यू किया हुआ है, उसमें उन्होंने ये बात को समझाई है व्हाट इज मीन बाय नॉन बिजनेस बिजनेस. मान लो कि कोई व्यक्ति अपनी पर्सनल कार जो पोर्शे हो या मर्सिडीज हो अगर 40 लाख में बेच रहा है, राइट, और जीएसटी में थ्रेशोल्ड 20 लाख है, उसने अपनी खुद की पर्सनल कार बेची है, यूज कार बेची है, इट इज अ गुड्स, इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, उसकी 40 लाख उनको कीमत मिली हुई है, भले 1 करोड़ की कार हो, वो सेकंड हैंड बेच रहा है और तो 20 लाख का एग्जम्पशन है, तो क्या उनको 20 लाख के ऊपर टैक्स देना है? दैट इज द क्वेश्चन. द आंसर बाय सीबीएसई इज नो, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू, क्योंकि व्हेन ही इज सेलिंग हिज यूज्ड कार इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी ही इज नॉट एंगेज इनटू एनी बिजनेस एक्टिविटी. That car is not, sale of that car is not in the course or furtherance of business, therefore he is not liable to pay tax. काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते थे. वेरी इंटरेस्टिंगली उन्होंने एक व्यक्ति अपनी कार बेचे उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है. शायद उसमें यह अभिप्रेत हो कि जीएसटी लागू होने के बाद शायद सबको अपनी कार भी बेचनी पड़े, तो ये एक संदेश हो सकता है. बट दिस इज दी पर्सनल. और बिजनेस एक्टिविटी जो भी है, तो बिजनेस की काफी सारी बड़ी लंबी डेफिनेशन है, वेरी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट. कंसिडरेशन की भी वेरी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है विच आई एम नॉट गोइंग इनटू. बट फ्री सप्लाई अदरवाइज इज नॉट. देयर कैन बी ए क्वेश्चन, बाय वन गेट वन फ्री, इज इट लायबल व्हाट आई एम गिविंग एज अ वन फ्री? In my opinion, no, it is not liable. It is a sort of a discount in kind. It is basically, it's a for which there is no consideration. Debatable है डिपार्टमेंट, पर आई एम वेरी क्लियर इन माई व्यू कि बाई वन गेट वन फ्री टाइप की जो ऑफर है उसमें एक शर्ट वैन हुसैन में जाओ, सुपर स्टॉप में आप जाओ, 2500 का वैन हुसैन का शर्ट लिया, आपको और 1500 रुपये का या 2500 का शर्ट फ्री है. So that second set which is going as a free supply, no tax can be levied according to me. That is my personal, just to give you an example. So, but there are some exceptions on this. Before we come to that exception, there is a second part of the definition, and that is importation of service for a consideration whether or not in the course or furtherance of business is a supply. आप कोई भी सर्विस अगर इंपोर्ट करते हो जिसका आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो, इवन फॉर योर पर्सनल यूज, देन ऑल्सो इट इज लायबल टू जीएसटी एज अ टैक्सेबल सप्लाई. गूगल से, इंटरनेट से अगर आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, कोई भी गेम डाउनलोड करते हो, उसका आप पेमेंट करते हो, इट इज फॉर योर ओन पर्सनल यूज, इट इज लायबल टू जीएसटी. ज़्यादातर हमारे संतान इसमें माहिर होते हैं, पूरे महीने वो वही काम करते हैं
और बाद में मंथ के एंड में जब हमारे पास क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तब हमें पता चलता है कि हमारे कुंवर क्या कर रहे थे। तो इस प्रकार की पर्सनल सप्लाई, कोई भी गेम डाउनलोडिंग वगैरह फॉर अ पर्सनल, आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू implement this. I have no idea whatsoever whether this can be implemented at all, on what basis, how are they going to check everything personal. But one can understand, we are expecting कि up to शायद 50,000 तक की इस प्रकार की पर्सनल इंपोर्ट्स, पर्सनल पर्पस के लिए इट विल बी एग्जम्प्टेड probably, or at least 10,000. We will have to wait. Notification can be issued only after the law becomes operational. But इसको ख्याल में रखता है, importation of service for a consideration whether or not for a business is also a taxable supply. Third, Schedule 1. Schedule 1 lists out certain items where there is no consideration, then also you are liable to pay tax by determining artificially the value of that supply. Even if there is no consideration, you have to apply valuation rules and then pay the tax on it. First, transfer or permanent transfer or disposal of a business asset on which input tax credit is taken. अगर कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म अपनी जो बुक्स में जो बिजनेस एसेट है वो बिजनेस एसेट को विदाउट कंसिडरेशन अगर परमानेंट ट्रांसफर करते हैं किसी की फेवर में, और उसके पर अगर उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले ले चुके हैं वो, देन दिस विल बी ट्रीटेड एज अ टैक्सेबल सप्लाई. उसकी आर्टिफिशियली वैल्यू डिक्लेयर करनी है और उसके पर जीएसटी भरना है. नाउ in what circumstances this type of situation can arise, extremely difficult to comprehend. I can think of one situation like a partnership firm. वो पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई भी एसेट है और वो एसेट पे उन्होंने खरीदी के समय अगर जीएसटी की क्रेडिट ली हुई है और बाद में अगर वो एसेट पार्टनर के अकाउंट में विदाउट कंसिडरेशन अगर ट्रांसफर हो रही है एज पर द अंडरस्टैंडिंग, देन दिस विल बी लायबल टू जीएसटी. एनी एसेट विच इज ट्रांसफर्ड बाय द फर्म from its books of account, from its books in the favor of the partner without consideration, GST will be payable on it. Second, any transactions between two distinct persons or two related persons. ये distinct person और related persons की जो कल्पना है, वो जो संकल्पना है, वो समझनी काफ़ी एकदम आवश्यक है. मोस्टली ट्रेडिंग कम्युनिटी को ये सब बातें में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, अनलेस कस्टम में से उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कस्टम में रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन है, कभी कभी वो इश्यू हो जाता है. बट अदरवाइज रिलेटेड पर्सन इज वेल डिफाइंड अंडर सेक्शन 4 ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट. रिलेटेड पर्सन इज एक्सट्रीमली वाइडली डिफाइंड अंडर रूल 2(2) ऑफ द इंपोर्ट कस्टम वैल्यूएशन रूल्स. और जीएसटी में कस्टम वैल्यूएशन रूल्स की डेफिनेशन उन्होंने सीधी इंपोर्ट की हुई है जीएसटी कानून में. तो दो व्यक्ति के बीच का अगर व्यवहार अगर रिलेटेड पर्सन है, जैसे एक ही व्यक्ति दो कंपनी में डायरेक्टर है या पार्टनर है, एक में उसकी मेजोरिटी होल्डिंग है, एक कंपनी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी है या होल्डिंग कंपनी है, इस तरह के वोटिंग पावर का है, काफ़ी सारी लंबी डेफिनेशन है. इट इज़ माइंड बॉगलिंग बट इम्पोर्टेंट. तो उस दोनों के बीच का कोई भी व्यवहार हो तो उसको रिलेटेड पर्सन के बीच का व्यवहार माना जाएगा, विच विल गिव द रेवेन्यू ऑफिसर टू चैलेंज द वैल्यू एट विच द सप्लाई इज मेड ऑन विच द जीएसटी इज पेड. दे कैन चैलेंज कि आप अपने रिलेटेड पर्सन को बेच रहे हो ताकि आप अंडर वैल्यूएशन कर रहे हो. द ओनली सेविंग ग्रेस इज दैट उन्होंने ये एक्सेप्शन किया है ये कानून में कि अगर रिसिपिएंट को, बायर को अगर फुल क्रेडिट मिल रही है तो फिर वो वैल्यू को चैलेंज नहीं करेंगे. ऐसा माना जाएगा कि दोनों के बीच रिलेटेड पर्सन का व्यवहार नहीं है, इस तरह से माना जाएगा, भले कानून में दे आर रिलेटेड पर्सन. तो ये एक खाली इसमें से, हाँ, बट दे टॉक अबाउट फुल क्रेडिट. व्हाट अबाउट अगर पार्शियल क्रेडिट मिल रही है, वी हैव नो आंसर टू दैट. दैट कैन बी अ हॉट बेट मैटर ऑफ द लिटिगेशन मैटर. द अदर पार्ट इज डिस्टिंक्ट पर्सन, दो स्वतंत्र व्यक्ति. ये भी आर्टिफिशियली डिफाइंड सेक्शन 25 में किया गया है. डिस्टिंक्ट पर्सन में दो, एक ही स्टेट में अगर एक ही व्यक्ति के, एक ही बिजनेस एंटिटी के अगर दो रजिस्ट्रेशन है तो दोनों रजिस्टर्ड यूनिट के बीच का व्यवहार डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच का व्यवहार माना जाएगा. अब ये संभावना कब होती है? हर एक राज्य में आपको एक ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा, दो रजिस्ट्रेशन मिलने की कोई शक्यता नहीं है, वो लॉ नहीं है. हाउएवर इफ यू हैव टू बिजनेस वर्टिकल्स इन द सेम स्टेट, बिजनेस वर्टिकल इज अंडरस्टूड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17. प्रदीप भाई, एम आई राइट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसमें बिजनेस वर्टिकल की पूरी समझ दी है. दैट हैज बीन अडॉप्टेड अंडर जीएसटी लॉ, जिसको हम सेगमेंटेशन रिपोर्टिंग कहते हैं. जो कॉर्पोरेट है उनको पता है सेगमेंटेशन रिपोर्टिंग.
तो ये दोनों एक ही राज्य में अगर दो बिजनेस वर्टिकल है, मान लो केमिकल डिवीजन, स्टील डिवीजन, एल्यूमिनियम डिवीजन, ट्रेडिंग डिवीजन, मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, तो अगर इस प्रकार के बिजनेस वर्टिकल्स मेरे है, देन आई कैन हैव 2 सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर बोथ द वर्टिकल्स इवन दो दे आर विद इन द सेम स्टेट। दिस इज ऑप्शनल, ये वैकल्पिक है। और अगर मैं ये 2 रजिस्ट्रेशन लूं तो देन दोनों के बीच के व्यवहार को 2 स्वतंत्र व्यक्ति के बीच का व्यवहार माना जाएगा। आई कैन नॉट क्रॉस यूटिलाइज, क्रॉस ट्रांसफर द क्रेडिट और एनीथिंग। और दोनों के बीच में भी मुझे टैक्स भरना है और उसके बाद उसकी क्रेडिट ट्रांसफर करनी है। तो ये सेकंड, एक ही एस्टैब्लिशमेंट इन वन स्टेट, अनदर एस्टैब्लिशमेंट अनदर स्टेट, बोथ आर रजिस्टर्ड, उसके बीच का व्यवहार एक ही एंटिटी के 2 एस्टैब्लिशमेंट 2 स्टेट कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन दोनों राज्य में जरूरी है। और वो दोनों के बीच का व्यवहार भी अल्टीमेटली 2 डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच का व्यवहार माना जाएगा। एंड देयरफॉर द इमीडिएट इंपैक्ट इज वेरी सिंपल, ब्रांच ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर, वेयरहाउस ट्रांसफर जो हम करते हैं एक राज्य में से दूसरे राज्य में, उसके पर IGST भरना होगा। फॉर्म F is no longer there, will not be there. फॉर्म E1, फॉर्म E2, G फॉर्म, H फॉर्म, C फॉर्म, F फॉर्म, ये सारे फॉर्म्स GST में रहेंगे नहीं। तो अगर आपका महाराष्ट्र में आपका यूनिट है, महाराष्ट्र में आपका बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट है, आपका गुजरात या हो या कर्नाटका हो या तमिलनाडु में आपका दूसरी ब्रांच है या वेयरहाउस है या स्टॉक यार्ड है, और वहाँ पे अगर आप वहाँ से कोई भी सप्लाई अगर हो रही है, टैक्सेबल सप्लाई हो रही है, तो आप जब यहाँ से माल ट्रांसफ़र करोगे वो दूसरे राज्य में जो आज आप फॉर्म F में करते हो, सो देन दैट विल नॉट बी अलाउड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर GST, यू हैव टू पे IGST at the applicable rate. Then the branch or that warehouse will take the credit as a registered person and then utilize it as per law for the further supplies to be made, even though there is a free supply between the two. Registration, I'll tell you where the registration is required. This is third, if the establishment of an entity is in India, another establishment of that entity outside India, वो दोनों के बीच के व्यवहार को भी स्वतंत्र व्यक्ति के बीच का व्यवहार माना जाएगा। It is already there under service definition under section 65B subsection 44 of the Finance Act 1994 today also। इसलिए ग्लेक्सो UK और ग्लेक्सो इंडिया के बीच में अगर कोई व्यवहार हो रहा है विदाउट कंसिडरेशन बट स्टिल सर्विस टैक्स इज पेएबल under reverse charge, the same principle will continue under GST. Then employer employee, employees कर्मचारी अपने मालिक को जो सेवा देते हैं, it is a supply but it has been treated declared as a non taxable supply under schedule 3. employer अपने employee को जो सेवा देंगे, subsidized food, to and fro facility, घर से काम के स्थल पे ऑफिस में आने के लिए, फैक्ट्री में आने के लिए, whether that can be treated as a non taxable because that has not been declared as a non taxable. एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को रिलेटेड पर्सन कहा गया है, एम्प्लॉई से एम्प्लॉयर को नॉन टैक्सेबल सप्लाई घोषित किया गया है, बट एम्प्लॉयर से एम्प्लॉई, मालिक से कर्मचारी नहीं। फिलहाल उसके बारे में कोई नहीं। लास्ट ईयर में सर्विस टैक्स में ये इश्यू खड़ा हुआ था, एक ड्राफ्ट सर्कुलर वो निकाल रहे थे जो लकीली इट वाज नेवर एक्चुअली फाइनलाइज्ड देयर आफ्टर, अदरवाइज मिस्टर रतन टाटा, मिस्टर मुकेश अंबानी, मिस्टर जिंदाल, एवरीबडी वुड हैव बिकम सर्विस प्रोवाइडर टू देयर एम्प्लॉइज, बट दैट इज नॉट बीन डन फॉर्चुनेटली। बट दोनों रिलेटेड पर्सन है और उसमें कहा गया है कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को 50,000 की कीमत से ऊपर कोई गिफ्ट देते हैं तो वो गिफ्ट पे GST भरना होगा। और ये गिफ्ट मैं समझता हूं गिफ्ट इन काइंड, नॉट द बेनिफिट, सब्सिडाइज फूड या वगैरह वो बेनिफिट नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट गिफ्ट इन काइंड। सो इफ सपोज द एम्प्लॉयर, द मालिक डिसाइड करता है फॉर द बेटर परफॉर्मेंस वगैरह जो भी हो, या कोई भी अवसर आ रहा है तो उसमें कोई एम्प्लॉई को अगर 50,000 के ऊपर की गिफ्ट दे रहे हैं तो दैट इज ट्रीटेड एज अ टैक्सेबल सप्लाई अंडर शेड्यूल 1, उसके ऊपर GST भरना होगा। उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? शायद सूरत में डायमंड कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को, मारुति वगैरह, और अगर 50,000 के नीचे की गिफ्ट है मान लो, तो भी सरकार अपना शेयर नहीं छोड़ना चाहती, उसमें आपको प्रोपोर्शनेट क्रेडिट को रिवर्स करना है GST में। 50,000 के ऊपर हो तो टैक्स भरना है। थर्ड, प्रिंसिपल एंड एजेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट शेड्यूल 1 वेयर देयर इज नो कंसिडरेशन, स्टिल GST इज पेएबल। प्रिंसिपल एंड एजेंट जो आज कंसाइनमेंट एजेंट, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट वगैरह, कमीशन एजेंट, ब्रोकर्स वगैरह,
प्रिंसिपल एंड एजेंट के व्यवहार को डिक्लेयर किया गया है कि इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई. सो एनी पर्सन एक्टिंग एज एन एजेंट सपोज एंड रिसीव्स द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल और सप्लाइज द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, इट इज विल बी ट्रीटेड एज अ टैक्सेबल सप्लाई. और उस समय प्रिंसिपल को, एजेंट को भी अगर आप माल भेज रहे हो, जीएसटी भरना होगा. तो ताकि कंसाइनमेंट एजेंट, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट थ्रू जो बिजनेस चल रहा है, केमिकल्स में है, फार्मा में है, काफी सब कंसाइनमेंट एजेंट, मेनली यू हैव सेट अप द कंसाइनमेंट एजेंट मेनली टू अवॉइड द 2% CST फॉर्म ए वगैरह की जो उसकी रिक्वायरमेंट है. दिस एवरीथिंग विल प्रोबेबली अंडरगो द कंप्लीट चेंज, क्योंकि इवन दो ही इज नॉट एन इंडिपेंडेंट बायर, ही हैज बीन ट्रीटेड एज ए इंडिपेंडेंट बायर. So principal will have to pay the tax when he is supplying the goods to his own consignment agent who is somewhere else, and then that consignment agent selling the goods on behalf of the principal take the credit of this and then again charge the tax. और income tax और accounts के लिए वो agent है, GST के लिए वो एक स्वतंत्र buyer है, और account income tax के लिए वो agent ही रहेगा. You will have probably your task cut out for you, क्योंकि that will be a nightmarish situation at the actual grassroots level which will arise under principal agency relationship. मेरा ये मानना है जो इस तरह से the law where I am reading it, this will apply only if the agent, there is a physical handling of the goods by the agent who receives or supplies the goods, receives it, physically handles it, stores it and then sells it. Those who are simply doing the business on telephone without physically handling the goods, broker या commission agent, they are not affected by this. They have to charge GST on their brokerage or commission agent simpliciter if they are exceeding 20 lakh of rupees. This is how I read this. तो ये एक काफी, क्योंकि this is going to change the way the business is done in so many markets where agency is basically paramount for doing the business, like rolling mills, furnace mill वगैरह में, जहाँ पे सिर्फ एजेंट धंधा करते हैं. Agent are controlling the business, then can be a lot of issues on this. But as I said, unless they are physically handling, these provisions should not apply. That is what how I read it. Then there are two other composition supply के रूप है, composite supply और एक mixed supply. Important है, this is going to be again another headache for everybody in the coming years. ये दो composite supply और mixed supply, कोई भी person के लिए. Composite supply has been defined as it is a supply involving two or more supply of goods or services or both which are naturally bundled and which one of them which is a principal supply. इसका एक जो दस्तान कानून में दिया गया है, सेक्शन में दिया गया है कि आप अपने कोई ग्राहक को माल बेच रहे हो, he suppose in outside state and it is a X वर्ष X go down, तो ट्रांसपोर्टेशन उनकी जवाबदारी है, इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस ग्राहक की जवाबदारी है, और बायर ऑल्सो वांट्स के यू शुड डू सम स्पेसिफिक पैकिंग फॉर हिम, बट ही सेज ट्रांसपोर्टेशन भी आप मेरे लिए अरेंज करो, ट्रांजिट इंश्योरेंस भी आप मेरे लिए अरेंज करो, पैकिंग भी आप इस प्रकार के स्पेशल पैकिंग करके मुझे दे दो, और ये तीनों की कॉस्ट आप मुझसे एक्चुअल वसूल कर लो. सो व्हेन यू रेज द बिल ऑन हिम, यू आर रेजिंग द बिल फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स, you are also asking him to repay the cost of the transportation, insurance and packing. ये तीनों. So इसमें goods भी involved है, तीन सेवाएं भी involved है आपकी ओर से, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, पैकिंग. तो ये सब जो एक इस प्रकार की जो सप्लाई है जिसमें इतनी सारी चीज है, तो then the question arises whether I should pay the GST at the applicable rate of goods on goods and GST at the applicable rate of services on transportation, applicable rate of services on insurance, applicable rate of services on packing. What should I do? तो ये इस प्रकार की सप्लाई को लीगली कानूनन कंपोजिट सप्लाई कहा गया है, जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई है वो है गुड्स, बिकॉज बायर इज नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांजिट इंश्योरेंस या पैकिंग. ही वांट्स कन्वीनियंटली द गुड्स टू हिम, ही वांट्स गुड्स इन अ सेफ कंडीशन, अदरवाइज ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस सेवाएं. इसका मेन मकसद है माल को प्राप्त करना. तो इन दैट केस दिस विल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड देयरफॉर एंटायर कंसीडरेशन इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस एंड पैकिंग, जो जिसकी कॉस्ट आप बायर से रीएम्बर्समेंट के फॉर्म में वसूल कर रहे हो, उसके पर पूरी जीएसटी गुड्स के रेट से लागू होगी टोटल वैल्यू पे. आज फ्रेट एक्साइज में इंक्लूडेड नहीं है, पोस्ट रिमूवल एक्सपेंसेस एक्साइज में इंक्लूडेड नहीं है,
बट जीएसटी में वेट में भी इसके बारे में काफ़ी सारे झगड़े चल रहे हैं। हैंडलिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, हमाली चार्जेस, कार्टेज, ये जो सारे इश्यू है जीएसटी में शायद अप्रस्तुत हो जाएंगे। चाहे आपका ट्रांजैक्शन अल्टीमेटली एफओआर हो, डोर डिलीवरी हो, या एक्स वर्स हो, एक्स गोडाउन हो, दिस विल ऑल बिकम इमटेरियल। हाँ, अगर एक्स वर्स से क्लाइंट खुद ही ट्रांसपोर्टेशन मैनेज कर रहा है, माल की डिलीवरी काउंटर से लेके, गोडाउन से लेके, फैक्ट्री से लेके अगर वो खुद लेके जा रहा है, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एक्चुअली कंसिडरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। अन्यत्र देन मिक्स सप्लाई, मिक्स सप्लाई हैज बीन डिफाइंड एज इट इज अ सप्लाई involving individual supplies of 2 or more type of goods or services or both in conjunction with each other for a lump sum consideration and which is not a composite supply। वो उसमें जो भी 2 या 2 से ज़्यादा जो भी गुड्स या सेवाएं उसमें इन्वॉल्व है, वो सारे इंडिविजुअली आइटम्स है, इंडिविजुअल सप्लाईज है, लेकिन वो साथ में किए गए हैं। दे आर नॉट नेचुरली बंडल टुगेदर। नेचुरली बंडल आगे और भी ये दृष्टांत के सिवा भी अगर हम बात करें, होटल में अगर आप रुकते हो कोई भी जगह और बेड एंड ब्रेकफास्ट का पैकेज लेते हो, तो बेड एंड ब्रेकफास्ट इज अ कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि दे नेचुरली बंडल टुगेदर। आप फ्लाइट में जब जेट की फ्लाइट में जाते हो, फुल फेयर फ्लाइट होती है, आपको मिल्स दिया जाता है, स्नैक्स दिया जाता है, तो वो स्नैक्स की अलग टैक्स चार्ज नहीं होती है, इट इज अ कंपोजिट सप्लाई। बट उसी होटल में अगर आप बिजनेस सेंटर यूज करते हो, उसी होटल में अगर आप मिनी बार में से कुछ यूज करते हो, उसी होटल में अगर आप लॉन्ड्री यूज करते हो, तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द कंपोजिट सप्लाई। There could be lot of issues on this under the GST. Coming back to mixed supply, तो मिक्स सप्लाई में इंडिविजुअल हर एक आइटम जो इन्वॉल्व है, तो इसका दृष्टांत उन्होंने क्या दिया है कानून में, वो सेक्शन में, कि कोई गिफ्ट पैक अगर आप कर रहे हो और वो गिफ्ट पैक में टॉफीज है, बिस्किट्स है, केक्स है, फ्रूट जूस है, ड्राई फ्रूट है, तो ये सारी इंडिविजुअल सप्लाई है और उसकी एक लमसम प्राइस से आप गिफ्ट पैक वाले को दे रहे हो, सप्लाई वाले को दे रहे हो। अब इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे नक्की की जाए? ड्राई फ्रूट भी है, बिस्किट भी है, टॉफीज भी है, फ्रूट जूस भी है, केक्स भी है। ये पांचों इंडिविजुअल सप्लाई है, पांचों का कोई से संबंध नहीं है, एक दूसरे से संबंध नहीं है, दे आर बीइंग पैक्ड टुगेदर एज अ गिफ्ट पैक। तो द लॉ इज, ये पांचों में से जो आइटम का रेट सबसे ज्यादा होगा वो सबके पर लागू होगा। दिवाली आ रही है, अगर आप गिफ्ट पैक बनाना चाहते हो तो बी केयरफुल, क्योंकि हर एक प्रकार के बिस्किट पे 18% रेट है और शायद ड्राई फ्रूट पे 5% है, फ्रूट जूस पे, अमुक प्रकार के बेवरेजेस पे 28% है। तो अगर ये सारे अगर आइटम साथ में रही जिसका एक दूसरे अदरवाइज कोई संबंध नहीं है, तो यू मे हैव टू पे, यू मे एंड अप पेइंग इवन 18% और 28% ऑन द एंटायर पैक। एंड ये कंसेप्ट वर्ल्ड ओवर में है। सो मिक्स सप्लाई एंड डोमिनेंट सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई, it all start, there are lot of beautiful decisions on this of European Court of Justice and House of Lords, तो वो एक अलग बात है। बट दिस कंसेप्ट ख्याल में रखना है, क्योंकि what to charge to tax is going to be a headache, क्योंकि we recover so many other charges from the customer। अब उसको रिएम्बर्समेंट कहा जाए, अगर प्योर रिएम्बर्समेंट है, कोई मार्कअप नहीं है, तो मैं सिर्फ वसूल कर रहा हूं जो मैंने स्पेंड किया है, कैन आई क्लेम द डिडक्शन? मे बी यस, मे बी नो, इट विल ऑल डिपेंड अपॉन केस टू केस। क्योंकि प्योर एजेंट का जो आज सर्विस टैक्स में जो कंसेप्ट है, रूल 5 सर्विस टैक्स डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू रूल्स में, वो प्योर एजेंट का कंसेप्ट जीएसटी में भी कायम है। देयर इज बीन डिफाइंड हु इज एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट। इफ यू आर प्योरली रिकवरिंग द रिएम्बर्सेबल एक्सपेंडिचर एज अ प्योर एजेंट फॉर समबडी, देन इट इज नॉट पार्ट ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू। But it's extremely difficult procedure to follow, but yes, provision is there. Coming to the next part about the composition levy and threshold. Threshold 20 लाख हम जानते हैं, हर एक स्टेट्स में थ्रेशोल्ड 20 लाख का है, नॉर्थ ईस्ट में और हिली स्टेट्स जो है, वह पर्वतीय जो विस्तार है, जो सारे दे हैव बीन डिफाइंड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, तो दे विल ऑल बी 10 lakhs, अदरवाइज इट इज 20 लाख। जीएसटी के कानून को जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं किया गया है, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर से जो भी सप्लाई होगी वो आज की तारीख में वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के हिसाब से जो टैक्स होगा वही टैक्स भर के बाकी के पार्ट में जैसे इंपोर्ट हो रहा है इस तरह से लागू होगा, उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। और यहाँ से जब हम जम्मू कश्मीर में कुछ भी बेचेंगे, कोई भी सेवा देंगे, तो उसके पर IGST लागू होगा, क्योंकि इट इज़ ए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी फ्रॉम द GST परस्पेक्टिव। जब तक GST कानून JK में वो आर्टिकल 370 वगैरह चल रहा है नाउ, पर बाकी 20 लाख। बट देन रिमेंबर
20 lakh exemption as of now is from registration, from exemption from registration. Nowhere the law speaks about exemption from tax. They are only talking about exemption from registration. 20 लाख तक मुझे exemption from registration है, no doubt. इसका मतलब भी यही हुआ कि मैं टैक्स में से 20 लाख तक exempted हूँ, बट शायद उसकी नोटिफिकेशन इश्यू करेंगे कि नहीं. वी आर वेटिंग फॉर दैट. देयर इज सम डेविलिश डिजाइन behind exempting the persons from registration and not from the tax. उसकी notification, I'll come to that, what could be the idea. And वो aggregate turnover 20 lakhs. अब ये aggregate turnover को भी define किया गया है. Aggregate turnover will include everything, all your taxable supplies, non-taxable supplies, interstate supplies, exports, everything will be covered under aggregate turnover. एक्सेप्ट दैट पार्ट ऑफ द वैल्यू. ऐसी कोई सप्लाई जिसके पर आपके पर रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी आ रही है, उसको इसके सिवा सारी सप्लाईज को अंदर एग्रीगेट टर्नओवर में गिनकर आपको 20 लाख की लिमिट डिसाइड करनी है. आज नोटिफिकेशन 8/2003 में एक्साइज नोटिफिकेशन में 1.5 करोड़ में एक्सपोर्ट्स इंक्लूड नहीं है, मर्चेंट एक्सपोर्ट्स थ्रू एक्सपोर्ट्स इंक्लूड नहीं है, ट्रेडिंग इंक्लूड नहीं है, एग्जम्प्टेड गुड्स अप टू सर्टेन कंडीशन इंक्लूडेड नहीं है. 33/2012 में सर्विस टैक्स में 10 लाख के एग्जम्पशन में नॉन टैक्सेबल सर्विस इंक्लूड नहीं है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इंक्लूड नहीं है, जीएसटी में 20 लाख में सब कुछ इंक्लूड करना है एक्सेप्ट रिवर्स चार्ज सप्लाईज, जहां पे रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी आप अगर भुगतान कर रहे हो. एंड सेकंडली दी उसके कोई भी टैक्सेस जो आपने भरे हैं अंडर जीएसटी लॉ, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और कॉम्पनसेशन सेस. इसके सिवा कोई टैक्स भी अगर आपने भरे हो, स्टैम्प ड्यूटी हो या प्रॉपर्टी टैक्स हो या इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हो, कुछ भी हो, वो सारे आपको टर्नओवर में 20 लाख में इंक्लूड करना है. और ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट जो है ये वॉलंटरी है. अगर किसी को इसका 20 लाख के एग्जम्पशन का फायदा नहीं लेना है तो ही कैन एक्चुअली लीव एग्जम्पशन एंड ही कैन टेक द वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन. बट अगर आपकी इंटरस्टेट सप्लाई है तो 20 लाख का एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा. इफ अ पर्सन हैज इवन इंटरस्टेट सप्लाई 1 रुपये की भी, देन उसको जीएसटी ये 20 लाख का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा. ही विल हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन. द लार्जर क्वेश्चन इज whether I may take the registration because I have an interstate supply of say 1 lakh rupees. Am I not entitled for 19 lakh exemption for my within state supply? Going by the scheme, going by the law, it does not appear to be possible unless they do something through notification, which I doubt. So जिनकी interstate supply है, they will not be entitled for the 20 lakh exemption. It is because why? It appears to be because of the destination based principle. जो मैंने शुरुआत में इसलिए मैंने बात की थी डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल, क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई में अगर एग्जम्पशन गया तो जो राज्य में जिसका कंजम्पशन हो रहा है वो राज्य को नुकसान होता है. इसलिए नो एग्जम्पशन विल बी गिवन अंडर जीएसटी फॉर इंटरस्टेट सप्लाई. 20 लाख एग्जम्पशन नॉट अवेलेबल. कंपोजिशन लेवी, कंपोजिशन लेवी के लिए 50 लाख की मर्यादा है. अप टू 50 लाख अगर टर्नओवर है तो उसमें वो टर्नओवर में भी आपको सब कुछ गिनना है. उसमें मैन्युफैक्चरर के लिए 2% है, 1% सीजीएसटी एसजीएसटी. ट्रेडर्स के लिए 1% है, 0.5%, और रेस्टोरा के लिए 5% है, 2.5. हावेवर रेस्टोरा अन्य सर्विस प्रोवाइडर के लिए कंपोजिशन लेवी नहीं है, वो याद रखिए. सिर्फ 3 लोगों के लिए. कंपोजिशन लेवी में आप जो टैक्स भरते हो जीएसटी अपनी परचेसिस पे, उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी. कंपोजिशन लेवी में आप जो टैक्स भर रहे हो अपने टर्नओवर पे, उसकी क्रेडिट आप पास ऑन नहीं कर पाएंगे. उसकी क्रेडिट आपके परचेसर को नहीं मिलेगी. आप जो परचेस कर रहे हो उसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी कंपोजिशन लेवी में. और अगर आपकी इंटरस्टेट सप्लाई है देन यू कैन नॉट गो फॉर कंपोजिशन एट ऑल. कंपोजिशन का फायदा सिर्फ ट्रेडर को, उसी ट्रेडर को मिलेगा जो विद इन स्टेट अपना धंधा कर रहा है और उसको 50 लाख के टर्नओवर अगर उनका है तो. आप कंपोजिशन लेवी में कोई भी समय, कोई भी साल में कहीं से भी बाहर जा सकते हो ड्यूरिंग द ईयर, बट अगर आपको कंपोजिशन लेवी फायदा लेना है तो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही आपको लेना होगा. और उसके बारे में उसका जो प्रोसीजर वगैरह है. अन्य तरह कंपोजिशन लेवी में जो स्टॉक अभी जो हाजिर है, मान लो 30 जून को और 1 जुलाई में अगर आप कंपोजिशन लेवी में जा रहे हो, वो स्टॉक पे क्रेडिट लेने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वंस यू आर अंडर कंपोजिशन लेवी यू कैन नॉट टेक द क्रेडिट एट ऑल, यू कैन नॉट पास ऑन द क्रेडिट एट ऑल.
सो उनका जो टैक्स पेड परचेस है, एक्साइज ड्यूटी पेड परचेस जिनके पास है, और वो अगर टर्नओवर उनका 50 लाख के नीचे है और अगर वो कंपोजिशन के लिए जा रहे हैं, देन दे विल नॉट गेट एनी ट्रांजिशनल क्रेडिट ऑन देयर एग्जिस्टिंग स्टॉक, दे कैन नॉट गेट इट एट ऑल। एक दूसरी रूल्स में जो रिक्वायरमेंट है और वो है कंपोजिशन लेवी जो फ़ायदा ले रहे हैं उन लोगों के अपने दुकान के अपने जो भी बिजनेस प्रीमाइस है उसके साइन बोर्ड पे लिखना है लाइक आई एम ए कंपोजिशन लेवी डीलर। आई मीन सच ए एब्सर्ड, such a ridiculous requirement in 21st century. We are talking about digital economy, we are talking about online tax payment वगैरह, and we want our taxpayer to mention on the sign board कंपोजिशन, ताकि जो ग्राहक वहाँ से पास हो रहा है वो पार्टियाँ देखे, अच्छा ये कंपोजिशन वाले हैं, यहाँ से मैं माल खरीदूंगा तो मुझे टैक्स की क्रेडिट नहीं मिलेगी, जाने दो मैं इसका दादर नहीं चढ़ रहा हूँ। क्या हम अछूत बना रहे हैं कंपोजिशन डीलर को? उनके इनवॉइस में तो लिखना ही है उनको क्लियर अंडर कंपोजिशन लेवी, बट साइन बोर्ड पे अभी बाकी रहा सिर्फ बीइंग वुमन की जर्सी, जैसे जर्सी पहना है उनको कि आई एम ए कंपोजिशन डीलर, और उसके फोरहेड पे एक कापली लगा दे पिन से, आई एम ए कंपोजिशन डीलर। व्हाट टाइप ऑफ लॉ वी आर टॉकिंग अबाउट? दिस समथिंग एब्सोल्युटली एब्सर्ड एंड can't imagine somebody can think of law like this. Then ये कंपोजिशन लेवी रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी फॉर ऑल द पीपल हु आर अंडर इंटरस्टेट सप्लाई, क्योंकि उनको 20 लाख का एग्जम्पशन नहीं है। रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी फॉर ऑल द पीपल हु हैव एक्सीडेड हु हैव अ टर्नओवर ऑफ मोर देन 20 lakhs. रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी फॉर अदर कैटेगरीज लाइक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, पर्सन पेइंग टीसीएस, पर्सन पेइंग टीडीएस, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पीपल हु आर सेलिंग द गुड्स थ्रू द अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट, input service distributor. These are all the categories where registration is compulsory, where 20 lakh exemption will not apply. और ये रजिस्ट्रेशन जो उसकी समय मर्यादा है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही है कोई भी हिसाब से। फ्रेंड्स यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट, अगर आपके कस्टमर्स अलग अलग स्टेट में है और आप एक ही राज्य में से माल को सप्लाई करते हो, देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट। आप महाराष्ट्र में हो और आप 5 राज्य में आपके कस्टमर है जिसको आप महाराष्ट्र से सप्लाई करते हो, देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन इन महाराष्ट्र प्लस अदर 5 स्टेट्स। बट जो राज्य में से आपकी टैक्सेबल सप्लाई हो रही है उसी राज्य में आपको रजिस्ट्रेशन सेपरेट लेना है। सो इट इज नॉट के वेयर यू आर मेकिंग द सप्लाई, इट इज फ्रॉम वेयर यू आर मेकिंग द सप्लाई। आपके कस्टमर सब जगह फैले हुए हैं, दैट्स व्हाई यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट। आप अगर वहां से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो कोई राज्य से तो आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन लेना है, अदरवाइज नॉट। ये एक जरा ये समझ जरा ख्याल में रखना है, राइट। तो जैसे कोई स्टॉक ब्रोकर है, अगर वो मुंबई से धंधा कर रहा है और उसके सब जगह हर एक राज्य में उसके कस्टमर क्लाइंट फैले हुए हैं, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट। इस तरह से आप अगर फैक्ट्री है, आप अगर मैन्युफैक्चरर है, तो यू कैन नॉट टेक, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू। रजिस्ट्रेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो एकदम इंपॉर्टेंट है। बिना रजिस्ट्रेशन आपके क्रेडिट का लाभ जा सकता है, बिना रजिस्ट्रेशन बाकी सब आई एम नॉट वरीड अबाउट पेनल्टी एटसेट्रा। फॉर द टाइमिंग दिस आर ऑल इररिलेवेंट इश्यू। आप 3 महीना लिबरल रहो, 1 वर्ष लिबरल रहो, वन वुड नॉट रियली, वन शुड नॉट टॉक अबाउट सच थिंग्स एट ऑल। As a responsible trade industry and professional, nobody should really talk about being liberal under what? Because transaction होंगे तो आप पेनल्टी के लिए लायबल होंगे ना। 1 जुलाई के बाद क्या होगा वो तो पहले आप सोचिए। But yeah. This registration we would like to ask. We are all paper traders. Right. We have got agencies where the deals are located in other states also. Right. Like I am a dealer for a bill in Tamil Nadu. So in this case, do I need a Tamil Nadu registration also? No, that's what I'm saying. आप डीलर हो महाराष्ट्र में और आप तमिलनाडु मिल को पेपर सप्लाई कर रहे हो, you buy from them, then you are actually dealer, you are selling in Maharashtra, suppose. I am selling in Himachal Pradesh. Now then also you are not required to take registration in Himachal Pradesh. You are required to take registration in Maharashtra only. आपका कस्टमर, that's what I am saying, आपका कस्टमर कहाँ पे है उसके हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। आप महाराष्ट्र से अगर 10 राज्य में, पूरे 27 राज्य और यूनियन टेरिटरी 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी में भी माल सप्लाई करते हो, महाराष्ट्र से आपको रजिस्ट्रेशन एक ही लेना है।
एक मिनट, हाँ महाराष्ट्र से सप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि यूपी से डायरेक्ट। हाँ बराबर, आई वॉज कमिंग टू दैट, बिल टू शिप टू, बराबर, जो आज आप E1 E2 कर रहे हो, राइट, ओके। तो IGST में उसकी जो प्रोविज़न है बिल टू शिप टू में, अगर आप अपनी ये कर्नाटका की मिल को, तमिलनाडु की मिल को कहते हो कि मेरे हिमाचल प्रदेश के या राजस्थान के कस्टमर को डायरेक्ट सप्लाई करो, इन दैट केस ऑल्सो यू आर रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन ओनली इन महाराष्ट्र अंडर एज पर द बिल टू शिप टू। दिस प्रकार के प्रोविजन में यू आर ए थर्ड पर्सन, कस्टमर इज इन हिमाचल प्रदेश, मिल सप्लायर इज इन तमिलनाडु। सो व्हेन तमिलनाडु से जब हिमाचल प्रदेश आपके बायर को जब माल जा रहा है, व्हेन ही रिसीव्स द गुड्स, इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड बाय यू इन महाराष्ट्र। सो तमिलनाडु की मिल आपको IGST लगा के बिल चार्ज करेगी, और आप महाराष्ट्र से हिमाचल प्रदेश आप खुद IGST लगा के बिल चार्ज करेंगे उनको। You need not take the registration in Himachal Pradesh because of this. In this case, the way bill will be in whose name? वे बिल, forget about वे बिल, वे बिल दिसंबर तक तो नहीं आ रहा है, शायद 1 साल तक नहीं आ रहा है। So नहीं, सेम स्टेट में देयर इज अ CGST SGST। नहीं, आज मान लो कि कमिंग टू, आज महाराष्ट्र में आप दूसरे, आपको किसी व्यापारी ने, महाराष्ट्र के अन्य बायर ने आपको कहा कि मेरे तमिलनाडु के कस्टमर को डायरेक्टली माल सप्लाई करो। यू आर इन महाराष्ट्र, योर बायर इज इन महाराष्ट्र, लेकिन बायर का बायर तमिलनाडु में है। तो आप जब तमिलनाडु अपने वो कस्टमर के बिहार पे जब माल भेजेंगे, तब वो कस्टमर जिसने महाराष्ट्र में माल, उसको माना जाएगा कि ही हैज रिसीव्ड द मटेरियल, और इसलिए आप उनको चार्ज करेंगे CGST SGST, एंड वो कस्टमर अपने कस्टमर को तमिलनाडु में IGST चार्ज करेंगे। Shall I repeat? Yeah, your party is in, sorry? તમિલનાડુમાં પરચેસ કરું છું, તમિલનાડુમાં સપ્લાય કરું છું. Yes. રજીસ્ટ્રેશન મહારાષ્ટ્રમાં છે. હા બરાબર છે, એટલે તામિલનાડુથી તામિલનાડુમાં જે માલ જાય છે, રાઈટ, તમારા બિહાફ ઉપર, તો યુ હેવ રિસીવ્ડ ધ ગુડ્સ એ માની લેવામાં આવશે, માટે તામિલનાડુનો સપ્લાયર તમારા ઉપર IGST ચાર્જ કરશે ત્યાં આગળ, અને તમારે તમારા કસ્ટમર જે તામિલનાડુ છે એને IGST ચાર્જ કરવાનો આવશે। હવે મહારાષ્ટ્રમાં તમારો બાયર કે મારા વતી તમે તામિલનાડુમાં માલ મોકલો, તો તમારે એ મહારાષ્ટ્રના બાયર ઉપર CGST SGST ચાર્જ કરવાનો આવશે, અને તમે તમારો બાયર તામિલનાડુના એના બાયરને IGST ચાર્જ કરશે, પણ આમાં રજીસ્ટ્રેશન એક જ આવશે। યા आपने કહ્યું કે સપોઝ કે मैं महाराष्ट्र राजस्थान थी કે कर्नाटक की माल परचेस करूं तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है क्या? नहीं, હું એ જ કહું છું કે તમે તમે ક્યાંથી માલ પરચેસ કરો છો, તમે ક્યાં માલ વેચો છો, એ ક્રાઇટેરિયા નથી તમારા માટે। તમે ક્યાંથી વેચો છો એ ક્રાઇટેરિયા નથી, તમે ક્યાંથી પરચેસ, સવાલ એ છે, તમારે એ જોવાનું છે। અગેન સમજી લ્યો, તમે 10 જગ્યાએથી માલ પરચેસ કરતા હો અને એ અલગ અલગ રાજ્ય હોય, એ રાજ્યમાં એ સપ્લાયર તમને IGST ચાર્જ કરશે કાયદા પ્રમાણે। CGST SGST એ ડિપેન્ડ, કારણ કે પ્લેસ ઓફ સપ્લાય છે એટલે એમાં હું વધારે ડિટેલમાં નથી જતો। એ માનીને ચાલો કે આ IGST ઇન્ટરસ્ટેટ ટ્રાન્ઝેક્શન છે, તમે મહારાષ્ટ્રમાં છો, એ બીજા 10 રાજ્યોમાં છે, એટલે એ ઇન્ટરસ્ટેટ રાજ્ય તરીકે તમને IGST ચાર્જ કરશે। હવે તમે મહારાષ્ટ્રમાં બેઠા બેઠા જ તમે 25 જગ્યાએ માલ સપ્લાય 10 રાજ્યોમાં કરો છો, તમારી પોતાની કોઈ બ્રાન્ચ નથી, તમારું પોતાનું કોઈ સ્ટોકયાર્ડ નથી, તમારું બીજું કોઈ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એસ્ટાબ્લિશ નથી કે જેમાંથી ટેક્સેબલ સપ્લાય થાય છે। એ સંજોગોમાં તમારે કેવળ મહારાષ્ટ્રમાં જ રજીસ્ટ્રેશન લેવાનું છે, અને મહારાષ્ટ્રમાંથી જે સપ્લાય તમે બહાર કરો છો, બીજા રાજ્યમાં કરો છો, ત્યાં તમારે IGST લગાડવાનો છે। એમ આઈ ક્લિયર ઓન ધીસ? Sir, if I'm importing, if I'm importing and I am based in Mumbai, the material is cleared in Chennai, the customer is based also in Chennai. So even the shipping bill, the invoice from the international supplier is in Mumbai. In that case, do I need a registration in Tamil Nadu? No, એટલે આમાં શું છે કે મુંબઈથી તમે લીધા પછી IGST અહીંયા ભરશો તમે, But the clearing happens in Chennai itself. ને ક્લિયરિંગ જો ત્યાં ચેન્નાઈ હોય અને ત્યાંથી ચેન્નાઈ તમે કરતા હો તો તમારે તામિલનાડુમાં રજીસ્ટ્રેશન લેવું પડશે, ત્યાં તમારે લેવું પડશે। ના, બિલિંગ વિલ નોટ ડિસાઇડ, વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ટેક્સેબલ સપ્લાય ફ્રોમ વેર ઇટ ઇઝ મેડ. That's why I said he is importing, clearing the goods at Chennai,
and from where he is selling the goods in Chennai. So place of supply na goods and place of supply for services na rules se bata. Now, so registration again, your registration will not depend upon merely because where your customers are situated, whether where you are making the supply from, which राज्य से आप कौन से राज्य से कर रहे हो. But registration requirement को seriously लेना है, राइट? क्योंकि आज जो है कि रजिस्ट्रेशन में डिले, नॉन रजिस्ट्रेशन, ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, नॉन रजिस्ट्रेशन मुझे क्रेडिट डिनाई हो सकती है. इट इज़ अ टेक्निकल लैप्स, इट इज़ अ प्रोसीजरल लैप्स. आज के जो कानून है, आज के जो सिद्धांत है कानून के, ये सब काफ़ी सारे जजमेंट्स है कि मेयर रजिस्ट्रेशन नॉट होल्डिंग इज नॉट अ ग्राउंड टू डिनाई द सब्सटेंशियल बेनिफिट. ये सारे सिद्धांत अकॉर्डिंग टू मी विल नॉट बी रिलेवेंट अंडर GST. Because everything depends upon your right to claim the credit starts with the registration. And that's why in my article I have written, I repeatedly say that those who are registered under GST, they are like blue-eyed babies of the government. वो उनके प्यारे संतान है गवर्नमेंट के. And those who are unregistered, they are like orphan child. वो अनाथ है. तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट को काफ़ी सीरियसली लेना है. कमिंग टू इनपुट टैक्स क्रेडिट, पूरा हार्ड जो लाइफलाइन है जीएसटी की, उसकी जो बेसिक कल्पना है, जहां से शुरुआत की थी हमने, कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन टैक्स, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ, उसके मैकेनिज्म के साथ संलग्न है. इनपुट टैक्स क्रेडिट में टुडे वी हैव अ सैंडविच क्रेडिट रूल्स 2004, जहाँ से इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स की क्रेडिट मिलती है. वो सैंडविच क्रेडिट रूल्स के 2004 के जो प्रोविजंस है, उसके साथ में जो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जो कानूनन जो विवाद में खड़े हुए, वो सारे रिलेवेंट काफ़ी तक रहेंगे, क्योंकि दे आर एक्चुअली द प्लेटफॉर्म फॉर द GST ITC मैकेनिज्म. जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, जो फर्स्ट एड डीलर, सेकंड डीलर का जिन्होंने लिया हुआ है रजिस्ट्रेशन, शायद उनको ये सैंडविच क्रेडिट रूल्स के बारे में पता है, बट उसको समझना भी जरूरी है. बट आई एम नॉट गोइंग इनटू CCR 2004 राइट नाउ. The overall expanse of the input tax credit is much more wider under GST than it is prevalent today, because the language which is used is very broad. That is a very, very welcome change, because it says any goods or services, like capital goods, any goods, inputs, any goods, services, any services which are used or intended to be used for making the taxable supply. आज हमारी लैंग्वेज CCR में क्या है? इनपुट यूज्ड इन और इन रिलेशन टू द मैन्युफैक्चर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट और फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विस, आउटपुट सर्विस. यहाँ पे यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड. सो अगर कोई नया प्रोजेक्ट भी अगर कोई ग्रुप, कोई कंपनी अगर कर रही है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट डाल रही है, और ड्यूरिंग द सेटिंग अप ऑफ दैट प्रोजेक्ट अगर जो भी गुड्स या सर्विसेज की सेवा ले रही है, जिसके पर वो GST अगर भर रही है, तो वो सारे GST सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, certain restrictions are there, no doubt, exclusions are there, they can claim the credit even of those GST paid during the project period, which are ultimately going to be used by him when the commercial production starts. So they can avail that credit because intended to be used. So that is the broader aspect of the entire GST. उनके जो ITC के बारे में. कैपिटल गुड्स आज ट्रेडिंग कम्युनिटी को ज़्यादा कैपिटल गुड्स से मतलब नहीं है एक्साइज में वगैरह में. इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर. कैपिटल गुड्स की जो डेफिनेशन रूल 2A सैंडविच क्रेडिट रूल्स में जो है 1994 से, जब कैपिटल गुड्स को पहली बार मॉडरेट में लाया गया, तब से कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन है वो चैप्टर से, हेडिंग से, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ के चैप्टर हेडिंग से संलग्न है. So goods falling under this chapter, goods falling under this heading, goods falling under described as such are only capital goods. What is capital goods or what is capital asset under income tax is not considered as a, may not be considered as a capital goods under sandwich credit, unless it is specified. अगर definition में उसका वर्णन है तो capital goods, भले आप income tax के लिए वो capital goods है. तो this is the current position. Now capital goods की definition GST में काफी pragmatic है, dynamic है. It says capital goods means any goods the value of which is capitalized in the books of accounts. आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी प्रोडक्ट की जो गुड्स की वैल्यू को कैपिटलाइज करते हो, that will be treated as a capital goods. So there is a complete synergy between the capital goods concept under income tax and capital goods concept under GST. This is a welcome change. The second aspect is
टुडे कैपिटल गुड्स पे जो क्रेडिट मिल रही है वो 50% इन द फर्स्ट ईयर ऑफ परचेस, बैलेंस 50% इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स. अंडर GST 100% credit will be available in the year of purchase, and this credit will be available across all the spectrum of the trade and industry, whether manufacturers, traders, service providers. तो एज ए ट्रेडर्स अगर आप कंप्यूटर खरीद कर रहे हो और वो कंप्यूटर आपके बिजनेस पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो, ऑब्वियसली इट इज ए कैपिटल एसेट, आप उसको कैपिटलाइज करोगे तो वो कंप्यूटर पे जो भी GST आप भरोगे उसके पर आपको क्रेडिट मिलेगी. आप अपने बिजनेस, आपके ऑफिस के लिए अगर मान लो कोई फर्नीचर भी खरीद कर रहे हो जो आप कैपिटलाइज कर रहे हो, तो वो फर्नीचर पे भी जो GST आप भरोगे उसकी भी आपको क्रेडिट मिलेगी. एज अ ट्रेड, सॉरी आई एम कमिंग टू कार, यस आई एम कमिंग टू कार, क्योंकि उसमें पंक्चर है तो मैंने सोचा बाद में बात करूं, पहले के आगे के रास्ता में थोड़ा, मैं आगे की जर्नी पहले थोड़ी खत्म कर दूं. तो सेकंडली वहां पे जो कोई भी इस तरह से ट्रेडर को ये, this is the first time trading community will be getting the benefit of GST on services, GST on capital goods वगैरह, which can be utilized for the payment of GST on their output activity, which is a taxable supply as a trader. Goods input service की definition में मैं नहीं जा रहा हूँ, that is not very important. There are certain exclusions from where the GST will not, credit will not be available. उसमें मेजर है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज मोटर कार एंड कन्वेंसेस, उसके पर क्रेडिट नहीं मिलेगी इवन दो इट इज यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पस, दैट इज व्हाट दे इंटेंड. उसमें से 4 एक्सेप्शन है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए अगर मोटर कार यूज हो या कन्वेंस यूज किया हो तो उसके पर क्रेडिट ले सकते हैं. अगर सेम एक्टिविटी में अगर है, यानी कि ऑटोमोबाइल कंपनी के डीलर अगर मोटर कार खरीद रहे हैं कंपनी से और मोटर कार बेच रहे हैं, ऑब्वियसली दे आर गिवन द बेनिफिट ऑफ क्रेडिट. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए हो, कोई भी रेंट कैब कार वगैरह, उनको क्रेडिट मिलेगी. और फ्लाइंग या एविएशन फ्लाइंग, मोटर ड्राइविंग स्कूल वगैरह के लिए जो लोग कार खरीदेंगे उनको क्रेडिट मिलेगी. नाउ व्हाट इज नॉट एक्सक्लूजन क्या है? मोटर कार और कन्वेंसेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स क्रेडिट अवेलेबल है. अगर मैं मेरे बड़े वेयरहाउस में या फैक्ट्री में अगर कोई भी कन्वेंस, फोर्कलिफ्ट है, उसको अगर मैं यूज करूं फॉर शिफ्टिंग ऑफ द मटेरियल विद इन द फैक्ट्री फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कैन आई नॉट गेट द क्रेडिट ऑन दैट? इन माय ओपिनियन इट इज अवेलेबल. दे डोंट से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय GTA, जनरल ट्रांसपोर्ट एजेंसी, दे से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज किया तो क्रेडिट मिलेगी. मोटर कार अगर मेरा खुद का टेम्पो है और वो टेम्पो में, उसी में मैं मेरे टेम्पो में माल अगर सप्लाई कर रहा हूँ, मान लो आई एम यूजिंग इट, एम आई नॉट एंटाइटल फॉर द क्रेडिट? I think I am of the opinion it should be entitled. These are all hotbed of litigation. We will see lot of fireworks on this in the coming days. उसके बारे में we'll have to otherwise wait for the clarification. दूसरी, outdoor catering, food and beverages, health services, cosmetic surgery, plastic surgery, इस प्रकार की जो सर्विसेज है उसके पर क्रेडिट नहीं मिलेगी unless they are being provided for the same services. We are not going into that. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रियल एस्टेट के लिए है. देर आर सम रिस्ट्रिक्शन, बट द बिगेस्ट बेनिफिट द रियल एस्टेट सेक्टर विल गेट इज दैट कि फॉर द फर्स्ट टाइम दे विल बी एंटाइटल फॉर द क्रेडिट ऑन द कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक स्टील, सीमेंट, पेंटिंग मटेरियल वगैरह, जो आज उनको अवेलेबल नहीं है, which they will get for the first time under GST subject to some condition. सिविल कंस्ट्रक्शन पे क्रेडिट नहीं मिलेगी, इसलिए अगर आप ऑफिस कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो उसका जो बिल्डिंग खड़ा होगा उसके पर क्रेडिट नहीं मिलेगी. प्लांट एंड मशीनरी अगर है तो उनके पर क्रेडिट मिलेगी, बट सिविल पार्ट ऑफ इट क्रेडिट विल नॉट बी अलाउड अंडर GST. दी क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए 4 कंडीशन है. 1, द पर्सन शुड हैव रिसीव्ड द गुड्स एंड सर्विसेज. 2, person should have received the tax invoice under which the goods or services are supplied, tax invoice or credit note, debit note, जो भी है. 3rd, the supply on which you have taken the credit, that supplier should have paid the tax to the government, then only you will get the credit. And 4th, you should have filed, the taxable person should have filed the return under section 39. तो ये चारों कंडीशन होगी तभी क्रेडिट मिलेगी. उसमें 3rd कंडीशन, अनलेस द सप्लायर पेज द टैक्स ड्यू ऑन हिज सप्लाईज ऑन विच यू हैव टेकन द क्रेडिट, यू विल नॉट गेट द क्रेडिट. और
यू नो द इम्प्लीकेशन। और जिस तरह से ये प्रोविज़न बनाया गया है उसका इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि मान लो कोई सप्लायर ने एक महीने में 10 सप्लायर को सप्लाई की है जिसमें 10 लाख क्रेडिट इन्वॉल्व है, उसमें से जो आपने शायद मान लो कि 1 लाख रुपए की क्रेडिट का माल उनसे खरीदा है, 1 लाख रुपए की क्रेडिट आपने ली है, बाकी 9 लाख की क्रेडिट अन्य सप्लायर कस्टमर को उन्होंने पास ऑन की है सप्लाई में। और अगर वो 9,90,099 पैसा भी भरे, 1 रुपया भी कम भरे, तो सबको 10 लाख की क्रेडिट नहीं मिलेगी। Even though you might have made the entire payment of that invoice, including tax, to that supplier, even if he does not make the payment as tax due declared by him in his return for the month, that supply will not qualify for the purpose of credit. आपको अपने बुक्स का भी ध्यान रखना है, आपको अपने सप्लायर के बुक्स का भी ध्यान रखना है। और खाली बुक्स का ही ध्यान नहीं रखना है, आपको उनकी सेहत का, उनकी हेल्थ का, अगर आपके सप्लायर को आपका चेहरा पसंद नहीं है तो उनको सिर्फ 1 रुपया ही कम भरना है। I know this is going to create absolutely problem, पर उनका कारण भी है। इसके साथ में ही मैं बता देता हूं, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। द ग्रेट GST matrimonial.com, जिसके पर इनवॉइस के मैचिंग की प्रक्रिया होगी, आप उनको GST marriagebureau.com कह सकते हो, matrimonial.com कह सकते हो, जिसमें इनवॉइस की मैचिंग की प्रक्रिया होगी। वो इनवॉइस अगर मैच हो जाते हैं, जैसे हम ग्रह मिलाते हैं ना मैरिज के पहले, तो આટલા દોકડા મળે છે, તો અહીંયા આટલા દોકડા મળે પણ નહીં ચાલે, 32 દોકડા, 31 દોકડા, અહીંયા 100% દોકડા મળવા જોઈએ, અને એ જો મળશે તો એ લગ્ન કાયમ રહેશે, નહીતર ડાયવોર્સ તમારે ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટથી લેવા પડશે। કોઈ પણ ક્રેડિટ આપ લ્યો છો, વોટ એવર ક્રેડિટ યુ આર ગોઈંગ ટુ ટેક વિલ બી પ્રોવિઝનલ ફોર 1 month and 45 days approximately, and you have to go on that presumption that there is a hanging sword on me till that time, and then only it will be finalized. We know आज जो महाराष्ट्र में जो J1 J2 है, ये सारी प्रक्रिया J1 J2 का राष्ट्रीय स्वरूप है। GST network is stated to be capable of handling 3.5 billion invoices per month. 3.5 અબજ invoices એ લોકો handle કરી શકશે per month. As against that, what is the capacity of the taxpayer जो साल का साइज 350 इनवॉइस बना रहा है, whether he is equipped with this type of infrastructure or not, so far nobody has thought of this totally, because friends, GST, everything is online and everything is real time. We know about real time gross settlement, RTGS. हमारी जिंदगी सिर्फ RTGS के आसपास घूमती है, सुबह से शाम तक सिर्फ RTGS की बात होती है। GST is RTIS as I call it. It is a real time invoice settlement. और उसका हमें मालूम है, वर्ल्ड में कोई भी 165 कंट्री का जो मैंने जिक्र किया था, वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में इनवॉइस मैचिंग की ये प्रोविजन नहीं है। सिर्फ 3 देश ने कहा, राष्ट्र ने ट्राई किया था, 1970s में साउथ कोरिया और थोड़े साल पहले चाइना और ब्राज़ील ने, दे ड्रॉप द आइडिया। हियर वी आर इनोवेटिव इंडियन ब्यूरोक्रेटिक माइंड, और स्टेट गवर्नमेंट की ये कंडीशन दी, वी विल नॉट कम ऑन बोर्ड ऑन GST अनलेस दिस कंडीशंस आर मेड कंपल्सरी, इनवॉइस मैचिंग एंड सप्लायर पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट। यू नो दैट, बिकॉज GST का जो हार्द है, GST का जो लाइफ ब्लड है, वो इनवॉइस है। इनवॉइस में जो टैक्स एक्सप्रेस होता है, वो टैक्स की क्रेडिट लेते हैं हम, उसी टैक्स को हम पास ऑन करते हैं जो हमारे इनवॉइस में हम दिखाते हैं। So that is the basically the most critical document under GST, tax invoice. Or we know that in this country, invoice is the largest selling commodity, probably. Everybody knows that. तो पिछले 7-8 साल में काफ़ी सारी बातें हम जानते हैं, हम उसके बारे में विक्टिम भी रह चुके होंगे या किसी विक्टिम भी हमने बनाया होगा, but whatever, it's a, but point is not that. The point is the very capability of the large body of
the people, 92% retailers आज टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड नहीं है ये सारी बात के लिए टोटली. And have we done anything to make them equipped with this grassroots level change? Friends, let me tell you here, GST is not only a tax reform. It is a out and out business reform. It is a fundamental business reform which will affect every aspect of your business, whether you realize it or not, or whether you accept it or not. Your cash flow, सबसे पहले, I always say the one person who will have the sleepless nights under GST is the chief financial officer of the company. The working capital requirement of every single person is expected to shoot up under GST. Cash flow, marketing policy, procurement policy, warehousing policy, everything will undergo complete your back-end IT operation, your front-end IT operations, your distributive policy, what you call, whatever may be, not a single area of your business organization, depending upon your size and profile, will remain unaffected because of the GST, and the life will not be the same again for anybody in this country after GST comes in the world of trade and business and commerce. It's a business reform, and as a concept there cannot be any problem about this concept. I have not come across a better concept than this, considering the current indirect tax regime of our country. Either I don't know it or I have actually not found it conducive. As a professional, as a person of law, we are basically killing, we are basically messing up this with concept altogether. अभी टीवी में जो पॉपुलर प्रोग्राम है जो झलक दिखला जा, मैं सिर्फ झलक ही दिखला रहा हूँ आपको अभी. तो इनवॉइस मैचिंग, यस, there are issues and issues. There are world over, there are going to be problems whenever the tax liability comes. But is this the answer? We'll talk about this after some time. Let me proceed. The other requirement about going forward on input tax credit, utilization of input tax credit. There are three components on which input tax credit will be generated: central GST, state GST, integrated GST. और उसकी यूटिलाइजेशन किस तरह से होगी? सेंट्रल जीएसटी फॉर द पेमेंट ऑफ सेंट्रल जीएसटी फर्स्ट एंड देन ओनली फॉर इंटीग्रेटेड जीएसटी. यू कैन नॉट यूटिलाइज सीजीएसटी फॉर स्टेट जीएसटी. स्टेट जीएसटी फॉर स्टेट जीएसटी फर्स्ट and then for integrated GST you cannot utilize state GST for IGST. IGST for IGST, then central GST and then state GST. और इसी ऑर्डर में आपको टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज करना है. देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस. आई विल रिपीट: CGST for CGST and then IGST, state GST for state GST and then IGST, IGST for IGST first, then CGST and then SGST. इसी ऑर्डर को मेंटेन करके आपको करना है, स्टेट क्रेडिट को यूटिलाइज करना है. Coming back to another important aspect of this law, that is reverse charge mechanism. There are two reverse charge mechanisms provided under the law. Reverse charge mechanism is that mechanism under which the liability to pay tax is shifted from the supplier to the recipient or another person. Under GST, only recipient. Ordinarily, supplier is engaged into the taxable supply, so he is required to pay the tax. But under this mechanism, under certain specified circumstances, for certain notified goods or services, the liability can be shifted to the recipient also. Today we are all aware about GTA में the liability is discharged by the person who pays the freight. स्पॉन्सरशिप में ऑर्गेनाइजिंग जो इवेंट कर रहे हैं वो एंटिटी पे नहीं करती है, जो स्पॉन्सर है वो पे कर रहा है. डायरेक्टर कंपनी में डायरेक्टर के लिए जो सर्विसेज है जिसके ऊपर अगर सर्विस टैक्स लग रहा है तो वो कंपनी पे कर रही है. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, मैन पावर सप्लाई सर्विस, रेंट अ कैब सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस, इसमें भी रिसिपिएंट और दी सप्लायर के बीच में सर्विस टैक्स की लायबिलिटी या तो डिवाइडेड है या तो कंपनी खुद भर रही है. एडवोकेट्स की सर्विस में, लीगल सर्विसेज में क्लाइंट सर्विस टैक्स भर रहा है, एडवोकेट इज नॉट चार्जिंग द सर्विस टैक्स. तो ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है. अगर आप इंपोर्ट करते हो सर्विसेज तो इंपोर्ट पे भी आपको जो सर्विस टैक्स है वो रिवर्स चार्ज में आप भरते हो, और इसके लिए उसकी जो क्रेडिट अगर लॉ के हिसाब से सैंडविच क्रेडिट मिल रही है तो वो आपको मिल सकती है. इसी प्रिंसिपल को, पॉलिसी को जीएसटीबी में उन्होंने
कंटिन्यू किया है, और सम सर्टेन सर्विसेज आर ऑलरेडी स्पेसिफाइड ऑन अ 3rd June मीटिंग विच विल बी लायबल टू रिवर्स चार्ज। उसमें एडवोकेट्स भी है, GTA भी है, वही सब रफ्तार चालू है, दैट इज एज पर द रिवर्स चार्ज। और रिवर्स चार्ज में जो सर्विस टैक्स पे करना है उसको कैश में ही पे करना है, इट कैन नॉट बी पेड थ्रू द वॉट एवर इनपुट टैक्स क्रेडिट विच यू हैव जनरेटेड। पहले कैश में भरना है और बाद में उसकी क्रेडिट एज पर लॉ लेना है, बट फर्स्ट यू हैव टू पे इट इन कैश। अदर रिवर्स चार्ज जो मैकेनिज्म है, एक मिनट, अदर रिवर्स चार्ज जो मैकेनिज्म है दैट इज द सप्लाईज ऑब्टेन्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड पर्सन। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर अन्य अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से कोई भी गुड्स या सेवा जो टैक्सेबल है, अदरवाइज वो टैक्सेबल सप्लाई अगर परचेस करते हैं तो उसके पर रजिस्टर्ड पर्सन द रिसिपिएंट बायर उनको पहले रिवर्स चार्ज में उसके पर GST भरना होगा। थोड़े एग्जांपल्स, आप अगर कोई भी व्यक्ति जो 20 लाख का लीगली एग्जम्पशन ले रहा है इसलिए वो अनरजिस्टर्ड है, वो 20 लाख के नीचे है, उससे अगर आप कोई भी माल खरीदो या सेवा खरीदो, कोई छोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कोई भी, या कोई माल खरीदो, वो 20 लाख के एग्जम्पशन में है इसलिए वो रजिस्टर्ड नहीं है, अगर उनसे आप सप्लाई ले रहे हो उसके पर आपको GST केस में पहले आपको भरना होगा। If I come to you suppose for a consultation या for any purpose, you order some snacks for me from the next छोटी होटल या स्टॉल से, आप डोसा मेरे लिए मंगाओगे, वेजिटेबल सैंडविच मंगाओगे, कॉफी मंगाया आपने, बेवरेजेस कोक वगैरह कुछ भी मंगाया आपने, राइट, उसने आपको बिल भी दिया, ही इज अनरजिस्टर्ड, छोटी दुकान है, छोटा स्टॉल है या छोटी होटल है, ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है, तो यू आर इंटरेस्टेड कि शैलेश भाई को नाश्ता तो भले कराया लेकिन खर्चा तो बाद लेना ही है, इसलिए आप उसको बुक में क्लेम करोगे, तो फॉर दैट ऑन दैट डोसा सैंडविच कॉफी यू विल हैव टू पे GST फर्स्ट। और इसलिए मैंने कहा था कि ये टैक्सेबल सप्लाई है, जो अनरजिस्टर्ड से अगर आप ले रहे हो तो आपको GST रिवर्स चार्ज में लेना है, इसलिए 20 लाख का एग्जम्पशन उन्होंने रजिस्ट्रेशन फ्रॉम टैक्स के बारे में बात नहीं की है, बिकॉज द वेरी पर्पस इज दैट कि प्रैक्टिकली 20 लाख एग्जम्पशन इज नॉट मेड अवेलेबल टू एनीबडी। ही मे रिमेन अनरजिस्टर्ड बट सरकार को अपना टैक्स चाहिए और कंट्रोल चाहिए इनडायरेक्टली। सो एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर which will be booked by you under profit and loss account, practically you will have to go through the microscope कि इसमें unregistered कहाँ से मैं ले रहा हूँ। आप अपने ऑफिस बॉय को भेजते हो, जरा सामने जाके ये इतनी सारी स्टेशनरी वो छोटे स्टॉल से लेके आ, वो बिल भी दे रहा है बट वो अनरजिस्टर्ड है, वो स्टेशनरी पे भी आपको GST पहले भरना है, उसका HSN कोड आपको नक्की करना है, आपको डिसाइड करना है, ही इज नॉट बोथर्ड अबाउट दैट। और ये जो है उनको टैक्स चाहिए, गुजराती में आपने कहिए छे वर मरो कन्या मरो गोरनु तरपाणु परो, एंड दिस विल हैव अ कंप्लीट डिबिलिटेटिंग इम्पैक्ट ऑन द MSME सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। दिस coupled with there are certain more requirements, because there is going to be a complete vendor sanitization process here। बड़े यूनिट जो है, बड़े बिजनेसमैन है, बड़े जो टैक्स पेयर है, वो सोचेंगे कि मैं किससे मेरी सप्लाई खरीदूं। जो सप्लायर पे मुझे भरोसा है कि ही विल बी कंप्लाइंट विद द लॉ, कि भाई हर महीने वो GST पे करेगा ही, माई फर्स्ट प्रायोरिटी विल लाई विथ हिम। ABC एनालिसिस हम जिसको कहते हैं, that will become necessary। The people may discourage buying anything from unregistered persons, भले कुछ भी हो, because every now and then, because this will be payable in cash, the bigger units, larger units may not even like this, why should they bother about the unregistered persons। Third, अगर वो supplier, अगर मान लो कि there is any problem about the very profile of that supplier, जिसमें alert जरूरी है,
तो वहाँ पे भी वो क्राइटेरिया हो जाएगा इससे धंधा करना है कि नहीं. इन द अदर रिक्वायरमेंट इज कि व्हेन यू टेक द क्रेडिट ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, आपको अपने वेंडर को 180 डेज में कंपलसरी पेमेंट करना है. वेंडर विल, भले आपका वेंडर के साथ में भले 1 साल की क्रेडिट वो देने के लिए रेडी है, सरकार 6 महीने से ऊपर ज्यादा राह देखने के लिए रेडी नहीं है. आपको कंपलसरी अपने वेंडर को 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस आपको पेमेंट करना है अगर उसकी सप्लाई पे आपने क्रेडिट ली है. दैट इज कंपलसरी. और अगर वो क्रेडिट लेने के बाद अगर डेट ऑफ इनवॉइस से 180 दिन में अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो 181st डे को आपको क्रेडिट अपने इंटरेस्ट के साथ रिवर्स करना है. और जब आप उनको पेमेंट करेंगे तब आपको क्रेडिट वापस मिलेगी. इंटरेस्ट इज अ कॉस्ट टू यू. Sorry, no, this is they have decided. This is legislator wisdom. One question. Yeah. You mentioned about the reverse charge. We are an agency out. We sell for overseas companies. Our customers in India. Right now, we are paying a service tax. Under reverse charge. Under reverse charge. With GST coming in, do I get a credit for? Yes, yes. Whenever you are actually importing now any services, suppose from outside India, you will pay IGST. No. I am an agency house. Okay. You are my supplier. Technically now you are my supplier. Outside India. So you are importing goods from me. Yeah. I'm importing from you, selling to export that. Yeah. No, that is right. Okay. I get an agency commission from you. Since currently we are paying a reverse charge under service tax. Okay, you are talking about commission. Yes. No, today the condition is this. After 1st October 2014, Yes. After that amendment of the intermediate related services, now there is exactly. Now there is a reverse charge. Because a person providing the services to the principal situated outside India and earning the commission under foreign exchange is right now paying the service tax because the place of business, place of service is treated as a India. So exporters को जो foreign principal को जो यहाँ से कमीशन की सेवा एक्सपोर्ट में दे रहे हैं, right, they are now paying the tax. But अगर आप किसी वहाँ से किसी के एजेंट की अपने माल को बेचने के लेके फॉरेन में अगर किसी एजेंट की वहाँ पे सेवा लेते हो जिसको आप यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट कर रहे हो, राइट, तो देयर यू आर नॉट पेइंग द सर्विस टैक्स आफ्टर 1st October 2014 क्योंकि पूरे लॉ को उन्होंने चेंज कर दिया. दिस पोजीशन हैज बीन कंटिन्यूड अंडर जीएसटी. This position has been continued. Therefore, no, there is no question of credit because it is a service by you on which you are paying the service GST as an output service. It is not the question of credit. It is your liability. You are paying the GST on it, which you may not be able to charge to your foreign principal. It's a cost. जो आज भी है. Yeah, exactly. That is continuing in GST. Same policy. Right, so the thing is that technological incapability creating the infrastructure, 1, 2, liability of the supplier, अगर डिस्चार्ज नहीं हो रही है तो मुझे क्रेडिट रिसिपेंट को नहीं मिलेगी. 2, 3, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अनरजिस्टर्ड सप्लाई. 3rd, 180 डेज की वेंडर की रिक्वायरमेंट. ये सारी बातें अगर हम साथ में ले, इट मीन्स दैट के द मीडियम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो छोटे लोग हैं वो अपना कारोबार शायद छोटे लोग के बीच में ही करने की उनको जरूरत पड़े. दे मे बी फोर्स टू डू द बिजनेस अमॉन्ग देमसेल्व्स ओनली. दैट माइट बी सॉरी यस we can keep the question answer at the end. Let me complete this now. I'm almost about to finish in under a few minutes. So reverse charge mechanism में this is going to be, and this law was introduced about unregistered person, जिस हमको महाराष्ट्र में अभी हम उनको URD purchase कहते हैं, unregistered dealer purchase. This concept was introduced, provision was introduced backdoor manner in March 2017 only. It was not there in June draft bill. It was not there in November draft bill. It was introduced in a backdoor manner in the March only.
whatever may be the justification, the problem is this, what impact it will have. I'll again conclude it after a while. The other parts about the returns, by now you must have realized, not many returns are required to be filed. Per registration, you are required to file only 37 returns in a year. In a year, 37 returns, not many. By 10th, outward supply, 15th, inward supply, 20th, monthly return, and by 31st December next year, the final return. These are by 10th, outward supply, by 15th, inward supply, by 20th, final monthly return, and by 31st December of the next year, पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए एनुअल रिटर्न. दिस आर कंपल्सरी पर रजिस्ट्रेशन. सो अगर आपके 10 राज्य में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है, देन यू हैव टू मिनिमम फाइल 370 रिटर्न्स इन अ ईयर. Apart from that, if you are availing the facility of input service distributor, which is right now there under Rule 7 of Standard Credit Rules 2004, then another 12 returns for input service distributor, for which the deadline is 13th of the month, next month. अगर जो लोग कंपोजिशन में है उनके लिए क्वार्टरली रिटर्न है, which is by 18th of the month. Then TDS जो कर रहे हैं, there are some provisions कि अगर कोई भी नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू अगर 2.5 लाख के ऊपर है, जो अगर गवर्नमेंट या लोकल बॉडी को सप्लाई की है या अनदर प्राइवेट बॉडीज को भी सप्लाई की है, इफ गवर्नमेंट स्पेसिफाई, देन 1% TDS विल बी डिडक्टेड बाय द बायर. Then he will issue a certificate or declaration after depositing that, of which then later on the credit will be available. So TDS है, TCS इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह, उनके लिए TCS का प्रोविजन है. देन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, वो हर एक के लिए रिटर्न्स अलग अलग हैं. सबके लिए there are specified returns which are required to be filed. Filing of the return is mandatory even if there is a nil supply during the month. Once you are registered, even nil return is compulsorily required to be filed. And persons who have not filed the returns for the earlier tax period, the system will not accept the returns for the current tax period. And once your returns are not filed, then practically you are out of the system. On all your tax paid supplies which you have made, none of your buyers will get the credit, nor you will get the credit. जनरली कोई भी एक मंथ में मान लो टैक्स लायबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, एक्साइज की या सर्विस टैक्स की या वेट की, एंड एनी लिक्विडिटी प्रॉब्लम अगर एराइज हो रहा है, तो देन वी सीक द प्रोफेशनल एडवाइस. एंड जनरली द एडवाइस इज गिवन, ठीक है रिटर्न फाइल मत करो, क्योंकि रिटर्न फाइल करेंगे तो रेवेन्यू ऑफिसर को पता चलेगा कि आपने टैक्स पे नहीं किया है, ड्यूटी पे नहीं की है. दिस इज द वर्स्ट एडवाइस वन कैन गिव टू एनीबडी प्रोफेशनली, बट वी फॉलो दैट. एंड देन जब पैसा जमा हो जाता है तब हम कहते हैं कि चलो पेनल्टी के साथ रिटर्न फाइल कर देंगे. दिस विल नॉट बी पॉसिबल अंडर GST, बिकॉज योर रिटर्न्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड इफ द रिटर्न फॉर द अर्लियर टैक्स पीरियड इट इज नॉट फाइल्ड. And return will decide actually your character, your status and your rights and your obligations. Registration along with the return. Coming to value of the taxable supply, only two things. I am not going into detail. Section 15 में requirement है. Only 2 points under value of the taxable supply. What will not be part of the taxable supply value? All the taxes paid under GST. Any other tax paid will form part of the taxable value, जिसके ऊपर आपको GST भरना होगा. कोई भी हो, फिर चाहे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हो या प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शन में स्टैम्प ड्यूटी हो या जो भी हो, इट विल बी रिक्वायर्ड टू बी पेड. स्टॉक मार्केट में डीमेट चार्जेस हो या टर्नओवर टैक्स हो या सेबी रिलेटेड चार्जेस हो, दिस विल ऑल फॉर्म पार्ट और दिस कैन ऑल फॉर्म पार्ट ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू. 1. सेकंड इज, अगर रिफंडेबल डिपॉजिट आप ले रहे हो कस्टमर से, देन इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द GST टैक्सेबल वैल्यू. बट अगर आप एडवांसेस ले रहे हो जो फाइनल प्राइस के सामने आप एडजस्ट करने वाले हो, देन GST विल बी पेएबल ऑन एडवांस. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम बीइंग इंट्रोड्यूस फॉर द गुड्स सेक्टर. सर्विसेज में ऑलरेडी है. सर्विसेज में अगर एडवांसेस पहले आते हैं, देन पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के हिसाब से सर्विसेज में आज भी सर्विस टैक्सेस पेएबल इन एडवांस, because date of receipt of money, date of invoice, date of completion of service, whichever is earlier. This concept has now been extended to goods. So अगर आप एडवांसेस ले रहे हो, टेलर मेड आर्टिकल है, मोबिलाइजेशन एडवांस है, JCB हायर इक्विपमेंट है, जो भी है, कुछ भी हो,
if the advances are taken and if you intend to adjust them against the final price of the supply, then advances पे GST पहले भरना है, और उसके बाद अगर ये आपको क्रेडिट भी वो पास ऑन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको माल तो मिला ही नहीं है. Customer will not get the credit because he has not received the material, and the tax is paid by the supplier on advances. The only way out, this can have a काफ़ी सीरियस इम्पैक्ट इन द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि वो एडवांसेस पे टैक्स भरते समय अगर सप्लायर को मालूम नहीं है कि मैं उसको महाराष्ट्र में सप्लाई करने वाला हूँ कोई सप्लाई, या उसकी कोई IGST सप्लाई करने वाला हूँ. अगर मालूम है तो उनको CGST, SGST या IGST डायरेक्ट भरना है. इफ ही नोज अगेंस्ट विच सप्लाई दिस एडवांस इज गोइंग टू बी एडजस्टेड. इफ ही डज नॉट नो, then it will be presumed and he will have to pay IGST on it as per the valuation rules. He has to assume कि this is a interstate supply, तो वो करने वाले हैं. IGST भरने के बाद अगर वो महाराष्ट्र की सप्लाई करके उसके सामने वो पैसा अगर एडजस्ट करे, then he will have to take the refund of IGST. First he will have to pay CGST, SGST. और एडवांसेस के लिए टैक्स इनवॉइस बनाना है. एडवांसेस पे टैक्स भरने के बाद पेमेंट वाउचर बनाना है. उसके बाद अगर सप्लाई कोई भी कारण से न हो पाई तो रिफंड वाउचर बनाना है. उसके रिकॉर्ड्स अलग रखने हैं. रिवर्स चार्ज में जो आप टैक्स भरोगे, अनरजिस्टर्ड रिवर्स चार्ज और अनरजिस्टर्ड सप्लाई पे और नॉर्मल रिवर्स चार्ज, सारे रिकॉर्ड अलग रखने हैं. टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, बिल ऑफ सप्लाई. जो एग्जम्प्टेड यूनिट है, जो कंपोजिशन लेवी में है, उनको बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करना है, उनको टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं करना है. बट बिल ऑफ सप्लाई में प्रैक्टिकली सारी विगत है वो सब टैक्स इनवॉइस की ही है, खाली उसको बिल ऑफ सप्लाई नाम दिया गया है. सारे रिकॉर्ड्स अलग रखने हैं. मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के रिकॉर्ड्स अलग रखने हैं. ट्रेडिंग के एक्टिविटी के रिकॉर्ड्स अलग रखने हैं. सर्विसेज के रिकॉर्ड अलग रखने हैं. क्रेडिट भले कॉमन पूल में से जमा होगी, क्रेडिट भले कॉमन पूल में से यूटिलाइज होगी, बट रिकॉर्ड सारे अलग रखने हैं. प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको डिक्लेयर करना है. अगर जहां पे और कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हो विद इन द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट, उसको भी डिक्लेयर करना है. जहां पे माल स्टोर हो रहा है उसको कंपल्सरीली डिक्लेयर करना है, क्योंकि और एंड रूट भी अगर कहीं जगह पे माल अगर स्टोर हो रहा है, वेदर एंड रूट एक्सपोर्ट और एंड रूट डोमेस्टिक सेल, तो उसको भी डिक्लेयर करना है. ट्रांसपोर्टर को भी जो हर एक के बिहाफ पे माल अपना स्टोर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर को भी अपना प्रीमाइसिस डिक्लेयर करना है. और कोई ऐसी जगह जहां पे माल मिले जो आपने अपने रजिस्ट्रेशन में डिक्लेयर नहीं किया है, तो देन रेवेन्यू ऑफिसर कैन टेक द व्यू कि दिस हैव बीन सप्लाइड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एंड ही कैन डिमांड द टैक्स ऑन दैट मटेरियल. एंटायर GST रजिस्ट्रेशन इज पैन बेस्ड. जिनके पास पैन नंबर नहीं होगा उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इट इज पैन बेस्ड. देयर इज नो ब्रीदिंग टाइम प्रोवाइडेड फॉर एनी सच पर्सन हु माइट हैव अप्लाइड फॉर द पैन और ही मे अप्लाई फॉर द पैन. नो सच ब्रीदर पीरियड इज गिवन. पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन, इफ नो रजिस्ट्रेशन, नो क्रेडिट, नथिंग, you will be like any other unregistered person. That is the law. और ये सारे रिकॉर्ड्स और रिटर्न्स के बाद ऑडिट 2 करोड़ की लिमिट आ गई है. 2 करोड़ के ऊपर GST ऑडिट विल बी कंडक्टेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कॉस्ट अकाउंटेंट्स. And now they have used the word GST practitioners also, Pradeep bhai. So I think those who are in the practice above 5 years, they will also be cell tax practitioner ITP. I think अभी जो 2 दिन पहले जो रूल आए, they will have to, all will have to, those people will have to give the exams and वो सब चल रहा है. So provisions have been made. I'm not going into details so far. और ऑडिट आज एक्साइज और सर्विस टैक्स ऑडिट डिपार्टमेंट करती है. EA 2000 ऑडिट. वेट ऑडिट आपका होता है 704 में महाराष्ट्र में. But excise service tax audit is done only by the departmental authority. Under GST, the audit will be compulsory for the person having more than 2 crore turnover. Or this audit is not a simple audit or financial audit. This is going to be highly a interpretational legal audit, basically, because every transaction may have to scan through. Credit हो तो credit बराबर ली है, 180 डेज में पेमेंट किया है नहीं किया है, वेदर CGST SGST इसमें चार्ज करेक्टली और वेदर इट इज IGST डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ सप्लाई. काफ़ी सारी चीज़ें हैं विच विल कम इनटू प्ले बिकॉज दिस इज ऑल इंटरप्रिटेशन इश्यूज जो आज एक्साइज और सर्विस टैक्स अपने ऑडिट के दरमियान देखते हैं. सिर्फ फाइनेंस नहीं देखते हैं वो. और एनुअल रिटर्न के साथ जो लोगों ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उनको ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स की डिटेल्स और एनुअल रिटर्न की डिटेल्स को रिकंसाइल करके एक रिकंसिलिएशन डिक्लेरेशन भी देना है.
that is also compulsory. A reconciliation statement between the details declared under audited annual accounts and the annual return, that also are required to be given. Coming to the value part, going further, any discount, if this discount is given, if it is coming from the agreement, if it is given and it is declared in the invoice, then it is allowed. You have to declare it clearly under invoice. And it should come from the agreement, okay, yes, you are entitled for this much discount, case discount, trade discount, whatever you may call it. If it is a post supply, supply होने के बाद अगर आप बाद में उनको discount देते हो, then there are 3 conditions. Such post supply discount like turnover discount, quantity discount, कि इतनी अगर quantity आप लीव कर रहे हो साल के अंदर तो आपको साल के लास्ट में आपको इतनी discount मिलेगी. This is a post supply discount. So that post supply discount should also come out from the agreement. Both the parties should be aware that they are entitled for this post supply discount. 1. Second, it should be clearly identifiable with the particular supply. आप जो सप्लाई पे उनके डिस्काउंट गिनती कर रहे हो वो सप्लाई आपको आइडेंटिफाई करनी है कि इनके ये सप्लाईज के रिलेटेड हमने ये डिस्काउंट दिया हुआ है. एंड थर्ड, द रिसिपिएंट शुड हैव रिवर्स द क्रेडिट, बिकॉज इनिशियली आपने डिस्काउंट दिया नहीं दिया है, उसने फुल क्रेडिट साइड ले ली होगी. अगर आप उनको डिस्काउंट देते हो तो ही हैज टू रिवर्स द क्रेडिट टू दैट एक्सटेंट. Subject to these 3 conditions, only post supply discount is allowed to anybody. The last 2 points is about non-profiteering clause. I would not worry about non-profiteering clause at all. This is a mechanism which is prevalent in so many countries. It is a highly probably subjective mechanism. Authority वो करेंगे, उसके rules regulation अभी सब frame हो रहे हैं. Overnight to whom it will be applicable, sector को applicable होगा, industry को applicable होगा, इंडिविजुअल कोई टैक्स पेयर टैक्सेबल पर्सन को एप्लीकेबल होगा. ऑल आर इन द रियल्म ऑफ इमेजिनेशन एंड हाइपोथेसिस. वन नीड नॉट वरी अबाउट द एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज एट ऑल. I probably see it as a playing to the gallery. It is more a political message rather than the actual message to the trade and industry. क्योंकि everybody is afraid GST will result into the inflationary pressure. One of the reasons for GST to result into inflationary pressure is that, जो मैंने सबसे पहले बताया, the expansion of the tax base. One can practically expect every Tom, Dick and Harry to come under the GST network, who would pass on the tax or who would try to pass on the tax to the next person, next buyer. With the tweaking of the rates, costing affecting, cash flow being affected, there is likely to be lot of pressure which can result into the inflation. Under these circumstances, mere availability of the credit cannot be the criteria for me to reduce the price and pass on the benefit. It will differ from time to time, company to company, product to product, everything. There cannot be a rigid formula. So whatever, we will have to just wait what they are coming out with. And other part is about, if you are engaged into exempt supply and taxable supply, both, in that case you cannot take full credit on common input and common services which you are using. You have to do the proportionate. For instance, कि आज कोई भी ऐसी एक्टिविटी, मान लो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी भी आप कर रहे हो, विच इज ए नॉन टैक्सेबल और जीरो रेटेड एग्जम्प्टेड है, और आपकी नॉर्मल सप्लाई पे आप टैक्सेबल सप्लाई दे रहे हो. अब ये दोनों एक्टिविटी साथ में जब चल रही है आपकी कंपनी में, तो उस समय let us say कि your auditor who is raising the bill on the company paying GST on it, you are entitled for the credit of the GST charged by the auditor, और even advocate से अगर आप कोई सलाह ले रहे हो उसके पर आप रिवर्स चार्ज में टैक्स अगर भर रहे हो तो उसकी भी क्रेडिट आपको मिल रही है. But that advocate or management consultant or chartered accountant or repair maintenance, they are charging the bill, the company, and not the activity. So your company is engaged into 2 activity, exempted supply and taxable supply. In that case, you cannot take the full credit of the GST charged by the auditors. You have to do the proportionate reversal. और इसके लिए फॉर्मूला है रूल 7 में ITC फॉर्मूला, ITC क्रेडिट रूल्स. ये आज भी रूल 6 में सैंडवेट क्रेडिट रूल्स में है. अर्लियर इट वाज देयर अंडर रूल 57 CC अंडर मोडवेट रूल्स. दिस इज वर्ल्ड ओवर. Exempt supply, taxable supply, personal supply, non-business supply and business supply. Nothing wrong principally with this. Why? Because GST is
intended through credit mechanism avoid the cascading effect of tax on tax. That is one of the main aims. और जब फाइनल एक्टिविटी पे अगर टैक्स ही नहीं है तो आई कैन नॉट टेक द फुल क्रेडिट. बट अगर मैं कॉमन यूज कर रहा हूं, दोनों एक्टिविटी के लिए कुछ यूज कर रहा हूं मेरी परचेस, तो मुझे फुल क्रेडिट ना मिले, फुल क्रेडिट डिनाई भी ना होए, इसलिए प्रोपोर्शनेट. सो फार सो गुड. फॉर द फर्स्ट टाइम दिस प्रिंसिपल हैज बीन एक्सटेंडेड टू कैपिटल गुड्स ऑल्सो. टुडे अगर कैपिटल गुड्स अगर दोनों एक्टिविटी के लिए यूज होते हैं, एग्जम्प्टेड एंड टैक्सेबल और ड्यूटीएबल, तो कैपिटल गुड्स में आई नीड नॉट अंडरटेक द प्रोपोर्शनेट रिवर्सल अनलेस इट इज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर द एग्जम्प्टेड एक्टिविटी. कोई मशीन अगर मैं सिर्फ एग्जम्प्टेड गुड्स के लिए यूज कर रहा हूं या एग्जम्प्टेड सर्विस के लिए यूज कर रहा हूं कुछ भी, देन ओनली आई एम नॉट एंटाइटल्ड फॉर द क्रेडिट. अगर मैं दोनों के लिए यूज कर रहा हूं तो कैपिटल गुड्स में मुझे प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करना नहीं है. जीएसटी में कैपिटल गुड्स पे भी मुझे प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करना है. This is going to come as a big blow because this is for the first time. उसकी फॉर्मूला रूल 8 में अलग है. वो फॉर्मूला के बारे में मैं बात करना नहीं चाहता हूँ. रूल 6 की फॉर्मूला से वो और भी हॉरिबल फॉर्मूला है. So we can't talk about that. Einstein, the person credited with the highest IQ in the history of the mankind, has once said that income tax, the most difficult thing in the world to understand is income tax. Pradeep bhai, आइंस्टाइन को पता नहीं था रूल्स किसकी फॉर्मूला या जीएसटी की ये प्रोपोर्शनेट क्रेडिट की फॉर्मूला. उन्होंने शायद इनकम टैक्स को शायद स्पेयर किया होता, बिकॉज ही वुड हैव फाउंड हिज लॉ ऑफ रिलेटिविटी एंड लॉ इज प्रोबेबली सिंपली अंडरस्टूड रादर देन दिस फॉर्मूला. बट वन हैज टू बी वेरी केयरफुल ऑन एग्जम्प्टेड एक्टिविटी एंड टैक्सेबल एक्टिविटी अगर ये दोनों आपके पोर्टफोलियो में है. गोइंग फर्दर, सम एग्जाम्पल, सेल ऑफ लैंड इज डिक्लेयर्ड एज a non-taxable activity under Schedule 3 of CGST Act. So immobile property transaction is out. Sale of building non-taxable activity unless under construction unit जो सेल हो रहा है कॉमर्शियल रेसिडेंशियल, उसके पर आज भी है सर्विस टैक्स वेट. जीएसटी में उसके पर सिर्फ एज अ सर्विस जीएसटी लगेगा क्योंकि इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस. अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट कोई भी हो, कॉमर्शियल रेसिडेंट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस. सो नो मोर डबल टैक्स, गुड्स रिलेटेड एंड सर्विस रिलेटेड अंडर जीएसटी. हाउएवर वो सेल ऑफ लैंड, अगर आप कोई कंपनी या आपकी प्रोप्राइटरी कंसर्न हो या कुछ भी हो, आपकी नेटिव में लैंड है या सिटी में कहीं पे भी लैंड है आपके नाम पे जिसमें आप टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहे हो, वो लैंड अगर आप सेल कर रहे हो, व्हेन यू आर जमीन वो आप जब बेच रहे हो, विच विल गेट रिफ्लेक्टेड इनटू योर इनकम टैक्स रिटर्न. सेल ऑफ लैंड इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई. फॉर द पर्पस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ एग्जम्प्ट सप्लाई एंड देयरफॉर आपको वो सेल ऑफ लैंड की वैल्यू जिसको एग्जाम सप्लाई मानकर आपके बाकी टैक्सेबल सप्लाई और आपको ये प्रोपोर्शनेट फॉर्मूला वहां पे अप्लाई करनी होगी. इवन इफ यू आर सिंपली सेलिंग द लैंड इन द नेम ऑफ द एंटिटी ऑन विच यू आर पेइंग द टैक्स, अदरवाइज जीएसटी. सेल ऑफ बिल्डिंग सेम. Transactions in securities. Trading in security is a non-taxable supply under service tax. Transactions in securities. What is transactions in securities? If a company invests the money into any securities and get the dividend or anything out of that, is it or sale and purchase? अगर वो investment कर रहे हैं, is it not a transaction in securities? They have not used the word trading in securities. This can again have a extremely catastrophic effect अगर रेवेन्यू ऑफिसर उसको इस तरह से अगर मान लो इंटरप्रेट करते हैं कि आपकी कंपनी ने ये सारी अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, म्यूचुअल फंड में किया है या इसमें किया हुआ है, दिस आर ट्रांजैक्शन ऑन सिक्योरिटी, तो उसकी वैल्यू आप पकड़ के उसको एग्जाम सप्लाई गिना जाएगा और इसलिए आपको फुल क्रेडिट नहीं मिलेगी कॉमन सर्विसेज या कॉमन गुड्स पे, आप उसको रिवर्स करो. So these are all diabolical design. The coming to, so not a single avenue has been left to squeeze the credit out of the business totally. Or lastly, GST credit rating. Every taxable person will be given a credit rating. और वो क्रेडिट रेटिंग के पैरामीटर्स नक्की होंगे, अभी वो पब्लिश नहीं हुए हैं. इफ नेसेसरी, सब्जेक्ट टू सर्टेन पैरामीटर्स एंड कंडीशन, क्रेडिट रेटिंग ऑफ योर द टैक्सेबल पर्सन कैन बी पब्लिश्ड in the public. It can be put under public domain also. This credit rating practically will decide whether what is the rating of the person, how far he is compliant with the law. GST compliance rating, how far he is compliant with the law. This will enable other parties to decide whether I should do the business with him or not.
And this is the compliance rating के कारण obviously two type of people will come under the pressure. One, micro, small, medium enterprises, and two, the people in the organization who are looking after the indirect tax responsibility. जो staff है, जो employees है, क्योंकि compliance rating अगर poor है, it means we are not properly complying with the law, and the staff can be asked a question, they can be pulled up by the boss कि GST आने से पहले मैंने इतने 10 सेमिनार में तुमको भेजा था, इतने सारे सेमिनार तुम सुन के आए, हर जगह शैलेश भाई ने कुछ न कुछ कहा है, तुमने सुना भी सही, पर मैंने तो सोचा तुम GST में मास्टर हो गए. तो why our compliance rating is poor? And with the 10, 15, 20th और आउटवर्ड सप्लाई अगर आप 10 तारीख को अगर आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो 11 to 15 वो सप्लाई सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो टाइम इनवर्ड सप्लाई के लिए दिया गया है. So you have to be on your guard even in filing the return. और उस समय ये बात हो सकती है, it means that practically up to 20 second or at least from 10 to 20 second जो लोग इनडायरेक्ट टैक्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल है उनको बीमार नहीं होना है, उनको लीव पे नहीं जाना है, उनके घर में किसी को शादी नहीं होनी है, उनके फैमिली रिलेशंस में कोई भी रिलेशन में किसी को भी मृत्यु नहीं होनी है, उनको गांव में किसी को बीमार नहीं होना है, उनको जिंदगी भर लीव नहीं लेनी है ड्यूरिंग दिस पीरियड. दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ दिस लॉ. इट इज, as I said, I'll just now sum up. It is I'm coming to all the questions. I'm coming to. इसलिए मैंने सुबह कहा my flight into Delhi tomorrow is at 7 o'clock. I'm prepared to go to airport directly from here. Don't worry. And I have lot many things to say. अभी तो मैंने जो कहा I have not even scratched the surface. मैं माइक्रो लेवल पे तो गया ही नहीं हूँ सर. So the question here is, concept wise one cannot have any argument about this, but we are messing up because the whole law is based upon a fundamental assumption that businessman of this country is a tax evader. That is the fundamental presumption. और वो जो तीन philosophy, I'm not quoting, coming straight from the probably Delhi, क्या आशय है, क्या उद्देश्य है? The whole structure, whole design appears to have been designed by, influenced by three considerations. One, to bring the financial discipline in the country. Two, everybody should come under the credit net, and to come under the credit net, everybody has to come under the tax net, because unless you are under tax net, you cannot come under the credit net. Good intentions, laudable objectives, are we prepared for that? There is a famous proverb, the path to hell is laden with the good intentions. નરકનું ભોયતળિયું સારા ઇરાદાઓથી ઢંકાયેલું હોય છે. Are we ripe for that? I am recall the great Nani Palkhewala's words here when he said that it is in the national interest that the law should come hard on those people who are evading the tax. But it is also not in the national interest that the laws are framed keeping only tax evaders in mind and inflict unspeakable misery on the large body of the people who are otherwise honest taxpayers. It is the pathetic obsession of the framers of the laws in this country that they make the laws only with a view to rope in the few tax evaders, totally in disregard of the large body of the other honest taxpayers. And then he sums up by saying that a departmental store which is only preoccupied with the shoplifting, in preventing the shoplifting, is a sure candidate for the stagnation. जो डिपार्टमेंट का पूरा ध्यान, स्टोर का पूरा ध्यान उनके मालिक का कि मेरी दुकान में से कोई चीज की चोरी न होए, उसी पर अगर उनका ध्यान है तो वो कभी भी उसकी प्रगति, उसका विकास, उसका प्रोग्रेस नहीं हो सकता है. दिस इज एग्जैक्टली वी आर डूइंग टुडे, एंड वी हैव नॉट डन एनीथिंग टू रियली प्रिपेयर द क्लास एंड मासेस to do so. Okay, we are bringing this type of law
where everything will be online, everything will be like this, you have to be compliant, you have to do like this, online. How many people, how many small traders are actually able to really employ the technical staff or computers? आज जिनका 50 लाख का टर्नओवर है, 1 करोड़ का टर्नओवर है, how many business have 10% net profit? Net profit I am talking about. तो 50 लाख के टर्नओवर में कंपोजिशन लेवी में वो जा रहा है, he is to comply with all this requirement. कंपोजिशन लेवी में अगर वो ट्रेडर अगर 1% भर रहा है अपने टर्नओवर पे, और वो अगर कोई एग्जम्प्टेड यूनिट से अगर परचेस कर रहा है, तो उसको भी उसका टैक्स भरना है जिसको उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी. सो वो खुद का 1% दे रहा है एज अ ट्रेडर, और वो 20 लाख एग्जम्प्टेड यूनिट से अगर किसी से परचेस किया उसने, तो उसको उसका टैक्स उनको देना है, जिसकी ही विल नॉट बी एबल टू गेट द क्रेडिट. पर्पस इज वेरी क्लियर, डोंट गो फॉर कंपोजिशन, डोंट गो फॉर एग्जम्पशन. हमें देना है, दिखावा करना है, इसलिए दिया हुआ है. और 50 लाख पे अगर मान लो कि 10% भी अगर वो कमा रहा है तो 5 लाख हुआ. 5 लाख में उसको अपना कुटुंब का गुजरान करना है, उसको कुटुंब चलाना है, उसको इनकम टैक्स भरना है, और ऑन टॉप ऑफ दैट उनको ये 1% भरना है, प्लस उसको कंप्लायंस के लिए उसको अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, किसी प्रोफेशनल की सलाह लेना है, प्रोफेशनल की सेवा लेना है. अगर वो प्रोफेशनल की फीस उनको परवड़ेगी, और अगर वो जो उनके देने के लिए शक्तिमान है, तो वो प्रोफेशनल को वो काम परवड़ेगा. वी हैव नेवर थॉट ऑफ ऑल दिस थिंग्स टोटली. मलेशिया जैसा कंट्री, वी आर 8 times बिगर देन मलेशिया. बिफोर इंट्रोड्यूसिंग GST फ्रॉम 1st April 2015, the country, the customs department of Malaysia, as is known there, they had undertaken 6,000 interactive programs with the trade and industry to make them understand, familiarize with the pros and cons of GST. 6,000 participated in by 7 lakh people. और वहां पे यूनिफाइड GST है, एक ही कंट्री है, एक ही टैक्स है. एंड दे स्टार्टेड विथ 6%. इट वाज 5% ओरिजिनली, बट 6% से स्टार्ट किया उन्होंने. And then also there is a chaos, there is a revolt-like situation initially. What have we done? We are talking about GST help desk, GST Seva Kendra, outreach program. What have we done today? And what was so secret about GST law? Why couldn't it be made public from the day one? This is the design we are contemplating. This is the reason we are contemplating this type of design. जहां पे टैक्स है वहां पे टैक्स एवॉइडर्स रहेंगे ही. वर्ल्ड ओवर में ये प्रॉब्लम है. GST is a very transparent tax. It will have to be shown separately on your invoice. Nothing like all inclusive of taxes, inclusive of all taxes. It has to be shown by everybody, and therefore there can be a customer resistance to the GST payment because उनको टैक्स दिख रहा है. आज के सारे टैक्सेस जो भी है वो हिडन है. बट अगर वाइफ अगर बाजार में जाती है एक ताला खरीदने के लिए, लॉक खरीदने के लिए, आज अगर वो 500 रुपया दे रही है, उनको पता नहीं है 500 रुपया में कितने टैक्सेस लगे हुए हैं, छुपे हुए हैं. 500 रुपया का बिल बनता है, उनको परवड़ता है, वो ले लेती है, वेदर सी इज फाइंडिंग इट सेटिस्फैक्टरी. वही ताला, वही लॉक अगर GST में 400 रुपया की कीमत हो और उसके पर 12% अगर GST लगे और 448 में भी मिले, द वाइफ विल थ्रो दैट लॉक टू द शॉपकीपर कि 400 रुपया के ताले पे 48 रुपीज टैक्स. So this is the consumer resistance, which is a world over problem for the particularly consumer goods and FMCG goods. So this is going to be the problem. There are 13-14 types of different frauds which are being committed, which are tabulated, which are being committed throughout the country under GST or VAT laws. Please don't ask me what are those frauds. But जहाँ पे टैक्स बने रहा है वहाँ पे टैक्स की एलर्जी रहेगी. There are people who are born with the allergy to pay tax. આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ગળથૂથીમાંથી આવતા હોય છે, હોઈ શકે છે. બટ કેન દે ડિટરમિન, કેન દે ઇન્ફ્લુઅન્સ ધ વેરી પોલિસી? એન્ડ વોટ હેવ વી ડન અબાઉટ ધીસ? સો બટ ધીસ આર ધ ચેલેન્જીસ. વી આર ઓન ધ પોઈન્ટ ઓફ નો રિટર્ન. વેધર વી શુડ મેન્ટેન સ્ટેટસ को, वेदर वी शुड गो डू समथिंग. ये एज ओल्ड प्रॉब्लम है, हर एक की लाइफ का ये प्रॉब्लम है. स्टेटस को मेंटेन हम करना चाहते हैं क्योंकि वो प्रोटेक्शन हम फील करते हैं. वी फील अवरसेल्फ वेरी प्रोटेक्टेड. जो है जैसे थे वैसी परिस्थिति हमारे लिए अच्छी है. बट कुछ करना है, यू विल हैव टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द टू बिकॉज देयर इज नो एस्केप फ्रॉम दिस. दोस हु कैन सी एवरी चैलेंज ब्रिंग्स द चैलेंजेस.
those who can see the sign of the changes, the challenges ahead on the horizon, I am extremely bullish about the future of this great economy. Extremely bullish. ये संक्रांति काल की पीड़ा है, ये प्रसूति की पीड़ा है. 5 साल 7 साल तक 10 साल पता नहीं है. I don't want to time. You don't time the stock market. You don't time these type of things. For few years there is going to be absolutely chaos. God forbid. मैं गलत रहा हूँ. But out of that, this economy is going to rise like anything. But before that तो शायद हमें लगे कि ये क्या हो रहा है, देश छोड़ दे हम लोग. Yes, yes. हमने. So the only 2 minutes के साथ में मैं अभी मैं वो conclude कर रहा हूँ. I am taking up all the question. I am continuously looking at the watch. I wanted to finish it at 7 o'clock. So I talked about Pandora's box. I will just sum up that because there is some message. Pandora box, મુસીબતોનો દાબડો આપણે જેને કહીએ છીએ. Pandora box is a phrase which is commonly used in our interaction with the people. There is a very beautiful Greek myth associated with this Pandora's box. I will share with you and then we will conclude. Once upon a time, 2 brothers, Prometheus and Epimetheus, were given a mandate to distribute different qualities to the different animals of the world. Prometheus stands for the foresight, आर्ष दृष्टि, भविष्य दृष्टा, एंड एपिमेथियस फॉर द हाइंड साइड. सो दोनों भाइयों को ये कहा गया कि आप विश्व के सभी प्राणियों को कुछ न कुछ क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूट करके आइए. दे वेंट ऑन द टास्क एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग द व्हेन दे केम टू मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के पास जब आए तब उनके पास स्टॉक में कुछ रहा नहीं मनुष्य को देने के लिए. मनुष्य विश्व का, सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी है तो उनको कुछ सर्वोत्तम चीज देनी है. प्रोमीथियस ज्यूस के पास गया, ज्यूस से उसने अग्नि की चोरी की और अग्नि उन्होंने मनुष्य को दे दिया. प्रोमीथियस को पकड़ा गया, प्रोमीथियस को बंदीवान बना गया, कारागृह में उसके ऊपर काफ़ी अत्याचार हुए. जब तक वॉर ऑफ 12 लेबर, अनदर गीक मिथ एसोसिएटेड विद दिस स्टोरी, जब तक उनका वहाँ से उनको मुक्ति नहीं हुई तब तक वो अत्याचार सहन करते रहा. एवरी डे वल्चर वुड कम, ईट इज लीवर बट ही हैज़ अ ब्लेसिंग ऑफ इमोर्टैलिटी. ऐसा अनदर स्टोरी. बट फिर भी जीउस की वैर भावना तृप्त नहीं हुई थी. उसने सारे देवताओं को सम्मान किया और उनको कहा आप पेंडोरा को क्रिएट करो. With due respect to all of you sitting here on the last rows and everywhere, no offense meant here, but Pandora is basically meaning Pandora का स्त्री होता है. जीउस को जब वैर भावना जागी, जीउस को जब वैर करने की भावना, वैर की तृप्ति करने का भाव जागा, उन्होंने स्त्री का निर्माण करने को कहा अपने देवता को. और इसीलिए कहते हैं कि हेल हैथ नो फ्यूरी लाइक अ वुमन स्कॉन्ड. ગુજરાતીમાં જો એને કહું તો છંછેડાયેલી સ્ત્રી કરતા છંછેડાયેલી વાગણ સારી. તો this proverb has also its roots under the Pandora story. तो Pandora was created. Every single deity gave something to Pandora और वो बॉक्स लेके she was sent to Epimetheus. प्रोमीथियस को पता था कि जीउस की मन में क्या चाल है. उन्होंने अपने भाई को क्वेश्चन किया था कि पेंडोरा से आप दूर रहना. बट ये मीथ है, दोनों मिले. ऑब्वियसली सी वुड बी ब्यूटीफुल. और मनुष्य को जो डोमिनेट करती है, जो मूड, जो भावनाएं है, ग्रीड है, लस्ट है, लव है, पैशन है, नफरत है, हेट्रेड है, प्रिजुडाइस है, वो हजारों साल पहले भी वही थी, आज भी वही है, उसके बाद भी यही रहेगी. तो मे बी ऑन दोस डेज ऑल्सो दिल है कि मानता नहीं. So they got into contact with each other, they married. Another question his brother had advanced was never allow Pandora to open that box. And this his brother had taken seriously. और उसने पेंडोरा को मना किया था कि कभी भी ये बॉक्स को ओपन नहीं करना जो तुम्हारे साथ लाई हो. अब पेंडोरा स्त्री थी, उसको वो बॉक्स नहीं खोलने की ताकीद की गई थी, उसको वो बॉक्स खोलना ही था. And that's why it is said that curiosity killed the cat. That proverb has also its roots in this Pandora story. तो पेंडोरा ने वो बॉक्स ओपन किया और फ्रॉम देयर ऑल टाइप्स ऑफ इविल स्टेप्ड आउट. हर एक प्रकार के अनिष्ट तत्व सृष्टि को एक्चुअली उसके सृष्टि पे उसने छाए गए. और तब तक मनुष्य ने कभी भी ये सब सहन नहीं किया था, अनुभव नहीं किया था. एंड वन थिंग विच रिमेन इनसाइड, पेंडोरा घबरा गई, उसने वो बॉक्स बंद कर दिया. एक ही चीज अंदर रह गई जो बाहर ना आ पाई. और पेंडोरा के दुस्साहस के कारण मनुष्य जाति ने काफ़ी सालों तक सहन किया, सैकड़ों सालों तक. उसके बाद पेंडोरा वापस वो बॉक्स के पास एक बार उनको मौका मिला, उसने वो बॉक्स खोला और वो जो बॉक्स ओपन करने के बाद उसके अंदर जो चीज़ रह गई थी, दैट केम फ्लटरिंग आउट एंड दैट वाज होप, यानी कि आशा. और इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ भी मुश्किल समय चल रहा हो, આપણે જેને કહીએ કરાળ કાળ જ્યારે ચાલી રહ્યો હોય,
એટલો મિઝરેબલ ટાઈમ ચાલી રહ્યો હોય उस समय आशा ही हमें किकिंग जीवंत रखती है। आज के इस थोड़े छोटे से जीएसटी के बारे में वॉट एवर इंटरेक्शन हुआ है, इतनी शांति से आप लोगों ने मुझे सुना है, उसके बाद अगर मैंने आप लोगों की लाइफ अगर आगे डिफ़िकल्ट या मिजरेबल बनाई हो तो आई एम श्योर होप विल कीप यू किकिंग एंड अलाइव। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, या question. What we requested the same question should not be repeated. Thank you very much for making it a very simple way. You have explained a very complicated subject. Although you have said you will just translate, so I think we are more or less we have an idea of what we are going to do. Yes. My question is related to the carrying over stock as a trader. Yeah, the better question. I am taking up that So first. should I ask you on? Yeah, you can ask me first. So I am an importer of paper, and currently under the structure we pay custom duty which is going to stay. We pay CVD which is equivalent to the excise duty, and we pay the SAT which is a special additional duty. So SAT is one thing which we get refund from the customer once we pay the material and we subsequently back and we do all the paperwork. Now regarding these two things, I want to just know what if I carry forward stock, how am I supposed to get the CVD as well as the SAT refund? Okay. Now, are you passing on the CVD? Are you registered as a first aid? Currently I am not registered under Acha. that, so we don't. No, wait, no, excise, first aid dealer. Is it important? You are not registered importer. Currently it is my cost. Yes, okay. So CVD you are bearing as a cost, and SAD you are claiming the refund after paying the VAT. Correct? You are Jairaj fine come paper? Right. Exactly. I think pehlo sawal tamaro chhe. Okay. I just made some guesswork. Now, as far as CVD and SAD which is paid on the bill of entry, if you are entitled, as far as under section 140 subsection 3, there is a specific provision that the people who are not liable to be registered under the current law, right, or first stage dealer or second stage dealer, if they are holding the stock on and covered by the duty paying documents, then full credit will be available of that. So bill of entry is one of the documents. Now, person who is not liable to be registered under the existing law, section 140 subsection 3, this is of the CGST Act, Central GST Act. Existing law उन्होंने हमने जो define કર્યું છે, existing law means Central Excise Act, State VAT Act, Service Tax, આ બધા એને Custom Act, આ બધા existing law છે. જે purpose છે આ provision નું, એ purpose પ્રમાણે our interpretation is this, કે for the CGST purpose, existing law means either central legislation like excise law વગેરે. First state dealer, second state dealer compulsory registration નથી. એ સંજોગોમાં if you are having the complete business document, bill of entry, then CVD will be entirely available to you on the basis of that bill of entry on the existing stock, right, subject to 1 year time limit. Beyond 1 year कोई invoice के बिन होई, that will not be available. This is also equally true for all those people who are either registered as a first stage dealer or second stage dealer. If they are holding the stocks which are covered by the excise invoice or bill of entry and who are getting registered under GST, they will be entitled for the full credit. My only apprehension here is, I am coming to SAD also, my only apprehension here is existing law you are registered under VAT but you are not registered as a manufacturer, first state dealer or second state dealer, और existing law अगर वो कहे कि उसमें VAT भी आ गया and you are registered under VAT, if existing law is a central excise, then you are not required to be registered because you don't want to pass on the credit. But if they say no, existing law means you are at least registered under VAT law, which is also existing law, in that case full credit of CVD cannot be allowed to you. According to me, this could be a debatable issue because this is not the intention behind this transitional provision. We may have to wait for.
अगर मान लो कि आपको फुल क्रेडिट सीवीडी की नहीं देते हैं या एक्साइज की नहीं देते हैं, दिस विल अप्लाई टू एक्साइज डॉक्यूमेंट ऑल्सो, देन देर इज ए डीम क्रेडिट प्रोविजन. दिस डीम क्रेडिट प्रोविजन इज ऑल्सो प्रोवाइजो टू सेक्शन 140 सबसेक्शन 3. वो प्रोवाइजो के अंतर्गत आपको वेट डॉक्यूमेंट आपके पास है तो सीवीडी के आपको अगर 18% का रेट है तो 18% के जो रेट है तो उसके पर आपको 60% क्रेडिट, यानी CGST 9, अगर आपका 9% है तो 9% का 60% 5.40% क्रेडिट आपको डीम क्रेडिट मिलेगी. अगर आपका रेट 12% है तो 6% CGST है तो 6% का अगर 60% यानी 3.60% मिलेगी. दिस इज द डीम क्रेडिट. दिस इज एप्लीकेबल. जो अमेंडमेंट उन्होंने ये पिछले 4 दिन में की है वो 60% if the rate is 18% or above and 40% of the CGST, not full of the ये 18% से नीचे अगर रेट हो. नंबर 1. IGST, अगर यही माल अगर आप बाद में इंटरस्टेट में बेच रहे हो, ओरिजिनली IGST में वो क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं, बट नाउ दैट हैज बीन ऑल्सो इंक्लूडेड. इसी माल जो आपका ड्यूटी पेड स्टॉक है उसको अगर डीम क्रेडिट आपको लेनी है, जो आपको मिलनी है, और अगर आप राज्य के बाहर बेचते हो, इन दैट केस आपको IGST इसी 60% और 40% के 50% मिलेंगे. यानी 5.40%, अगर 9% है तो 60%, 5.40 2.70%, अगर 6% है CGST 2.40 यानी 1.20%. बट IGST के फॉर्म में आपको वो क्रेडिट मिलेगी, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि इन कमिंग 6 months पीरियड फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर आपको ये सारा माल आपको डिस्पोज करना है. यू हैव टू सेल दैट. इफ यू आर अनेबल टू सेल दैट विद इन 6 months whatever quantity, no deem credit will be available. 1. Secondly, this is a cashback system like. Therefore, first you have to sell the material, supply the material, pay the GST, and once you pay the GST, then only this credit will be available to you, and it will be credited to your electronic credit ledger account. Right? There are lot many procedure. Declaration देना है 1 month के अंदर 30 जून के ऊपर 30 जून के स्टॉक का. I am not going into the procedural formality in this type of forum. I can't go into the technical part of it. But there are records maintenance, declaration वगैरह वो सब कुछ करना है. The moot point is कि this deemed credit benefit is available only to the trading community, not to the manufacturers and not to the service providers. This deemed credit is available only to the traders. वो आपको ख्याल रखना है. राइट. नाउ कमिंग टू SAD. SAD आप जो पे कर रहे हो तो SAD में आज देर आर 2 ऑप्शंस अवेलेबल. आइदर यू पास ऑन द SAD credit if your buyer is in a position to take it. Like if the buyer is an end user manufacturer, you can pass on as a first state dealer, second state dealer, registered importer, like that. The second is you can also claim the refund. You are now claiming the refund, correct? 30th जून तक आपने जो भी refund claim आप दाखिल करोगे SAD के लिए, that will be decided as per the current law even after GST comes into play, and that refund will be given to you in cash. SAD का जो भी है वो. और जहाँ तक SAD की क्रेडिट जो है, ये अगर ड्यूटी पेड स्टॉक में जो आपके पास स्टॉक पड़ा है, राइट, और बिल ऑफ एंट्री आपने माल आ गया है, आप पे करते हो GST आने के बाद, करेक्ट? तो उस समय तो आपको IGST पे करना है, करेक्ट? तो SAD जो अपनी क्रेडिट जो आपने अभी तक ली नहीं है, जो आपके पास टैक्स पेड स्टॉक पड़ा है, सिमिलर प्रोविजन महाराष्ट्र GST एक्ट में हुआ है. आई विल जस्ट रिकन्फर्म दैट, बट all these laws are mirror image of the central GST Act. तो वहाँ पे भी SAD की डीम क्रेडिट आपको लेनी है, SAD की भी. नो, अगेन डीम क्रेडिट है तो आई डोंट थिंक दैट विल बी फुल, क्योंकि CBD में भी उन्होंने डीम क्रेडिट फुल नहीं दी है. सॉरी, हाँ, नहीं, that's what I'm saying. 18% is the full rate. 60% is not of 18%. 60% is of the CGST component. CVD के लिए 60% of the CGST component which is 9% suppose. तो 9% का 60%, और अगर 12% या 5% है मान लो, तो 6% का 60%.
40%, I'm sorry. This is what they have supplied. We can't do anything about this, sir. Said, I think there is not going to be different rate for SAID. Frankly speaking, Maharashtra Baytech, Maharashtra Gujarat और वो काफ़ी अलग अलग रेट में. My personal feeling is that I have not been able to go through, because humanly sometimes it is impossible for us as a professional. I have to go through 24-36 laws, which we are in the process of. What I will do, Mehul bhai, this particular query, there are certain couple of aspects, क्योंकि लास्ट 3 दिन में काफ़ी अमेंडमेंट आए हैं. आई विल पुट इट माई कॉमेंट्स, और मैं आपको एसोसिएशन की वेबसाइट पे मेरी कमेंट्स भेज दूंगा, इफ यू आर ऑल विथ फाइन विथ दैट, राइट? सॉरी, related to the same question, we are registered with under we are stopped with the where is the excise pay. In which case, you will get the excise credit post 30th June. Yeah, I'm coming to it. Let me say that those who are manufacturers and service provider आज registered है, उसमें 2 चीज़ हो सकती है. The first one is that कि they have a carry forward balance, they have existing unutilized credit in their Senvet credit account. This will automatically be carried forward under section 140 subsection 1. This will be allowed to be carried forward अंडर सेक्शन 140 सब सेक्शन 1. उसमें कोई इनवॉइस की टाइम लिमिट वगैरह नहीं है. जो क्रेडिट आपकी अनयूटिलाइज है उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास स्टॉक होना चाहिए. दैट इज ऑल्सो नॉट द कंडीशन. मान लो कि मेरी क्रेडिट 5 लाख है, पर मेरे पास जो स्टॉक पड़ा है या तो 2 लाख का ही है या 25 लाख का है, बट वो 25 लाख के स्टॉक पे मैं क्रेडिट ले चुका हूं आगे, बट स्टॉक पड़ा हुआ है, बिकॉज देर इज नो 1-to-1 कोरिलेशन बिटवीन माई रॉ मटेरियल एंड माई फिनिश गुड्स इन सेनवेट क्रेडिट रूल्स टुडे. करेक्ट? So whatever credit I am actually carrying forward on 30th June, that will be allowed to be carried forward under CGST account of excise duty, service tax वगैरह from 1st July onwards. Only one condition, credit should be allowed available under existing law and credit should be available also under GST law. This is the condition. जो स्टॉक पे मैंने क्रेडिट नहीं ली है, there are 2 possibilities in this. कंसाइनमेंट आके मेरी फैक्ट्री में पड़े हैं और मैंने अब तक उसकी क्रेडिट नहीं ली है. आई विल ओनली से दिस, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू ट्रांजिशनल प्रोविजन, एवरी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू टेक एनी क्रेडिट आइदर ऑफ सर्विस टैक्स और ऑफ एक्साइज और इवन ऑफ वेट तो इमीडिएटली બધા લઈ લેતા હોય છે, બટ એક્સાઇઝ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ, પ્લીઝ કમ્પ્લીટ ઓલ યોર ટ્રાન્ઝેક્શન બિફોર 30th June એન્ડ બુક ધ ક્રેડિટ. જે અત્યારના સ્ટોક આવીને પડ્યો હોય, કારણ કે ક્રેડિટ લેવા માટે કોઈ ટાઈમ લિમિટ નથી except 1 year from the invoice under existing Senvet credit law, but don't delay it. 30th June के पहले आपकी जो भी क्रेडिट आपकी which is accruing to you in your favor, आप immediately वो क्रेडिट 30th June के पहले Senvet क्रेडिट में उसकी एंट्री कर दीजिए. नंबर 1. आज मान लो कि 30 जून के पहले आपने माल परचेस किया है किसी से, एक्साइज इनवॉइस में वो माल निकल गया है 30th जून के पहले, और आपकी फैक्ट्री में वो माल 1 जुलाई के बाद आ रहा है एंड इट इज कमिंग अंडर एक्साइज इनवॉइस. उसके पर एक्साइज भी है, उसके पर वेट भी उसने लगाया है फ्रॉम द फैक्ट्री. मटेरियल हैज मूव्ड फ्रॉम द फैक्ट्री बिफोर 30th June कमिंग टू योर प्रीमाइसेस आफ्टर 1st July. In that case, this is a in transit material of which entire credit will be available under GST account. So excise duty will go to CGST account, VAT credit will go to SGST account. In respect of the in transit material, जो लोगों ने कैपिटल गुड्स, जो मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर ने कैपिटल गुड्स में मान लो कि लास्ट ईयर में 50% क्रेडिट ली है, करंट ईयर में अगर उन्होंने 50% क्रेडिट कोई भी कारण से नहीं ली है, तो अगेन माय एडवाइस विल बी 30th जून के पहले वो क्रेडिट आपको ले लेनी चाहिए. कोई भी कारण से अगर 50% की क्रेडिट अगर आप नहीं लेते हो, तो आफ्टर 1st July ऑल्सो यू आर अलाउड टू टेक दैट क्रेडिट अंडर GST अकाउंट इन ट्रांसिट मटेरियल के लिए. राइट. कमिंग टू अदर हाईसिस ट्रांजेक्शन, आज की तारीख में जो हाईसिस सेल ट्रांजेक्शन के जो GST के जो प्रोविजंस है उसके हिसाब से बिटवीन 2 people सिचुएटेड इन इंडिया, one person importing the goods, selling to another person on HISIS sale basis, the person who has purchased the material on HISIS sale basis files the bill of entry as the importer and pays the customs duties. Correct?
जो प्रोविजंस आज है उसके हिसाब से, आई एम नॉट गोइंग इनटू द एक्चुअल टेक्निकल प्रोविजंस जो IGST एक्ट के प्रोविज़न है, इसके हिसाब से ये ट्रांजेक्शन के दो लेग है. द फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑफ द सेल ऑफ इंपोर्टेड गुड्स ऑन हाइसिस सेल बेसिस बाय द ओरिजिनल इंपोर्टर टू द अनदर पर्सन एज अ बायर एंड actual filing of the bill of entry. Today the provision is that on both the occasion IGST will be payable. When you are selling the goods, entering into the transaction of sale of imported goods on high-seas sale basis, that is also a supply. So pay tax on that under IGST. It is treated as a IGST even if the transaction is between two people under Maharashtra state. Then also one. And secondly, when that person who has bought the goods under high-seas sale imports the goods from and files the bill of entry, he will again pay basic custom duty and IGST. Now this they have realized, and we are expecting the first leg of the transaction where the actual agreement takes place, that will be probably exempted, there the tax will be lifted. They have realized that there is a double taxation on this, so they have in principle agreed. So high-seas sale may, when ultimately the high-seas sale buyer, when he imports the goods, at that time only he will be required to pay the tax as a IGST. For the products bought which are not meant for trading, which needs to be capitalized, can the GST paid be claimed as set off? If any items which are being capitalized, or obviously capitalization will be as per the income tax law now, correct? Because GST law does not say what you can capitalize and what you cannot capitalize. But income tax means there are set procedure, okay, what is a capital asset and what is not. So if they are capitalized, any machine, parts or anything, then the credit will be available under GST. If they are not meant for the trading, you can take the full credit. To that extent, वो टैक्स का जो पोर्शन है उसकी आप सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते हो. That is okay, that is a current condition. Whatever tax is paid of which credit is taken, the 32 में डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी. In the excise era, there were two separate licenses for trading and manufacturing. Many companies obtained two separate licenses to conduct the business. Can they be merged? The merger will arise only if the entity which is engaged into this activity is one and the activities are being undertaken in the same state. But there is, you see, you have a trading activity, you have a manufacturing activity. Today you are obtaining two registration, right? Excise and weight registration. Excise weight manufacturer and weight. Now weight तो आपका registration common होता है, right? So I mean as such this is not two registration, but anyway, now law does not say you have to take separate registration under excise. Basically there is no such law. However, you have taken this registration. Now today the same activity undertaken by the same entity, your registration will be same, only one. You have to only keep the separate records, but आप अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी में भी जो क्रेडिट जमा हो रही है वो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के टैक्स के लिए भी पे कर पाओगे. मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की जो क्रेडिट जमा हो रही है वो आप अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए भी पे कर पाओगे. इट इज़ अ कॉमन रजिस्ट्रेशन. So registration is only one. Yeah, one can consolidate. There is no point in even warehousing वगैरह भी. Everybody will have to go back to their drawing board and start thinking about whether I need to get into branch transfer, warehouse. Do I need to keep a warehouse at a strategic place from where I can cater to so many large areas? Yes. So today in the current scenario, when we convert the paper shapes either from a reel to a sheet or from a larger reel to a smaller packet, Yes. it technically means it is Manufacturing, correct. So what my question was basically that if currently somebody is doing that process, would you be still considered as manufacturing or? सर इसीलिए मैंने पहले ही कहा, the concept of manufacture, concept of transfer of ownership in goods and concept of provision of service becomes totally irrelevant under excise. Whether you sell any goods as a manufacturer, whether you sell any goods as a trader, whether you sell any goods, supply any goods after undertaking any activity, whether it is a deemed manufacturer or no manufacturer, GST is payable. Next. Yeah. हाँ जी. सर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हूँ. हाँ. गुजरात में मेरा मैन्युफैक्चरिंग है, सेल्फ प्रोड्यूस गुजरात से होता है. ये बॉम्बे में जो मेरा ऑफिस है जिसमें रिनोवेशन होता है, कार लेता हूँ, एसी सर्विस लेता हूँ.
वो ઇનપુટ સર્વિસ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર આજે જે રૂલ 7માં સેન્ડવેટ ક્રેડિટ રૂલ્સમાં જે ચાલુ છે, અહીંયા તમારી હેડ ઓફિસમાં તમે જે પણ એક્સપેન્સીસ કરો છો, જે પણ તમારી જેના પર તમે જીએસટી સર્વિસ પ્રોવાઈડરને બધાને આપશો, એની જેની પણ ક્રેડિટ અવેલેબલ છે એ એઝ અ ઇનપુટ સર્વિસ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર મિકેનિઝમ તમે ત્યાં ગુજરાત યુનિટને પાસ ઓન કરી શકશો. દેર ઇઝ અ કન્સેપ્ટ કોલ્ડ ઇનપુટ સર્વિસ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર. આજે માની લો કે હેડ ઓફિસ ઇઝ ઇન મુંબઈ એન્ડ સમબડી હેઝ અ 3-4 મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ એલ્સવેર, but head office is also incurring lot of expenses on which GST is paid. Services, this is not available for goods. Services pay GST is paid, which is available as a credit, but invoice is in the name of head office and not in the name of the manufacturing unit elsewhere. उस समय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर करके आप रजिस्ट्रेशन लेके वो क्रेडिट अपने एक यूनिट को या एक से ज़्यादा यूनिट हो तो प्रोपोर्शनेट आप ट्रांसफ़र कर सकते हो. दूसरा भी आपने एडवांस के लिए बताया, या जो एडवांस मुझे रिटर्न में बताना पड़ेगा. Everything is, I said, you have to not only you have to issue 3 types of documents, you have to mention advances, उसके रिकॉर्ड सेपरेट रखने हैं, एंड रिटर्न्स में सारे प्रोविजन है, एडवांसेस, रिवर्स चार्ज, सबके अलग अलग कॉलम है. फॉर अंडरस्टैंडिंग, यू नो, आप जब हरिद्वार में जाते हो, पंडा आपको मिलते हैं, राइट? और पंडा इतना बड़ा चोपड़ा निकालते हैं, आपकी कुंडली निकालते हैं. रिटर्न इज मोर और लेस लाइक दैट. सॉरी, हाँ, नहीं, बॉन्डेड वेयर हाउस आई थिंक कंसेप्ट दे विल कंटिन्यू फॉर कस्टम फैसिलिटेशन, बिकॉज लास्ट बजट के बाद भी बॉन्डेड वेयर हाउस के रूल्स उन्होंने कस्टम में भी काफ़ी रिलैक्स किए हैं. दैट विल कंटिन्यू. जैसे आपने बताया अनस्किल्ड वर्कर है जो मुझे फैक्ट्री में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उनको जो मैं लेबर दूंगा तो उसके ऊपर मैं कैसे नहीं, लेबर चार्ज, इफ ही इज योर, वेदर यू व्हाट यू कॉल इट इज अनस्किल्ड लेबर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्टर. बराबर, यू आर एंगेजिंग ए कॉन्ट्रैक्टर, दैट कॉन्ट्रैक्टर इज प्रोवाइडिंग यू लेबर्स, उसकी सैलरी वगैरह वो कॉन्ट्रैक्टर देते हैं, वेजिस वगैरह. आप कॉन्ट्रैक्टर को, मैं तो मिशन को बुलाता हूँ, तो जो भी माथाड़ी कामगार है सर, माथाड़ी कामगार लीगली ये सारे लोग आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसका प्लेन मीनिंग ये निकलता है वो हर एक पे सर्विस जीएसटी आपको रिवर्स चार्ज में देना है. एंड यू आर टू टेक या મેનલી અહીંયા જેટલા બેઠા છે ને એ બધા સેકન્ડ સેલર એન્ડ વેપારીઓ છે. હમણાં એમનું એક મિનિટ પૂરું કરી દઉં, પછી આઈ એમ કમિંગ ટુ દેટ. ભલે, યા, મેન્યુફેક્ચરિંગનો બહુ ઓછો છે. યસ, એક બે ક્વેશ્ચન છે, એમના પૂરા કરી દઉં. आई एम प्रिपेयर टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनीबडी टू गो एटलीस्ट अनआंसर्ड एनी क्वेश्चन. आई एम रेडी, लेट मी टेक वन आफ्टर वन क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम. देखो, कॉन्ट्रैक्टर जो है, कॉन्ट्रैक्टर नो मोटो प्रॉब्लम है, बट एवरीबडी विल हैव टू पे. आज अगर आप पार्ट टाइम अकाउंटेंट भी रखो हु इज नॉट योर एम्प्लॉई, वो पार्ट टाइम अकाउंटेंट का भी जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज आपको पे करना है. इतने में आप समझ जाइए, राइट? मे आई जस्ट फर्स्ट टेक अप दी रिटर्न क्वेश्चन. जो रिटर्न क्वेश्चन जो कमिटीए पूछा है ने पहला लई लઉં છું. ऑन द स्टॉक अवेलेबल ऑन 30th June, ऑक्ट्रॉय और एलबीटी और एंट्री टैक्स इज पेड, देन कैन अ क्रेडिट बी सॉट. एनी टैक्स पेड पर जिसमें एंट्री टैक्स आपने पे किया है, ऑक्ट्रॉय और एलबीटी की क्रेडिट नहीं मिलेगी. एंट्री टैक्स की क्रेडिट का प्रोविजन उन्होंने SGST एक्ट में किया हुआ है. एलोंग विद द वेट, एंट्री टैक्स की क्रेडिट का प्रोविजन ट्रांजिशनल प्रोविजन में किया हुआ है. What will be the GST structure on imports under the GST regime? There is a bifurcation. Today it is 10% custom duty, 6% CVD, 0.125% cess, 2% custom education cess, 1% secondary cess, and 4% SAD. Under GST it will be 10% custom duty, then whatever applicable rate 12% or 18% IGST, then सेस, दोनों सेस चालू है, एंड नो एसएडी, नो सीवीडी. ओनली 2 कंपोनेंट ऑन इंपोर्ट, बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड दी नो IGST. हैंड रिटन क्वेश्चंस बाय मिस्टर कारानी पेपर्स. Imported material directly import. Importer is registered in excise as merchant excise for both local and import. I mean सिचुएशन सब सिनेरियो शायद डिस्क्राइब किया है उन्होंने. तो वन, देर इज़ नथिंग, इम्पोर्टेड मटेरियल डायरेक्ट अगर इंपोर्ट भी आप करते हो, मैंने जैसे कहा आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करनी है, आपको IGST पे करना है,
and then when you sell it in the domestic market, either you pay CGST, SGST, or you pay IGST, both. And however, and IGST की क्रेडिट आपको IGST के सामने यूज़ करनी है. अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद आप CGST में यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप SGST में यूज़ कर सकते हो. Imported but not registered in excise. In the coming GST regime, you will have to take the registration. Obviously, as far as the tax paid purchase, duty paid purchase stock lying with you today, obviously the treatment is the same. The person who is not registered today, not liable to be registered under, उनके लिए जो डीम क्रेडिट वगैरह वो सारे प्रोविज़न. लोकल परचेस और OMS परचेस, अगर आप लोकल परचेस कर रहे हो, रजिस्टर्ड पर्सन से परचेस कर रहे हो, ही विल चार्ज यू CGST, SGST, यू टेक द क्रेडिट. अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से कर रहे हो, देन यू पे द टैक्स एंड देन टेक द क्रेडिट. अगर आउटसाइड महाराष्ट्र से अगर परचेस कर रहे हो, ऑब्वियसली ही कैन नॉट बी अनरजिस्टर्ड बिकॉज दैट प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू हिम. ही विल चार्ज यू IGST, सो यू टेक द फुल क्रेडिट ऑफ IGST. On import, we paid SAD. SAD question we have already taken care of. If imported goods is old stock more than year, should we get credit of excise or no? No. 1 year time limit for deemed credit और original credit. ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट की जो है वो 1 ईयर है. रिटर्न છે. नाउ वन कैन एनी अदर क्वेश्चन. यस. Thank you very much for this good knowledge. But આ particular જે law છે એના અમુક clause we cannot challenge, sir. अच्छा, okay. We cannot challenge. The only challenge since yesterday I have been thinking, which I feel could be a challenge, is about, and that also probably the paper industry will have a problem, is in the context of deemed moderate credit. There is a talk about, if you see in the papers after 3rd June, 25,000 value full credit नीचे बात करी છે. There is a credit transfer document. There is a draft rules for amending the current standard credit rule. Basically what they say that practically this is meant for the automobile industry and the consumer durable electronic industry where identification is possible. So manufacturer is selling, particularly taking it to the central warehouse. From that depot he is selling to the distributors. Now depot is not registered, not required to be registered. Depot excise जो invoice issue करे છે એમાં excise paid છે, item same છે, identifiable છે, chassis number, TV number, registration number, but the distributor is unable to take the full credit because he is not holding the original manufacturer invoice. For them they have made a provision of 25,000 rupees or more. Entire credit will be available through this credit transfer note. Below 25,000 then deemed credit. What about pharma company? What about FMCG company? જ્યાં બેચ નંબર અવેલેબલ છે, જ્યાં મેન્યુફેક્ચરિંગ ડેટ અવેલેબલ છે, એક્સપાયરી ડેટ અવેલેબલ છે, ત્યાં પણ ડેપો થ્રુ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર થ્રુ સેલ થાય છે, વેરહાઉસ થ્રુ સેલ થાય છે. This is absolutely absurd, irrational, arbitrary discrimination between two class of people on the basis of artificial value of 25,000. But otherwise બીજા કોઈ challenges મને. One more thing, sir. But તમારા જેવું educated જે forum હોય છે, they can give them advice or not? Sahib, let me tell you one thing. I am too small to give advice to government, but what has happened is direct tax code જ્યારે બનતો હતો ત્યારે direct tax code માં final draft માં they had involved certain કાફી big brains from the direct tax arena in the actual final exercise, and then lot of suggestions were accepted. This law, GST law માં indirect tax માં there were lot of pressure કે ભાઈ at least I mean, Celestate is too small a factory, પણ જે મોટા જે બધા મહારથીઓ છે, ફર્મ્સ છે બધી, એ લોકોએ ખૂબ ટ્રાય કરી, પણ બ્યુરોક્રેટ્સ ડીડ નોટ અલાઉ એનીબડીઝ ઇન્વોલ્વમેન્ટ. એટલે ધીસ ઇઝ અનફોર્ચ્યુનેટ. બસ સાહેબ એટલા માટે તો મારે છેલ્લે પેન્ડોરાની વાત કરવી પડી. अच्छा, next. हाँ बोलो. Now we will stick to now question. No policy decision. हाँ. Yeah. If I am carrying a stock for which there is no bifurcation of excise duty, sir, it's a weight document under which purchase. there also I get the 25%. That's why I said ना, weight document अगर आपके पास है, तुम्हारी पास होय, if you are holding the weight purchase document, then you will get the deemed credit as a dealer at a percentage of 60% or 40%. Both the cases will be the same. If I am importing where I can show
Yeah, it is the same. But what I am saying is, if I go by the purpose, the first main clause છે कि even if I am not registered as a first state dealer or second state dealer, because that is not the compulsion on me, I should get the full credit. That is my contention. We will have to wait. Next. Sorry. Back to GST. हाँ. On the basis of our back number. At that time we were not asked that we have to register our godown also. No, but after 1st July, again, whatever amendments are required, actually sir, આ બધા રૂલ્સનો છે. We should have actually read through the rules. These are all in the domain of rules. But you can do the amendments after 1st July. Yes, yes. Everything you have to declare. Yeah. Coming to warehousing, if I have got my office, if I have got my office where I keep part of my stock also, and I got a rented warehouse, so I have to show both those. No, I presume your principal place of business will be your office. No need, and your godown as an additional place of business. Yes. In that case, is the invoices to be made and GST has to be paid when the stock has been transferred? From one place to another within the state? No. No. Yes. Yeah, there are elaborate provisions for the replacement, free sample. I didn't talk about that. So, returns and everything. There is a. Sorry. Does it include set off and नहीं डिवीजन यानी एक जन बोलो प्लीज. Supposing there is a mistake committed. Oh, yeah, okay. So rectification. Yeah, I will. First of all, any rectification in the return will be allowed up to a specified time limit, which is up to the return filed for the next September, which you will be filing by the October or before annual return, whichever is earlier. There is a specified time limit. As far as the invoice records are concerned, it is clearly provided that no correction or defacement of any entry made by you in the records will be allowed. If it is made, you have to attest it, cite the reasons why you have done it, when you have done it, number one. If you are keeping the electronic records, computerized records, then any corrections made by you will have to keep the logbook, what was the original entry, what correction was made, when it was made, सारी log entries पूरी history आपको रखनी है. does it also include claim of refunds and set-offs, rectifications? No, then there is a debit note and credit note. If any tax paid in excess, then there is a normal provision of refund वगैरह. You have to prove it subject to unjust enrichment वगैरह. Yes. My question is there any provision for rectification with filing of a wrong return? No, what do you mean by wrong return? I made a mistake in filing, uploading my details of my. You see, if there are substantial correction, it is not allowed. There are minor is allowed. As I said, minor is allowed. There is a specific provision for that. Any minor rectification is allowed. Baki substantial correction will not be allowed. Yes. What about 2% GST for material in stock? No credit available of that. And those who are holding those who have made suppose CST sale today, जिनके पास अपने C फॉर्म नहीं है, अब तक नहीं आए हैं इंटर स्टेट सेल के, तो जब C फॉर्म नहीं आते हैं तो हम लोकल वेट भर देते हैं, राइट? दैट इज लायबल एज ए लोकल सेल. वो वेट रेट से जिनके पास C फॉर्म अगर नहीं आते हैं GST इंट्रोड्यूस होने तक, वो सारे पे आपको लोकल वेट रेट से वेट भरना है. और जब आपके पास C फॉर्म आ जाएंगे तब आपको उसका रिफंड क्लेम करना है और वो रिफंड आपको कैश में दिया जाएगा. नाउ प्लीज़ डोंट आस्क मी कि 30 जून के पहले अगर मैंने 25 जून को अगर कोई माल इंटरस्टेट में बेचा, उसका C फॉर्म भी मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा 3 महीने तक. देन हाउ कैन आई हैव द C फॉर्म बिफोर 30th जून? एक साल पहले के C फॉर्म नहीं आते हैं. बट आई हैव नो आंसर टू दिस. दिस इज द लॉ. एनी C फॉर्म्स विच आर नॉट अवेलेबल, मर्चेंट एक्सपोर्टर थ्रू अगर एच फॉर्म भी आपने अगर सेल किया है और अगर एच फॉर्म भी अगर आपको नहीं मिला है, वो सारे में आपको लोकल वेट भर के बाद में जब फॉर्म्स आ जाते हैं उसका आपको रिफंड क्लेम करना है.
case refund. There will not be any concept of merchant exporter under GST according to me. A merchant exporter will become like any other domestic buyer when he exports the goods. Excuse me. One sec. No concept of merchant exporter practically now. He is like a domestic buyer. He will also have to obtain the purchase the goods, and by paying the tax, when he exports the goods, he will get the cash refund. Yes. Everything 16/7 हो तो 30th June ની વાત કરું છું. The tax invoice under GST is to be prepared at the time of supply. Sorry. Tax invoice under GST should be prepared at the time of supply. Yes, place of supply. There are two provisions. The time of issue of the invoice is in respect of the supply of goods, either at the time of supply of goods, right? And if it involves the movement of the goods, that is delivery of the goods. If the movement is not involved, it means that अगर across the counter अगर वो delivery customer ले रहा है, then there is no movement from you to another. In that case, where the goods are located at the time of this. So you have to make the invoice at the time of supply. Your place of supply will be dependent upon whether it involves the movement of goods or does not involve the movement of goods. Sir, I told you e-way challans are not being put into practice till December and maybe for 1 year. Because if e-challan, the way they have proposed the draft rule, if I go into that, one thing is clear. All of you will be totally relieved of all these tensions and how are we going to do the business. For the simple reason, probably nobody would be able to do the business. तो आपकी सारी समस्या का अंत आ जाएगा. Yes, a credit note, debit note, elaborate provisions है. For everything there are separate provisions for that. In what circumstances you have to issue the credit note, how it will affect the input tax credit, how the person will take the credit, he will reverse the credit, debit note, how he will again take the credit. If there is a downward revision of the value, then what should be done? These are all elaborately taken care of. SEZ, all the supplies to SEZ will be treated as the deemed exports and therefore no revision, no tax on that, and whatever tax is being accumulated credit, you can utilize it for your other supplies. 100% EOU concept is no longer, mostly their philosophy is that 100% EOU will be required to pay the tax even on their imports and then take the credit or refund. Any more questions? Yes. We are supplying to government department. If they are not filing their returns properly, how does it affect me? Can't. I have no answer, sir. What about the deduction? No, reverse that downward revision. As I said, credit note, debit note, everything will be done. I think. I request everyone, please wait for 5 minutes. It's almost over, please. I think Mehul bhai, can we conclude now? Okay. Sir, हमारा supply sector ही होता है, और चलान जो होता है, उसके बाद में invoice कब बना? नहीं, अगर कोई भी सप्लाई आपकी ऑन अप्रूवल बेसिस पे हो रही है, फाइनल सप्लाई है, नहीं, देखिए आप अगर फाइनल सप्लाई, यू कांट हैव बोथ द वेज. अगर सप्लाई आपकी फाइनल है तो चलन के साथ में इनवॉइस आपको इश्यू करना ही है. ओरिजिनल फॉर बायर, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लीकेट फॉर कंसाइनी, 3 कॉपी बनानी ही है. जो लोग ऑन अप्रूवल अगर कुछ भी सेल हो रहा है, 6 months विंडो इज गिवन, नो टैक्स विल बी पेएबल विद इन 6 months. यू हैव टू, अगर उसके पहले कस्टमर अप्रूव कर देता है, इश्यू द इनवॉइस. 6 months के अंदर अगर वो माल वापस नहीं आया या आपने इनवॉइस नहीं बनाया, तो फ्रॉम द डेट ऑफ क्लियरेंस, ओरिजिनल क्लियरेंस, इट विल बी ट्रीटेड एज अ डेट ऑफ सप्लाई और शायद इंटरेस्ट के साथ आपको पे करना होगा. आखिरी क्वेश्चन, या जैसे मैं 1 तारीख के बाद अगर बाजार में कोई भी चीज लेने जाऊंगा तो मुझे डायरेक्टली हर लेवल पे जो जैसे आइटम होगा 5%, 12%, वो टैक्स डायरेक्ट मुझ पे लेनी होगा कि उसमें कुछ रिबेट कस्टमर? No, those any customer who is not engaged into any business activity, you are a end consumer, no credit available. That means our cost will be rising. तो सर इन्फ्लेशन किसको कहते हैं हम? Thank you. ओके.
purchasing from Maharashtra and selling in Maharashtra, but job work they are doing in Gujarat. Job, yeah. There is a provision for job work under section 143. Principal can send the goods without payment of tax to the job worker, bring the goods without payment of tax from the job worker. However, job worker after 20 lakh job charges exceeding, he will be required to charge the GST. He will charge. He will charge. And, but otherwise liability will be all of principal. And if my turnover is below 20 lakhs, then there is no question. No? You are an exempted one. So when you send it across, then there is no question. And if I am selling out of Maharashtra, then you are not liable. You have to pay the tax. No exemption. Okay, sir. Chalo. આમ શૈલેષભાઈ ઇતિહાસ એમ કહે છે કે જ્યાં જ્યાં જીએસટી જે દેશમાં લાગ્યું છે ત્યાંની ગવર્મેન્ટ પડી છે. આમ જનરલી ઇતિહાસ એમ કહે છે. એના માટે તમારે કંઈ કહેવું છે? It's a very sensitive subject. My only worry is કે ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે મેં મિડ ડેમાં ગયા વર્ષે 19મી સપ્ટેમ્બરે 17મી સપ્ટેમ્બરે માનનીય આપણા વડાપ્રધાનનો બર્થડે છે, તો ગયા વર્ષે મિડ ડે કમ આઉટ વિથ ધ પૂર્તિ જન્મદિન નિમિત્તે એને લગભગ 22 જણા પાસેથી અલગ અલગ ક્ષેત્રના લોકોને પત્ર લખાયો હતો. અને એમાં મેં એ વખતે જે લો જૂનનો આવ્યો હતો જેના માટે મેં 4 આર્ટિકલ ટેક્સ ઇન્ડિયા ઓનલાઈનમાં લખ્યા હતા. મોડેલ જીએસટી લો ઇઝ ઇટ અ હોરર શો? બિકોઝ આટલો હોરિબલ ડ્રાફ્ટ લો મેં મારી જિંદગીમાં ક્યારેય જોયો નથી. તો એ પહેલો લો જ્યારે ડ્રાફ્ટ લો, અને ત્યારે જ ટ્રેડ ઇન્ડસ્ટ્રીને ખબર પડી જવી જોઈતી હતી કે શું ચાલી રહ્યું છે આ લોકોના મગજમાં. એનીવે ત્યારે મેં એક પત્ર મોદી સાહેબને લખ્યો હતો એ જેમાં મિડ ડેમાં છે. અને મેં આજે પણ એ જ કહું છું કે આ દેશ પહેલી વખત કદાચ સ્વતંત્રતા પછી કરવટ બદલી રહ્યો છે. આપણને ખબર પણ ન પડે એમ બધું ગમે તેટલું આપણને ઘણું બધું લાગે, પરાપૂર્વથી ચાલતો ઘણી બધી વાતો છે. હવે જે આ દેશમાં હવે પછી કેટલું ચાલશે એ ડાઉટફુલ છે. જીએસટીના કોન્ટેક્સમાં કહું તો GST would not only require change in the mindset of the trading community, of the business community, it will require change in your DNA. ખાલી માઇન્ડસેટ ચેન્જ કરવાથી નહીં ચાલે, બધું જ ચેન્જ કરવાનું છે. કારણ કે થિંગ્સ આર ગોઈંગ ટુ બી એક્સ્ટ્રીમલી ડિફિકલ્ટ ફોર અ પર્ટિક્યુલર ક્લાસ ઓફ ધ પીપલ. ટીપન ડસ ટેક્સનું ઓથોરિટીઝનું ઇન્ટિગ્રેશન ચાલી રહ્યું છે ઇન વોટ એવર ફોર્મ. આજે કેશનો ધંધો કે ટેક્સ ઇવેઝન એ એકમાત્ર હરીફાઈમાં ઊભા રહેવા માટેનું જેનું પીઠબળ છે, જેની કોમ્પિટિટિવ એલિમેન્ટ છે, એ લોકો માટે આવનારા દિવસોમાં સર્વાઈવલ વિલ બી એ પ્રોબ્લેમ. દેટ ઇઝ વેરી ક્લિયર. તો એ સંજોગોમાં આ જ કાયદાને કારણે આજે એવું લાગે છે કે એક મોટા ક્લાસ જે ચેલેન્જ ફેસ કરશે, કારણ કે દે આર નોટ પ્રિપેર્ડ, વી હેવ નોટ ડન એનીથિંગ ટુ પ્રિપેર ધેમ. આઈ વિશ, અને હું ખોટો પડું, કે આ પોલિટિકલ સુસાઇડ ન બની જાય, બસ એટલા માટે. ને આઈ વિશ કે અમારા આટલા બધા પ્રેડિકામેન્ટમાં અહીંયાથી જાહેરમાં કહું છું કે હું કદાચ ખોટો પડું, ગોડ ફોરબીડ, કારણ કે હું એક ખોટો પડીશ તો ઘણા બધાની જિંદગી કદાચ સરળ હશે, તો જ હું ખોટો પડું. હું તો પ્રોફેશનલી ને લીગલી આ બધી વસ્તુ જોઉં છું. આઈ વિશ આઈ વુડ પ્રૂવ ટુ બી રોંગ, બટ અધરવાઇઝ માય ગુડ લક ટુ યુ. Sir, under the present excise conditions, I am a distributor for 2 paper mills. I sell my materials in consign and consignee. So once this GST sets in, what will be the modus of the... ને મેં કહ્યું ને બિલ ટુ શિપ ટુનો કન્સેપ્ટ તો ચાલુ જ છે ને. મેં પહેલાં જ કહ્યું ને, તામિલનાડુ, ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર. તો CGST SGST સાહેબ સિમ્પલ છે ને, ઇન્ટ્રા સ્ટેટ. ના ના, બધાનું બાયરનું રજિસ્ટ્રેશન નથી તો એને ક્રેડિટ નહીં મળે ને, એ તો મળશે, જોશે જ ને. ઓકે, ચાલો સર, થેન્ક યુ વેરી મચ. સોરી, નહીં, બધું તરત જ. થેન્ક યુ વેરી મચ.